राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास जो रहने वाली है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप सभी के कमेंट आते हैं कि इंडिया ज्योग्राफी का रिवीजन करा दो सभी टॉपिक का कम समय में, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उनको करवा दो, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो करवा दो। तो देखो, वैसे तो आप बात का भूगोल करोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है, पर मैंने वो चीजें इसमें ऐड की है, उसी अकॉर्डिंग आपको करवाऊंगी, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम के टाइम नहीं बचे हैं जो आपके आने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं अपने, यानी कि अपने करेंगे नदियों से। ठीक है, तो साथियों बाद में अपवाद तंत्र से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो अपने सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भागीरथी वह अलकनंदा कहां पर मिलती है? ध्यान रखना, देवप्रयाग में मिलती है। फटाफट रहेगा अपना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये उत्तराखंड में टेरी गढ़वाल जिले में एक शहर व नगरपालिका है। तो भागीरथ अलकनंदा कहां पर? देवप्रयाग में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी की सहायक नदियां देखो साथियों से पूछा जाता है। तो कावेरी की पहले तो लंबाई देखो 800 किलोमीटर, कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर, और उद्गम कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्म कावेरी व कावेरी में वह का बैग बनाना ब्रह्मगिरी। अब बात करते हैं साथियों की सहायक नदियां कावेरी की, देखो हिमालय, कामिनी, भवानी, सिमसा, ये है कावेरी की सहायक नदियां। फिर बात करते हैं देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा में स्थित है। तो देश की सबसे खारे पानी की झील चिल्का। महानदी किस राज्य में बहती है? तो महानदी साथियों उड़ीसा में बहती है। महानदी को उड़ीसा का शौक भी कहते हैं। ठीक है, कुल लंबाई पूछे आपको तो कितनी? 851 किलोमीटर। उद्गम स्थल पूछे, महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी से। ऐसे लोग महानदी की पूछे, महान है सिहावा, महान है, ऐसे याद रह जाएगा। और महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो महानदी की सहायक नदियां पेरी, सोडू, शिवनाथ, हसदेव, अस्ता, जोगतेल, ये सब किसकी है? महानदी की सहायक नदी। एक बार फिर से देख लो कि भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग पर मिलती है, कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और कावेरी की सहायक नदियां देख लो। फिर बात करते हैं देश की सबसे खारे पानी की झीलों की चिल्का, और महानदी किस राज्य में बहती है? तो उड़ीसा में बहती है, और महानदी उड़ीसा का शौक कहते हैं। ये आगे महानदी की सहायक नदी है, और उद्गम स्थल महानदी का है सिहावा पहाड़ी। अब बात करें साथियों इसमें जो शिवनाथ है महानदी की सहायक नदी, ये शिवनाथ है ना, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है महानदी की। ठीक है, ऐसे महान कौन शिव है, तो सबसे बड़ी नदी सहायक नदी कौन सी होगी? शिवनाथ, ऐसे याद रह जाएगा। फिर बात करें किस नदी को जैविक अमृतस्थल कहा जाता है? तो जैविक अमृतस्थल दामोदर नदी को, किसको? दामोदर नदी को जैविक अमृतस्थल कहा जाता है। और प्रदूषकों के कारण इसे जैविक अमृतस्थल कहा गया। दामोदर नदी को क्यों कहा गया? प्रदूषकों के कारण जैविक अमृतस्थल कहा गया, अर्थात ऐसा जीवन मिला जहां कोई मछली या कोई जलीय जानवर हो। नेक्स्ट है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। ध्यान रखना, तो पद्मा नाम से कौन सी जाती है? गंगा नदी को कहा बांग्लादेश में। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते देखो पद्मा के नाम से। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती पद्मा के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है। फिर बात करें साथियों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना, गंगा नदी को पद्मा कहा? बांग्लादेश में। याद रह जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा कहलाती है। याद रखना कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कैसे याद करोगे आप? गंगा, आप लोग गंगा में नहा कराते हैं ना, और वहां पर अपने पदम धोते हैं, सिर्फ पैर धोते हैं, पदम याद रखना। और ब्रह्मपुत्र में आ रहा है, यानी कि पुत्र ब्रह्मपुत्र, उसको आपको यानी कि जमुना कैसे भी आप कनेक्ट कर लो, जमुना। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा पूछे तो इसको मेघना कहते हैं, जिसकी सहायक नदी क्या है? बराक है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया, ये भी ध्यान रखना। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। आपको पूछे कि लोकटक झील कहां स्थित है? तो मणिपुर राज्य में। यह झील उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साथियों जो ये सभी टॉपिक से इतने शानदार नोट्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, इंडिया ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिए हैं आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, यह झील उत्तर पूर्वी भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लांजाऊ नेशनल पार्क उपस्थित है। 1990 में इस झील को, किसको? लोकटक झील कहा है? मणिपुर में। क्या याद नहीं रहता? तो लोकटक से देखो, लोकटक से लोकट नाम याद रहेगा, और लोकट में मणि लगी होती है, ऐसे याद रखना। लोकटक झील कहा है? मणिपुर में। और इसी झील को, लोकटक झील को 1990 में आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया। अब आपको पूछे कि जो लोकटक झील है इसको आर्द्रभूमि में कब सूची में शामिल किया गया? तो 1990 में, और इस झील को मोटेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और एक पुलिकट झील है, देखो लोकटक झील मणिपुर में, लोकट मणि का लगा हुआ है, और पुलिकट झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया 1987 में। और यह झील जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश में है। याद नहीं रहती पुलिकट झील कहां है? देखो पुलिकट से आ रहा है पुल, और कोई बंदा जा रहा है आंध्र प्रदेश से, अंधा बंदा जा रहा है, पुल के पास से निकला है, अंधा बंदा पुल के पास से निकला, पुलिकट पुल के पास अंधा बंदा निकला है, गिर जाएगा, कैसे भी कनेक्ट कर लेना। फिर देखो साथियों यहाँ पर बात करें तो एक ग्रेटर पलगिंगो है, एक किंगफिशर है। ये पक्षी कहां पर पाए जाते हैं? यहाँ पुलिकट झील की बात करें तो यहाँ झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर पाए जाते हैं ग्रेटर पलगिंगो और किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं। फिर बात करें साथियों वेन गंगा और पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां पूछी आपको। तो देखो पहले तो बात करते साथियों गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। और गोदावरी से पहले की बूढ़ी दादी होती थी ना, उनका नाम होता था गोदावरी दादी। याद रखना, गोदावरी दादी वृद्ध होती थी, बुढ़ाई से याद रहे। गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। अब बात करें गोदावरी के सहायक नदियां, देखो गोदावरी, मंजरा, वरदा, प्राणहिता, प्रवशपूर्णा। और गोदावरी नाम ही गोदावरी है, गोदावरी दादी वृद्ध से याद रखना। और दादी है वो कई बार वृद्धा में जाती है, वृद्धा प्राणहिता सबके लिए प्राणहित होती है, प्रवशपूर्णा पूरी होती है, मंजरा कैसे भी इससे कनेक्ट करना। गोदावरी की पूजा मंजरा, वरदा, प्राणहिता, प्रवशपूर्णा। भाई अभी कुछ चीज होती है जो खुद को कनेक्ट करके याद करनी पड़ती है, वो चीज आप अपने माइंड में इस हिसाब से कनेक्ट कर याद रह जाती है। फिर बात करें साथियों जो कृष्णा नदी जल विवाद है, ये पूछे आपको कि राज्यों के मध्य स्थित है। तो कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना। और कृष्णा नदी जल विवाद निपटारे हेतु कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना पूछे तो 1969 में हुई। और सतलज का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राक्षस काल। देखो याद भाई इतना सारे याद, इसलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लिए हैं, और फिर भी यह भी याद नहीं रहते एग्जाम टाइम में, तो थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश मैं करती हूँ। देखो सतलज का उद्गम स्थल बात करें सतत, और राक्षस काल, और राक्षस में राक्षस नाम है, सतलज में सत्य यानी कि जोर आ रहा है ना, और राक्षस होते हैं उसमें वो अपना कुछ भी करने के लिए पूरा सत्य लगाता है, राक्षस को देखिए। तो सतलज नदी का उद्गम पूछे राक्षस काल। और सतलज का भारत में प्रवेश शिप्ला दर्रे से, वैसे मैंने बाकी जितनी भी नदियां उनका उद्गम स्थल मैंने ठीक से करवा किया। सतलज का भारत में प्रवेश शिप्ला दर्रे से, सतलज से आपको पूछा है भारत में प्रवेश कहां से? से शिप्ला दर्रे से। कोशी नदी को बिहार का, देखो कोशी नदी को तो बिहार का श्लोक कहते हैं, और बंगाल का श्लोक दामोदर को कहते हैं, उड़ीसा का श्लोक महानदी को कहते हैं। याद नहीं रहता बंगाल दामोदर नदी को देखो, बंगाल में बेचारे गाल, और गाल पर वही बंदा थप्पड़ मारेगा, गाल पर जिसमें दम होगा, कोई थोड़ी मार से डर लगता है भाई, जो मारेगा उसमें दम होगा। कोशी नदी, और कोशी जो बंदा पीछे बिहार जो हार जाता है ना, हार जाता है वो अपने आप को कोसता है ना, अपने आप को कोसता रहता है। तो कोशी नदी को बिहार का शो, बिहार वाला जाता है पीछे, कोशी याद रखना, पीछे दम यानी क्या कहता है? दम लगता है गाल पर थप्पड़ मारने का, बंगाल का शो। उड़ीसा महानदी, और भाई कई बार उडू करता है किसी का दिल, और वो बड़ा महान बंदा होता है जिसका उडू दिल करता है, याद करवा रही हूं, कुछ ज्यादा मत सोचना। उड़ीसा का शो महानदी। ठीक है, और बिहार में बाढ़ लाने के कारण यह बिहार का शो कहती है। कौन सी की बात कर रहे हैं? कोशी नदी की बात करें, इसको बिहार का शो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिहार में बाढ़ लाने के कारण इसको बिहार का शो कहते हैं। कोशी नदी का उद्गम पूछे तो कोशी नदी का उद्गम तिब्बत से। ठीक है, और बेतवा नदी की पूछे आपको कहां मिलती है? तो बेतवा यमुना में मिलती है। यमुना के सहायक नदी देख लो, बेतवा तो है ही है, और बेतवा मिलती कहां? यमुना में मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी बेतवा, छोटी सिंधु, सेंगर, और कुल लंबाई पूछे यमुना की तो 1376 किलोमीटर। फिर साथ बात करते हैं कि दामोदर नदी कहां बहती है? दामोदर नदी झारखंड और बंगाल में बहती है। दामोदर नदी कहां? और बंगाल नदी को क्या कहते हैं? बंगाल को सॉरी दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहते हैं? शौक कहते हैं। तो झारखंड और बंगाल में बहती है दामोदर नदी। और बंगाल का शौक देखो, दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में बाढ़ के कारण कहा जाता है इसको बंगाल का शौक।
और जो बिहार का शौक को कहते हैं वो बिहार में बाढ़ लाने के कारण कहते हैं, और दामोदर नदी को बंगाल का शौक इसलिए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में बाढ़ के कारण। और इसकी जो सहायक नदी दामोदर नदी की देखो, दामोदर, बराकर, बराकर, कोनार, बोकारो, हाहारो, जमुनिया, कैसे याद रखोगे? और देखो इसका नाम भी याद रहता है, बंगाल का शौक, दम दम जो दम रखता है वो गाल पे पड़ना, बंगाल का शौक याद रहेगा भाई, याद करवाना ज्यादा मत सोचना। और जो दम रखता है, बंदा दम रखता है वो हाहारो हाहारो इसे करता रहता है, याद रखो। और बोकारो सारे दिन दम ही रखता है, तभी उसमें इतना दम बोकारा बोकता रहता है, हा करता रहता है। कोनार, बराकार बकता रहता है, बराकार, बोकारो इसे याद रखना, तो याद रह जाएगी, दम मोबाइल में पड़ा है। जमुनिया याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर मैंने लिखी सिंधु की सहायक नदी, किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां। देखो सिंधु की सहायक नदियां पूछे आपको, देखो ये जो ऊपर लिखी है मैंने यहाँ लिखा दाईं ओर से मिलने वाली, और ये जो लिखी है मैंने बाईं ओर से। तो देखो सिंधु की सहायक नदी आपको पूछे कि तोची किसकी नदी है? तोची सिंधु की नदी है। गोमल पूछे, चाहे आपको रावी ये बाईं वाली कोई भी नाम लेकर पूछ ले किसकी सहायक नदी, तो सिंधु की पहले तो याद करना, सीधी फिर दाईं बाईं से याद करना। देखो तोची सिंधु की सहायक नदी, गोमल, जोल, लोचो, काबुल, शोक, सब की सब सिंधु, सरल से सिंधु, सहसे शोक, सिंधु, काबुल, लोचो, जोल, गोमल, तोची। फिर बात करिए दाईं ओर से मिलने वाली झेलम, किसकी है? सिंधु की। इंपोर्टेंट है झेलम, तो याद भी रहती होगी सिंधु की नदी सहायक। झेलम चिनाब तो हर किसी को याद होगी कि सिंधु की नदी, दोनों इंपोर्टेंट है। झेलम चिनाब सिंधु की। रावी भी इंपोर्टेंट है, रावी व्यास सतलज, सब की सब जो बाईं वाली इंपोर्टेंट है। झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, जो चीजें आपको याद है ना, जो याद रहती है, इजी है, बार बार पढ़ी है, वो बाईं ओर से याद रखना, बार बार पढ़ी है, वो बाईं ओर से याद रखना। सिंधु की सहायक नदी है ये। फिर बात करते हैं साथियों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ये किसकी है? सबकी सब ये है ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिखी है बाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र वाली, ये लिखी है मैंने दाईं तरफ से सबकी सब। देखो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां पहले तो सीधी देख लो कौन सी है, आपको याद करनी है। पहले सीधी देखो, ब्रह्मपुत्र, पुत्र आ रहा है पीछे, किसी का पुत्र होता है ना, पूरा ब्रह्मपुत्र है ना, इस पुत्र ऐसे याद रह जाएगी। पुत्र हर कोई चाहता है कि पुत्र कैसा हो? लोहे जैसा मजबूत हो, हर किसी से डरने वाला ना हो, दिबांग से यानी कि दबंग हो। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी की पूछे दबंग हो, दिबांग हो, ऐसे लोहित, लोहे जैसा हो। और धनश्री, धन वाला भी हो, पैसा मतलब पास में रखे है ना। और कोलिंग से आप रहेगा कूल कूल ठंडा ठंडा हो, या थोड़ी बहुत कैसे याद रह जाएगी आपको इसकी नदियां, दिबांग, लोहित, कोलिंग पूछे आपको। और संकोच से लो भाई, संकोच ना करता होगा ना। और मानस होता है ये पुत्र, मानस याद रह जाएगा। और श्रवणगिरी से यानी कि सोने के समान हो। अच्छा रंग, रंग भी याद रह जाएगी, श्रवणगिरी यानी कि पुत्र, पुत्र की जब याद पीछे ब्रह्मपुत्र, पुत्र वाली रंग, श्रवणगिरी, मानस, ये चीजें तो भूलोगे नहीं। संकोच, कोलिंग, कुल कुल है ना। और आंखों में बच्चे के क्या सुरमा दिखता है, सुरमा डाला ऐसे याद रखो। धनश्री, धन पैसे वाला, लोही, दिमाग, ये चीजें याद होगी। बूढ़ी दिलबंग यानी कि दिलंग, बूढ़ी दिलंग है, दिलंग से दिल लो और उसका दिल बूढ़ा ना हो बच्चे का, ब्रह्मपुत्र हमारा पुत्र ऐसा हो, ये चीजें तो याद होगी। अब जो बात तीस्ता, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की याद रखो, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की, रेड बैंकी, इसके अलावा बराक, कपिली, सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी के जो बच गई वो आप माइंड में कैसे बिठा लो। अब बात करें साथियों ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से, ये वाली है बाईं ओर से दिबांग, लोहित, सूरमा, धनश्री, कपिली, बराक, कोलिंग, बूढ़ी दिलंग, ये बाईं ओर से है ब्रह्मपुत्र की। और दाईं ओर वाली है रंग, श्रवणगिरी, संकोच, तीस्ता, मानस, बैंकी, रेडक, ये सबकी सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से। फिर बात करते हैं साथियों विश्व के सबसे बड़े द्वीप मंजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है विश्व के सबसे बड़े द्वीप, कौन सा? मंजुली द्वीप का निर्माण करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में देखो सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को पूछे कि आप तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो, बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना और तिब्बत में सांगपो। अब बात करते हैं नर्मदा नदी का उद्गम, देखो एक तरफ होता है बंदा नरम बिल्कुल भी, और एक तरफ होता है कांटे की तरह बिल्कुल, ये कोई कठोर कांटा होता है ऐसे लोग, तो अमर कटक, पीछे है कंटक कटक और अमर है ना। और नर्मदा, नरम दिल वाला नरम, इसे आपको नर्मदा नदी का अमर कटक से उद्गम, लंबाई 1312 किलोमीटर। यह नदी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी कहां से? नर्मदा एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। देखो दक्षिण से उत्तर की बहने वाली नदी है बेतवा, दक्षिण से उत्तर की बहने वाली पूछे तो बेतवा, ये एमपी के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलकर बुंदेलखंड क्षेत्र से होते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो बेतवा नदी की बात करें दक्षिण से उत्तर की बहने वाली, और एमपी के कहां से? रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलकर कहां? बुंदेलखंड क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बात करते हैं साथियों केवला, ये देखो ये थोड़ी सी आप देख लो इनको, आपको पूछे कि केवला, जो केवला देव है इसको रामसर साइट में शामिल किया 1981 में, आपको ये तो याद भी होगा, फिर भी देख लो। और जो सामर झील है इसको रामसर साइट में 1990 में शामिल किया गया, ठीक है। पूछे तो कावेरी नदी का जल विवाद की बात करें, कौन सा राज्यों के मध्य कावेरी नदी का जल विवाद पूछे तो कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। फिर बात करें साथियों देखो कोई भी आपका नदियों का कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है। दक्षिण की गंगा, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, ठीक है, गोदावरी गंगा याद है, दक्षिण की गंगा होगी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, इंपोर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि आपको पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी, और गोदावरी में आ रहा है द और द से दक्षिण भारत याद रहेगा कि आपको चार ऑप्शन दे, उसमें याद नहीं रहे तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और दक्षिण की गंगा, ठीक है, गोदावरी नदी को कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 और इसका उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर है, नासिक और महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर है। और तुलबुल उरी परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत में कुछ जल का उपयोग कर सकता है 20% कर सकता है, सिंधु जल समझौते के तहत भारत है वो जल का उपयोग कितना 20% कर सकता है। ये मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी लिया है इसके। फिर बात करते हैं तुलबुल उरी परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर है। और दक्षिण गंगा नदी, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, इसका उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर है। और जो सिंधु जल समझौता है इसका कहा कि 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है, और ये समझौता भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, ये तो पता होगा कब हुआ, 1960 में हुआ था। और इसका उपयोग है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग में किया जाता है। तो जो दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ पर इसका उपयोग है वो पंजाब और हरियाणा और राजस्थान दक्षिण पश्चिम भाग किया जा सकता है, पंजाब और हरियाणा। और उड़ीसा का शौक देखो महानदी को कहते हैं। उड़ीसा देखो उड़ उड़ करता है, हमारा दिल महान, बड़ा ही महा यानी बड़ा दिल करता है, उड़ महानदी को उड़ीसा का शौक। लंबाई पूछे 450 किलोमीटर। उड़ीसा में बाढ़ लाने के कारण इसको क्या कहा गया? उड़ीसा का शौक आ गया। अब आगे दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को जानते हैं। अब देखो साथियों गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा देखो कावेरी नदी को जानते हैं। और आपको पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा जो कावेरी नदी की सहायक नदियां पूछे, दक्षिण भारत की गंगा यानी कि जो कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा की सहायक नदियां 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? महाराष्ट्र, एमपी और ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है दक्षिण भारत की गंगा सहायक नदियां 5 राज्यों से, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ब्रश घाटी से होकर गुजरती है। अब लोग ताप्ती में आ रहा है तब होता है, ताप्ती तब होता है, तब ज्यादा तो सब कुछ भ्रंश हो जाता है ना। तो ताप्ती नदी कहां से प्रवेश होती है? ब्रश घाटी से। कुल लंबाई 724 किलोमीटर। उद्गम किस बात के? सतपुड़ा, बैतूल से, ठीक है। फिर बात करें साथियों राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना 1995 में थोड़ा फटाफट करवा रही हूं क्योंकि नदियां हो जाए उसके बाद में बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, बहुत सारे टॉपिकों से सबसे लिए है मैंने, तो वो करनी है। वुलर झील की बात करें, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यमुना नदी का उद्गम है वो ऐसे यमुना नदी, और ऐसे यमुना याद रहेगा ग्लेशियर। और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो टोंस है, यमुना की सबसे सहायक नदी बड़ी टोंस है। गोदावरी को वृद्धगंगा कहते हैं, बार बार आगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियां। फिर बात करें साथियों महानदी, नर्मदा, सोम नदियां अमरकटक पहाड़ियां से निकलती है। आपको पूछा अमरकटक पहाड़ियां से कौन सी? महानदी, नर्मदा, सोम नदियां। और हुंगली नदी की बात करें साथियों किसका निर्माण करती है? हुंगली नदी ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख ध्यान रखना, ज्वार नदमुख का निर्माण कौन करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है हुंगली नदी, ठीक है। और गंगा की सहायक नदी होगी हुंगली नदी। फिर बात करें साथियों इसे विश्व की सबसे ज्यादा विनाशक नदी कहते हैं, किसको? हुंगली नदी को, क्योंकि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, गंगा की सहायक नदी है। इसके तट पर कोलकाता है जिसे पूरा क्या कहते हैं? लंदन कहते हैं। अब बात करें साथियों
यहाँ से अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए आपका कि नदियों का लंबाई का अवरोही आरोही क्रम में पूछ ले, तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक प्रश्न इस हिसाब से बन जाता है। यहाँ पर पहले गंगा का दे दे या गोदावरी का दे दे, नर्मदा नदी का ना, जैसे ये यहाँ पर सबका सब लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर लिख रखा है मैंने कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जाएगा 2929 33 उनती के बाद 30 31 32 33 29 33 की ब्रह्म नदी की लंबाई। गंगा की देखो गंगा 25 ग है, फिर ग है, यानी कि ग को 25 गंगा 25 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 और नर्मदा की 1302। सबसे ज्यादा देखो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहले 29 33, गंगा की 25 गोदावरी की 1465 और नर्मदा की 1302 किलोमीटर। याद रहे, यानी इसी प्रकार है अवरोही क्रम में। नदियों से बस एक ही पेज और है, बाकी फिर आगे की टॉपिक आते हैं। नर्मदा की साइड नदियां पूछे, तो देखो ये अन्य साइड नदियां लिखी है। तवा अगर प्रश्न पूछा गया है नर्मदा की साइड नदियां पूछे, तवा ये नर्मदा की है। अन्य देखो बरना कनार, यानी कि तवा तवा पे बन होता है, लोग ना, इसे याद रखिएगा, बरना कनार कोलार मान शेर दुद्दी शंकर हटनी उरी सब नर्मदा की है। फिर बात भारत नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी सीमा भारत नेपाल के मध्य बनाती है। दोनों देशों के मध्य विवाद को काला पानी नदी जल विवाद कहते हैं। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, 25 अभी बताया किलोमीटर की लंबाई है, और भागीरथी इसकी क्या है, प्रधान शाखा है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पूछे तो महाबलेश्वर और कुल लंबाई 1402 किलोमीटर। फिर बात करें कृष्णा की साइड नदियां साथियों, कृष्णा की पंचगंगा दूध गंगा, कृष्ण जी को आपको यानी कि दूध चढ़ाना है पंचगंगा, पांचों से मतलब पंचतंत्र से मिला करके याद रखना, पंचतत्व, ठीक है। पंचगंगा दूध गंगा कृष्ण जी को, कृष्ण की साइड पंचगंगा दूध गंगा, कोयना भीमा घाट प्रभा माल प्रभा, घाट प्रभा प्रभात है, माल प्रभा घाट प्रभा तुंगभद्रा भद्रा, तो ये कृष्णा की साइड नदी। फिर बात करें साथियों सिंधु की सबसे छोटी नदी पूछे तो रावी है, सबसे छोटी नदी। देश में नई नदी आपको पूछे, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ पूछे तो 1985 में हुआ, और इसका शुभारंभ है वो गंगा एक्शन प्लान के साथ हुआ था, ठीक है। फिर बात करें साथियों कि देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। रबी फसल विपणन सत्र 2025-26 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, इस पर विचार करने हैं। मैंने देखो आपके लिए चाहे भले प्रश्न बनाए हो, पर वो एक प्रश्न का तो ऐसे बनाना है, प्रश्न बनाए हो इसी हिसाब से, जैसे प्रश्न पूछा तो उसी हिसाब से बनाए, बट ज्यादातर आपको सत्य वाले मिलेंगे सब, क्योंकि आपका इसमें रिवीजन हो रहा है सब, यानी कि पूरा का पूरा से थ्योरी टाइप में लिया, ठीक है। तो देखो गेहूं का एमएसपी पूछे तो गेहूं का एमएसपी निर्धारित किया गया 2425, रबी फसल विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। बात करें गेहूं का एमएसपी 2425 निर्धारित किया गया, जो उत्पादन लागत पर 105% का लाभ, यानी 105% का मार्जिन प्रदान करता है। तो सबसे ज्यादा जो लाभ दिया गया 105% का वो गेहूं पर, देखो इनका तो 210 है ना। तो ये देखो सबसे ज्यादा आपको पूछे कि गेहूं पर, किस पर, गेहूं पर सर्वाधिक कितना 105% का लाभ यानी कि मार्जिन दिया गया। तो गेहूं का एमएसपी 2425 निर्धारित किया गया, और चने का एमएसपी 5650 है, जिसे पिछले वर्षों की तुलना में कितने पे 210 की क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर बात करते हैं मशहूर का एमएसपी 6700 प्रति क्विंटल तय किया गया। तो इसमें साथियों तीनों के तीनों सत्य है, यानी कि एक प्रकार से मैंने प्रश्न बना दिया कि इसमें से कौन सा सत्य है, तो तीनों के तीनों सत्य है। वैसे आपका ये रीजन के लिए सभी लिए मैं, ठीक है। देखो गेहूं पर सर्वाधिक 105% का लाभ है वो मार्जिन, यानी कि लाभ मार्जिन दिया गया। फिर अब चावल से संबंधित देख लो, प्रश्न नहीं बनाया वैसे तो, और वैसे मैंने आपका थोड़ी टाइप बोला था। चावल से संबंधित देखो, चावल क्या है, भारत की एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। अगर ऑप्शन में आते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन में आता है कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो वो सही होती है। फिर आता है उसमें कि और इसके लिए उच्च तापमान में अधिक आर्द्रता अनिवार्य है, या जैसे नहीं अनिवार्य, तो भाई इसके लिए उच्च तापमान चावल के लिए अधिक आर्द्रता जरूरी है, अनिवार्य है, और वैसे प्रश्न बना दिया तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। फिर असम और बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में इसकी साल में कितनी 3 फसलें की जाती है। असम पश्चिम बंगाल, देखो असम पश्चिम बंगाल ओडिशा में धान की 3 फसलें ओस अमन बोरो ये ली जाती है। यहाँ पर ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाते हैं सही। और देखो भारत विश्व में पूछे आपको चावल उत्पादन में चीन के बाद में है वो दूसरे स्थान पर, भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और चीन के बाद में है दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो पहले चीन। और चावल की फसल के लिए कितने 25 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान और 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 से अधिक होती है चावल, तभी तो चावल में सेम में ही होता है, पता है। तो ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं साथियों कपास के लिए आपको पता सबसे अच्छी काली मिट्टी होती है, और चाय के लिए उपजाऊ और जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए। और रबड़ के लिए अगर प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शन में 4 दे दिए, कौन सा सत्य है, तो ये अगर याद है तो आप कर लोगे। रबड़ है पूछे कि एक भूमध्य रेखीय फसल है, तो ऑप्शन में दिया जाता सही है। मक्का देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी पैदावार, मक्का होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, और कपास के लिए काली मिट्टी, और चाय के लिए उपजाऊ और जीवाश्म युक्त मिट्टी। फिर बात करते हैं साथियों यहाँ पर स्थानांतरित कृषि लिखे, जो इनके वैश्विक नाम है विश्व में, देखो क्या क्या। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, मिल्पा, मैं से मेक्सिको, मैं से मिल्पा, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा, ब्राजील में रोका, ठीक है ना, ब्राजील में रोका, और वियतनाम में रे इंपोर्टेंट है, इंडोनेशिया में लंगा, ठीक है। फिर बात है साथियों की देखो यहाँ प्रश्न बनाया मैंने, और वैसे इसमें सारे के सारे आपके सही आ जाते हैं, आपका व्यक्त हो जाता है, ठीक है। वैसे प्रश्न बना दिया, प्रश्न आता है तो देखो उत्तरी आपको पूछा जा रहा है उत्तरी पूर्वी मानसून, लोटता मानसून के बारे में, जो लोटता मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में पूछा है कि कौन सा सत्य कथन है। तो देखो लोट प्रश्न में दिया जाता है, ऑप्शन में आता है कि लोटता मानसून बंगाल की खाड़ी से, कहां से लोटता मानसून, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर, क्योंकि लोटता मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर यानी कि तमिलनाडु पर वर्षा करता है। तो लोटता मानसून साथियों कहां पर वर्षा करता है, लोटता मानसून इंपोर्टेंट है, कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु पर वर्षा करता है, और कहां से, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है लोटता मानसून है वो कोरोमंडल पर क्या करता है, बारिश। फिर आपको कथन ए दे दिया, फिर आपको कथन आर देकर पूछा जाता है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। हाँ तो साथियों क्योंकि कोरियोलिस जो बल है, कोरियोलिस बल है, इसके प्रभाव से जो ये पवनें हैं वो उत्तर और पूर्व से फिर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, यानी कि ऐसे चलती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। तो ऑप्शन ये भी सही है, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो यार दोनों से यार इसकी सही व्याख्या है। ये देखो शीत ऋतु में जब मानसून लौटता है, कब शीत ऋतु में जब मानसून लौटता है तो ये कोरोमंडल तट पर यानी कि जो तमिलनाडु कोरोमंडल तट है उस पर क्या करती है, बारिश करती है, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता हुआ जो मानसून है लौटता मानसून वो करता है। फिर इसी कारण तमिलनाडु में सर्दियों में सर्वाधिक बाढ़ की क्या होती है, संभावना रहती है। फिर एक प्रश्न यहाँ इस हिसाब से लिया है कि कथन ये दे दिया कि लिग्नाइट कोयले को बुरा कोयला कहा जाता है। फिर आर दे दिया कारण आर, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 50% तक होती है, निम्न गुणवत्ता का होता है। तो ये दोनों सही, क्योंकि लिग्नाइट कोयले को बुरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट में नमी और अधिक होती है और कार्बन कम होने के कारण क्या होता है, बुरा होता है, क्योंकि नमी तो ज्यादा होती है और इसका जो कार्बन है वो कम होता है, इसका बुरा रंग होता है और धुआं भी क्या देता है, ज्यादा देता है, इसलिए बुरा तो धुआं ज्यादा देगा, याद रखना। उसमें कार्बन की मात्रा 30 से 50% तक होती है, यानी गुणवत्ता का होता है, दोनों के दोनों सही है। फिर बाकी साथियों यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं कि बिठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र आपको पूछे कहां स्थित है, बिठड़ी पवन तो ये फ्लोदी में, बिठड़ी फ्लोदी जोधपुर में। अमर सागर ऊर्जा संयंत्र है, ये जैसलमेर में है, ये इंपोर्टेंट है, अमर सागर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में, हर्ष पर्वत सीकर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। फिर बात साथियों की भारत की पहली तेल शोधनशाला असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में स्थापित की गई। आपको पूछे कि भारत की पहली तेल शोधनशाला कहां, असम राज्य के कौन से डिगबोई क्षेत्र में स्थापित की गई, जहां तेल शोधन का कार्य वो भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही 1901 में प्रारंभ हो गया, और स्वतंत्रता के बाद देश की पहली तेल शोधनशाला पूछे तो आपको शोधनशाला 1954 में बंबई में स्थापित की गई। अब देखो साथियों गन्ने से आपको प्रश्न पूछा जाता है, देखो कृषि से संबंधित भी प्रश्न मैंने काफी लिए हैं। देखो गन्ने से कोई प्रश्न पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन की गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, तो उसमें आपको पूछे कि ऐसा टेस्ट नहीं, ऐसा टेस्ट नहीं, अगर सत्य दिया है तो गन्ना भाई एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, सही है पहली बात। फिर इसे तैयार होने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, साथियों गन्ने को तैयार होने में कितना 1 वर्ष का समय लगता है, ये भी सही है। फिर गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पूछे तो देखो गन्ना उत्पादन में भारत का है ना, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में सेकंड स्थान यानी कि दूसरा, तो पहला किसका है, पहला ब्राजील का, ध्यान रखना गन्ना उत्पादन में फर्स्ट स्थान ब्राजील का, दूसरा किसका है, दूसरा है इसका भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है ब्राजील का, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है, इसमें सभी के सभी सत्य है। फिर बात करते हैं साथियों एक प्रश्न लिया है, ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के संदर्भ में स्थानांतरित कृषि, क्योंकि यहाँ से बार-बार प्रश्न पूछे गए इसलिए इसमें ऐड किया है कि वालरा दक्षिणी पूर्वी कहा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली कृषि पूछे तो वालरा है, ची माता है, बिलों के द्वारा की जाती है,
वो भी चीमाता कहाँ, पहाड़ी भागों में। चीमाता कहाँ पर, पहाड़ी भागों में। और दजिया भीलोद्वारा मैदानी भागों से मैदानी बाकी दजिया उड़ा दी, दजिया से दजिया, मैदानी भागों में की जाने दजिया। ठीक है, फिर एक प्रश्न है साथियों कि रोपण कृषि से संबंधित असत्य कथन चुनिए। मैंने इसमें एक असत्य डाल दिया है जो कि ये है कि मैंने यहाँ पर आना तो मैंने छोटा लिखा है, छोटे पैमाने पर की जाने वाली कम श्रम वाली कृषि है। क्या रोपण कृषि है वो छोटे पैमाने पर की जाने वाली कम श्रम वाली है? तो ये पहला ऑप्शन इसका गलत हो गया। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत क्या आना था कि रोपण कृषि में बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर श्रम और भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, ये आना था। तो मैंने एक ऐसा ऑप्शन ले लिया, तो ये देखो पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। फिर दूसरा कि भारत में रोपण कृषि का मुख्य उदाहरण असम में चाय और कर्नाटक में कॉफी है। देखो असम में चाय और कर्नाटक में क्या है, कॉफी है। ये भारत में रोपण कृषि का मुख्य उदाहरण है। रोपण कृषि में चाय, कहवा, नारियल और रबर जैसी क्या फसलें शामिल है। यही करवा देती हूँ आपको। देखो परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 के संबंध में केंद्रीय बजट 2025-26 में इसके तहत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए आपको पूछे कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो ध्यान रखना कितने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ध्यान रखना। ठीक है, अब भारत के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप को मजबूती प्रदान करते हुए 2033 तक कितने 5 सदस्यीय रूप से डिजाइन किए गए SMR चालू हो जाएंगे, स्मॉल मॉडिफाइड मीटर। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप को मजबूती प्रदान करते हुए कब 2033 तक कितने 5 सदस्यीय रूप से डिजाइन किए गए जो MSR है वो चालू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं साथियों कि भारत का जो दीर्घकालीन परमाणु ऊर्जा मिशन है उसका लक्ष्य पूछा कब कब तक, वर्ष 2047 तक कितना उत्पादन रखा गया, कितना उत्पादन करना है कि भारत के दीर्घकालीन परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, कितना 100 मेगावाट उत्पादन करना। तो भारत के दीर्घकालीन परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक कितना 100 मेगावाट। फिर बात करते हैं साथियों परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना ये है 100 मेगावाट। फिर देखो वर्तमान में इंपोर्टेंट, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षमता वो कितनी गीगावाट है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो लगभग देखो 9 है वैसे 8.78 गीगावाट, डायरेक्ट गीगावाट में पूछे वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो 8.78 गीगावाट है। और अगर पूछे आपको कि 2031-32 तक कितनी गीगावाट हो जाएगी, देखो एक तो ध्यान रखना कि वर्ष 2047 तक, ये देखो वर्ष 2047 तक 100 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य, 2047 तक 100 और वर्तमान में भारत ऊर्जा का उत्पादन पूछे तो 8.78 है ना, यानी कि लगभग होंगे 8.78। और 2031-32 तक साथियों देखो 31-32 तक 22.38 गीगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 31-32 तक 22.38 गीगावाट हो जाएगी। इंपोर्टेंट है सबके सब, देख लो एक बार फिर से देख लो इन चीजों को। 2047 तक कितनी 100 गीगावाट रखने का लक्ष्य और वर्तमान में 8.78 और 2031-32 तक 22.38 गीगावाट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकसित की जा रही स्वदेशी 700 मेगावाट व 1000 मेगावाट की रिएक्टरों के साथ 2031-32 तक क्षमता बढ़ाकर के 22.38 गीगावाट होने का अनुमान है, ये मैंने बता दिया। मेगावाट में पूछे तो 22,480 मेगावाट। नेक्स्ट देखो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में बता दी, मेगावाट में पूछे तो 8,180, ये देखो 8,180 मेगावाट और आपको गीगावाट 8.78 यानी कि लगभग 8.78 गीगावाट हो गया। और फिर बात करते हैं 2031-32 तक मेगावाट में पूछे तो 22,480 यानी कि मेगावाट में, और वैसे आपको गीगावाट में पूछे तो ये लो 2031-32 तक कितनी क्षमता बढ़ाकर 22.38 गीगावाट। ठीक है, गीगावाट और मेगावाट हो गया। ठीक है, फिर बात करते साथियों ये आगे वर्तमान में 8,180 मेगावाट और 2031-32 तक मेगावाट 22,480 तक विस्तृत करने की योजना है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और MP में 10 रिएक्टर निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 10 और अन्य रिएक्टरों की योजना प्रगति पर है, जिसमें देखो कोवाडा, आंध्र प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से प्रमुख 6 × 1208 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र शामिल है। फिर बात करते हैं साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। देखो फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि अब देखो कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार देखो दिसंबर 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत स्थापित क्षमता पूछे कहां दिसंबर 2025 तक किसकी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत स्थापित क्षमता वो 51.93% है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी वो 2025 के अनुसार भारत अब कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर पूछे आपको तो देखो वैसे पहले चीन, USA, ब्राजील, इसके बाद में ये चौथे स्थान पर है। तो ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत अब तक कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। इससे पहले चीन, USA, ब्राजील, इसके बाद में चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है, अब देखो ये मैंने बता दिया कि दिसंबर 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत स्थापित क्षमता है वो 51.93%। ये देखो ये तो होगी 2025 चौथे स्थान पर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं 2026 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में पूछे तो ये तीसरे स्थान पर, थर्ड स्थान पर, 2026 के अनुसार तीसरे स्थान पर और 2025 के अनुसार चौथे स्थान पर। तो पहले पे चीन, फिर USA, ब्राजील, चौथे स्थान पर भारत। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। फिर देख लो ये लो ये पेज भी इंपॉर्टेंट है। 2026 के अनुसार बात करें अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विश्व में तीसरे स्थान पर और 2025 में चौथे स्थान पर और दिसंबर 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत स्थापित पूछे तो 51.93%। ये पेज फिर से देख लो इंपॉर्टेंट है साथियों। ये देखो भारत के दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा मिशन का जो लक्ष्य है साथियों वो 2047 तक 100 मेगावाट उत्पादन करना और वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 है और ये तो गीगावाट मेगावाट में 8,180 और लगभग 9 यानी कि गीगावाट लगभग 9 और वर्तमान में 8.78 बता दिया और 2047 तक 100 गीगावाट और 2031-32 तक है वो 22.38 गीगावाट हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता क्षमता ऊर्जा सांख्यिकी की बात 2026 के अनुसार राज्यों में यहाँ पर राज्यों में दी है कि सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता क्षमता उत्पादित पूछे आपको सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता क्षमता वो राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में 24% लगा लो इस पेज को स्टार इंपॉर्टेंट बार बार लगाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता क्षमता है वो उत्पादित राजस्थान से की जाती है, सबसे ज्यादा राजस्थान की 24%, उसके बाद में महाराष्ट्र में 14%, फिर गुजरात में 9%, आंध्र प्रदेश में गुजरात और आंध्र प्रदेश में 9%, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राजस्थान में 24%, कर्नाटक में 8.6 और MP में 8.0। फिर बात करते हैं साथियों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की। देखो यहाँ पर मैंने बताया राज्यों में आपको बता दी कि सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता उत्पादित है। यहाँ पर राज्यों में पूछे 2026 के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा 24%। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता क्षमता पूछी आपकी कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा है वो कि भारत में यानी कि आपको जो सौर ऊर्जा है वो कहां संभावित ऊर्जा मौजूद है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से स्रोत की ऊर्जा है वो संभावित है यानी कि मौजूद है, तो सबसे ज्यादा है वो सौर ऊर्जा की। सबसे ज्यादा किसकी है? सौर ऊर्जा की। देख लो 71.1%। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से स्रोत की अभी सौर ऊर्जा संभावित है मौजूद, वो है सौर ऊर्जा की 71.1% और पवन ऊर्जा की उसके बाद में 24.7%, लार्ज हाइड्रो की बात करें 2.8 अन्य 13%। तो ये एक ध्यान रखना सौर ऊर्जा की 71.1% एक ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ये दूर ध्यान रखना सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा संभावित क्षमता वो राजस्थान में की जाती है 24%, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, MP। ये पेज आप फिर से देख लो इंपॉर्टेंट है, आप अपने हिसाब से इस पेज को देख लो। जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ये भी ले लो, अभी तो काम के दिन नहीं बचे हैं, याद कर लो इनको। फिर बात करते हैं साथियों
देखो भारत में स्तर पर पूछा, भारत में वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो कि थर्ड स्थान पर है, और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता भी थर्ड, और पवन ऊर्जा स्थापित फोर्थ स्थान पर, ठीक है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो थर्ड स्थान पर, भारत वैश्विक स्तर पर, और 2024 में फोर्थ पे थी, ठीक है। और सौर ऊर्जा की बात करें देश में संभावित सौर विद्युत का आंकलन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था द्वारा लगभग 750 गीगावाट होने का आंकलन अनुमान है, वो 750 गीगावाट का। सबसे ज्यादा की बात करें तो किसमें मौजूद है, राजस्थान में। ध्यान रखना, सौर ऊर्जा देश में संभावित सौर विद्युत का आंकलन राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था द्वारा आपको पूछे कि लगभग कितने होने का आंकलन अनुमान है, वो 750 गीगावाट। सबसे ज्यादा राजस्थान में मौजूद है कितनी, ये थोड़ा पहले राजस्थान में देखना इंपॉर्टेंट है, 119.31 गीगावाट, और जम्मू कश्मीर में 111.05 गीगावाट। फिर अप्रैल 2026 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भी राजस्थान प्रथम नंबर पर है। इसमें सौर ऊर्जा देखो, इसमें भी राजस्थान प्रथम नंबर पर, और अप्रैल 2026 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। कितना है ये देखो, 41,685 गीगावाट, देखो राजस्थान पहले नंबर पर। फिर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। फिर बात करते साथियों पवन ऊर्जा संभावित जमीन से। यहाँ पूछा कि पवन ऊर्जा तो वो संभावित जमीन से कितनी, 120 मीटर ऊंचाई पर जब पवन चक्की स्थापित होती जाती है तब देश में पवन संभावित कितनी, यानी कि 120 मीटर की ऊंचाई पर पूछे आपको कि जब चक्की पवन चक्की वो स्थापित की जाती है देश में पवन संभावित कितनी है, तो 120 मीटर ऊंचाई में पूछे तो 695.50 गीगावाट। 120 मीटर ऊंचाई पर तो 695.50 गीगावाट रखना, और 120 मीटर पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संभावित गुजरात में है 142.56 गीगावाट, और राजस्थान 127.75 गीगावाट। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पूछा जाता है 120 मीटर की ऊंचाई, ये नहीं बताई मैंने, सॉरी, 120 मीटर की ऊंचाई पर पूछे आपको तब तो देश में संभावित क्षमता आपको पूछी, संभावित पूछी जाती है 120 मीटर तक कितनी है, और 120 मीटर पर सबसे ज्यादा पूछे आपको 120 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संभावित गुजरात में, ठीक है। ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ इसको, 120 मीटर पर आपको सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संभावित पूछे गुजरात में, और 100 मीटर पर पूछे तो भी गुजरात में, 100 मीटर पूछे तो भी गुजरात में, और वैसे 100 मीटर पर आपको पूछे देश में कितनी है तो 302.5 गीगावाट। ऐसे प्रश्न को स्किप मत किया, जो आपको टफ लगते हैं ना, इसे बनवाने हमारा ऐसे हो रहा है, और वैसे प्रश्न पूछ ली जाती है, ठीक है। देखो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करें, प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र देश में 98% कोयला गोंडवाना काल की चट्टानों से तथा 2% है वो कोयला कृषि काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। अब ऐसे प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है, वो थोड़ी देखनी है। कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको पूछे देश में 98% कोयला गोंडवाना की चट्टानों से, और 2% वो कहां से, कोयला कृषि काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। कृषि काल की चट्टानों से देखो लिग्नाइट कोयला प्राप्त मिलता है, गोंडवाना की काल की चट्टानों से बिटुमिन कोयला मिलता है। सर्वाधिक कोयला पूछे आपको तो दामोदर घाटी से प्राप्त होता है, कोयले के भंडार यहाँ दामोदर घाटी में तो सर्वाधिक कोयला, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक कोयला आपको कहां से प्राप्त होता है, दामोदर घाटी से, कोयले के भंडार। फिर बात करें दामोदर घाटी में, देखो दामोदर घाटी में कोयला क्षेत्र के देखो झारखंड का कौन कौन सा, झारखंड का जैसे झारखंड का जरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुर, ये कोयला क्षेत्र है जो कि दामोदर घाटी में झारखंड में, ठीक है। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, आपको ध्यान रखना पश्चिम बंगाल का रानीगंज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल का कौन सा, रानीगंज, जो कि कोयला क्षेत्र देश का पहला कोयला उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज, ठीक है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, और झारखंड का जरिया, बोकारो, ये ध्यान रखना, दो तो ध्यान रखना, झारखंड का कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड का जरिया, बोकारो है, ठीक है, कोयला क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल का रानीगंज है देश का पहला कोयला उत्पादक क्षेत्र हो गया। फिर महानदी घाटी की बात करें, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ ओडिशा में फैली हुई है, और कोयला उत्पादक की बात करें इसमें ओडिशा का तो है तालचेर, और छत्तीसगढ़ का है विश्रामपुर, और चिरमिरी का है कोरबा, इंपॉर्टेंट है चिरमिरी का कोरबा, और वृंदा नदी घाटी वो महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं सोन नदी घाटी एमपी और यूपी में फैली, कुछ आपको सोन नदी घाटी कहां फैली हुई है तो एमपी यूपी में फैली है। एमपी का सिंगरौली, एमपी का ध्यान रखना आपको सिंगरौली, एमपी का कौन सा, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देखो दामोदर घाटी में झारखंड का कौन सा, जरिया, बोकारो, दो तो ध्यान रखना, इसके अलावा गिरिडीह और गोरखपुर है, जरिया और बोकारो ध्यान रखना झारखंड का। पश्चिम बंगाल का रानीगंज ध्यान रखना है, सोन नदी का ध्यान रखना है, सोन नदी घाटी की बात करें इसमें एमपी का सिंगरौल ध्यान रखना है, और गोदावरी नदी मुख्य तेलंगाना में है, और गोदावरी नदी की बात करें तो यहाँ सिंगरौली यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक है, तो ये एक बार फिर से देख लो, ये याद कर लो, झारखंड का जरिया, बोकारो, और पश्चिम बंगाल का रानीगंज, और सोन नदी घाटी एमपी का सिंगरौल, और इसमें गोदावरी नदी घाटी में नदी में बात करें तो सिंगरौल। फिर बात के साथ भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से देखो 500 गीगावाट संस्थापित जो बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो भारत सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितने 500 गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। फिर बात करते हैं एनटीपीसी बेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में चालू की गई, इंपॉर्टेंट है, रट लो। तो एनटीपी बेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में चालू की गई, ठीक है। ये परमाणु शक्ति केंद्र साथियों, कलपकम की बात करें तो कलपकम परमाणु शक्ति तमिलनाडु में, कलपकम तमिलनाडु देखो, नरोरा यूपी में, और काकरापान परमाणु केंद्र गुजरात में, और केंगा कर्नाटक में। कैसे केंगा कर्नाटक, काकरापान गुजरात, नरोरा यूपी, और कलपकम तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं साथियों अलियाबेट व खड़ियाबेट, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना, अलियाबेट और खड़ियाबेट अब तटीय तेल क्षेत्र है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। अलियाबेट और खड़ियाबेट कहाँ, खंबात की खाड़ी में स्थित है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देख लो। यहाँ 500 मेगावाट, ये देखो भारत में, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने क्या किया, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कलपकम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने FPFBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने कितने कब 6 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक अपनी प्रथम क्रिटिफैक्लिटी जो कि सब्दारित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की स्थिति प्राप्त की है, जो एक सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत का क्या है, संकेत है। और यह PFBR एक 500 मेगावाट विद्युत रिएक्टर है, ठीक है, 500 मेगावाट विद्युत रिएक्टर जिसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कलपकम नाभिकीय पृष्ठ में निर्मित किया गया। तो बस इसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। अब भाई शानदार प्रश्न आगे, प्रश्न बनते भी है यहाँ से, और ये प्रश्न भी है आपका ऐसे थोड़ी टाइम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो भारतीय जलवायु के सामान्य परिचय से संबंधित मैंने प्रश्न दिए कि भारत की जलवायु किस प्रकार की, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, तो ये पहला सही है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। दूसरा कथन है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भाई भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी सही है, जो इसे उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में विभाजित करती है, दोनों के दोनों आपके सही है। तीसरा देखो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये भी आपका भाई सही है, तीनों के तीनों सही है। साथ में आपका इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं तो आपका गलती भी नहीं होगा, भारतीय जलवायु के सामान्य परिचय से संबंधित आपको पता चल गया। फिर बात करते हैं वर्षा वितरण क्षेत्रों से संबंधित, देखो आपको पूछा जाता है कि 200 सेमी से अधिक वर्षा, कहां से पूछे 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल उत्तरी पूर्वी भाग शामिल है। फिर पूछा गया ये भी सही है। फिर 50 सेमी से देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और जो उत्तरी पूर्वी भारत है वो शामिल है। फिर 50 सेंटीमीटर से कम पूछा है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अरावली का पश्चिमी भाग आता है, वहां पर कम होती है, थार नुस्तर और लद्दाख शामिल है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वाला, एक तो थार नुस्तर पता है आपको 50 सेंटीमीटर कम वाला ही है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला पूछा है, तो अरावली का पश्चिमी भाग हो गया, थार का नुस्तर लद्दाख शामिल है, ठीक है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है ना, उस पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वो है मध्य वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले मध्य क्षेत्र में आता है, तमिलनाडु कोरोमंडल का तट है, तो तीनों के तीनों आपके सही है।
फिर से देख लो, ठीक है, तीनों के तीनों सही है। बेसिक सी चीजें। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में देखो, आपको पूछे कि सत्य कथन चुनिए, तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति पूछे तो भूमध्य सागर से होती है। साथियों पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है। फिर बात करें भारत में इन्हें लाने में पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम सहायक होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति तो भूमध्य सागर से होती है, पश्चिमी विक्षोभ को लाने में बात करें तो पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम की सहायता होती है। ये भी वैसे ही है इसका। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, ये बच्चे को पता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। जो मावट कहा जाता है, जो वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए, यानी जैसे गोल्डन और गेहूं होगी, जैसे रबी की फसल, इनके लिए क्या गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिर से लिया है। ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसके तीनों के तीनों सत्य है। देखो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से? भूमध्य सागर से। और जब इसको लाना है पश्चिमी विक्षोभ को लाने के लिए किसकी सहायक होती है? किसके लिए? पश्चिमी उपोषण जेट स्ट्रीम सहायक होती है। फिर राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ लाने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मावट है ये रबी की फसलों के लिए, जो गेहूं है इसके लिए मतलब सहायक होती है, जो गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों स्थानीय पवनों और वर्षा के प्रकार से संबंधित पूछा आपको। देखो काल बैसाखी है वो छोटा नागपुर पठार पर, काल बैसाखी का छोटा नागपुर पठार पर गर्म शुष्क पवनों के मिलने से होने वाली वर्षा, ये भी सब सही है। काल बैसाखी छोटा नागपुर पठार पर गर्म शुष्क मिलने से तूफानी वर्षा है। और फिर है कथन, यदि कथन मेषो श्रावण का संबंध मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल के तटीय भागों से है, ये भी सही है। मेषो श्रावण का संबंध मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल के तटीय भागों से। फिर है चेरी ब्लॉसम वर्षा है वो कॉफी के फूलों को खिला, फूल उसको खिलाने के लिए जो खिल जाते हैं ना फूल, तो चेरी ब्लॉसम वर्षा वो कॉफी के जो कभी उनके फूलों को खिलाने में सहायक है। तीनों के तीनों सही है। चेरी ब्लॉसम किसकी? वर्षा कॉफी के फूलों को खिलाने के लिए सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं साथियों कि असम में काल बैसाखी को क्या कहा जाता है? असम में काल बैसाखी को बारदोई चिल्ला भी कहा जाता है, और जो चाय की फसल के लिए उपयोगी है। तो असम में काल बैसाखी को बारदोई चिल्ला और किसके लिए है उपयोगी? चाय की फसल के लिए। फिर देखो एल नीलो और लाल नीलो के प्रभावों पर विचार करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एल नीलो आपको ध्यान रखना है, एल नीलो पूछा जाता है ना तो ये गर्म जलधारा है। ध्यान रखना एल नीलो क्या है? गर्म जलधारा है। तो लाल नीलो ये क्या इसके विपरीत है? जब एल नीलो गर्म है ना तो लाल नीलो क्या है? ये इसके विपरीत है, यानी कि ठंडी जलधारा। याद रखिएगा एल, अपने कहते हैं ना एल लग गई, वाट लग गई, गर्मी लगती है ना, गर्म होता है तो एल लग गई, इसे याद रखना ना, याद हो जाएगा एल नीलो और लाल नीलो। फिर देखो एल नीलो गर्म जलधारा जो पेरू तट के पास समुद्री सतह के तापमान को 4 डिग्री से 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, ये भी गर्म है, तो पेरू तट के पास समुद्र के तापमान को बढ़ा देगी 4 से 10 डिग्री तक, गर्म जलधारा है। फिर कथन सेकंड है कि एल नीलो के कारण भारतीय मानसून में विलंब होता है। भैया गर्म जलधारा है एल नीलो, इसके कारण क्या होता है? भारतीय मानसून में विलंब होता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी भाई इसका ऑप्शन बी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। तीसरा है कि जो लाल नीलो है साथियों, एल नीलो तो गर्म जलधारा है और बी लाल नीलो क्या है? ठंडी जलधारा है। तो लाल नीलो को एल नीलो की छोटी बहन कहा जाता है, तो भाई लाल नीलो को इसकी छोटी बहन कहा जाता है, सही है ये बात, जो भारतीय मानसून के लिए अत्यधिक लाभदायक भी है। अब देखो यहाँ पर कथन दे दिया आगे कि एल नीनो स्पेनिश शब्द है, एल नीनो की स्पेनिश शब्द जिसका अर्थ है बालक ईसा या क्राइस्ट यीशु, ये भी सही है। एल नीनो है ना वो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बालक ईसा और क्राइस्ट यीशु, ये भारतीय मानसून को कमजोर करता है। और एल नीनो कभी बताया मैंने गर्म जलधारा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो लाल नीलो है ये ठंडी जलधारा है। देखो लाल नीलो के विपरीत ठंडी जलधारा है जो अच्छी वर्षा का संकेत है। तो सबके सब क्या है? सभी सत्य, सभी सत्य। लाल नीलो ठंडी है जो अच्छी वर्षा का संकेत है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बैठे रहना खंडे की दौड़ है, सही है, कमर दर्द करने लग जाओ भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून के आगमन की तिथियों से संबंधित पूछा आपको, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत में मानसून आगमन की पहली वर्षा है वो 25 मई को अंडमान निकोबार में होती है। तो भारत में मानसून आगमन की पहली वर्षा अंडमान निकोबार में होती है, वर्षा 25 मई को, ये बात इसकी सही है। देखो मानसून की जो पहली दस्तक है ना साथियों वो अंडमान में ही होती है, लेकिन मुख्य भूमि पर ये 1 जून को केरल पहुंचता है। ये ध्यान रखना, मानसून की पहली दस्तक तो अंडमान निकोबार में होती है, कहां होती है? अंडमान निकोबार में होती है, लेकिन जो मुख्य भूमि है उस पर वो 1 जून को केरल तक पहुंचती है। तो 25 मई को अंडमान निकोबार में होती है, तो आगमन होती है। फिर केरल तट पर बात करें साथियों, केरल तट जो मालाबार तट है इस पर मानसून का धमाका समय है 1 जून को होता है, ये भी इसकी बात सही है, ये भी सही है। फिर है कि राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में मानसून है वो 15 जुलाई तक पहुंचता है। तो राजस्थान में बात करें जैसलमेर के क्षेत्र में वो 15 जुलाई तक पहुंचता है। यहाँ यानी कि राजस्थान में जैसलमेर तक पहुंचने में जुलाई का समय लग जाता है, जुलाई के बीच यानी कि मध्य में 15 जुलाई आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन तीनों के तीनों क्या है? इसकी सही है, तो तीन ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय और भारत की जलवायु के संबंध में उत्तर में हिमालय की उपस्थिति भारत को उपोष्ण जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। ये भी सही है कि उत्तर में हिमालय की उपस्थिति भारत को उपोष्ण जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। हिमालय ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में क्या है? दोनों के दोनों सत्य है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दर्रे दे रखे हैं, तरफ सतह दे रखे हैं, किससे जोड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं किसी चीज का, सब देख लो। देखो कोई मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उनको ज्यादा ऐड किया है। देखो बनिहाल दर्रा की बात करते हैं साथियों, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा साथियों ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से, जोजिला श्रीनगर को लेह से, शिप्रा दर्रा शहर से, शिप्रा शहर से शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा की बात करें, रोहतांग से आपको रखा रोहतास नाम का लड़का है और लेह यानी कि लेह से लेके जा रहा है कहां? मनाली घुमाने से। रोहतांग दर्रा याद दीजिएगा आपको, मनाली को लेह से जोड़ता है। फिर बात करते हैं भारत की सीमा विवाद से संबंधित, देखो एक सर्पिक विवाद है साथियों, वो गुजरात पाक सीमा पर यानी कि भारत पाक सीमा पर सर्पिक विवाद पाक सीमा पर है। फिर बात करें लिपुलेख काला पानी, ये नेपाल के साथ में है यानी कि भारत नेपाल सीमा पर, और लिपुलेख भारत नेपाल पर, और आराकानियोमा पर्वत है, जो आराकानियोमा पर्वत है ये म्यांमार सीमा पर, आराकानियोमा म्यांमार पर, लिपुलेख जो काला पानी वो नेपाल, और जो भारत म्यांमार पर आराकानियोमा। और फिर चकमा शरणार्थी विवाद ये बांग्लादेश के साथ है, भारत बांग्लादेश सीमा पर जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कथन यह दिया कि सिंधु जल समझौते के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु झेलम चिनाब है, इसका 80% जल पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है। भाई ये बिल्कुल सही है कि सिंधु जल समझौते के तहत पश्चिमी नदियों का 80% जल है वो पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है। और इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इस पर जवाहरलाल नेहरू एवं जनरल अयूब खान ने क्या किया? साइन किए थे। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ए और आर सही है, आर ए की क्या है? व्याख्या सही है। फिर बात करते हैं साथियों यहाँ दोआब नदियों के बारे में संबंधित आपको बताना है, ये किनके मध्य में स्थित है? जो बिस्त दोआब है साथियों वो वैसे बिस्त और वैसे व्यास, बिस्त दोआब व्यास और सतलज के मध्य है। बिस्त दोआब किसके मध्य है? व्यास और सतलज के मध्य। बारी दोआब है वो व्यास और रावी के मध्य है। रचना दोआब है रावी एवं झेलम के मध्य है। चार जिसको छज दोआब बोलते हैं, चार दोआब जिसको छज दोआब बोलते हैं, चिनाब और झेलम के मध्य इंपॉर्टेंट है, चार चिनाब और झेलम के मध्य। फिर बात करते हैं साथियों अन्नामुड़ी है, ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कितनी 2695 मीटर है। अन्नामुड़ी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और फिर पूछे आपको, देखो अन्नामुड़ी तो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी पूछे तो डांडा बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछे आपको तो K2 गोल्डन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं K2 ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ऊंचाई इसकी 8611 मीटर है, इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और फिर बात करते हैं साथियों यहाँ मैंने दिया है वृहद हिमालय, सब हिमालय दे दिया, लघु हिमालय, वृहद, ट्रांस हिमालय, यहाँ पर देखिए कौन सी काल से है, ये कौन सी काल से? वृहद हिमालय की बात करें तो ये क्रिटेशियस काल से, लघु हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण कौन सी काल से हुआ है? वृहद हिमालय का तो क्रिटेशियस काल, लघु हिमालय का इयोसीन काल से, ट्रांस हिमालय का मायोसीन काल से, शिवालिक हिमालय का प्लीस्टोसीन युग से। वृहद हिमालय क्रिटेशियस युग, लघु हिमालय इयोसीन, ट्रांस का मायोसीन और शिवालिक हिमालय का प्लीस्टोसीन युग, ठीक है। फिर बात करते हैं नदियों के बारे में, प्रवेश द्वार के बारे में बताना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो चीजें मिल रही है। सतलज नदी की बात करें साथियों, सतलज नदी भारत में प्रवेश कौन से दर्रे से करते हैं? शिप्ला दर्रे से, सतलज, शहर से शिप्ला।
ब्रह्मपुत्र नदी है यांग दर्रा से प्रवेश करती है भारत में, और रावी नदी है रोहतांग दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं शिवालिक ब्रह्म हिमालय। शिवालिक की बात करें, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। फिर बात करें इसकी औसत ऊंचाई 700 से 15 मीटर के बीच है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच घाटियों को क्या कहते हैं? दुनिया द्वार कहा जाता है। फिर एक प्रश्न दिया कथन ए दिया स्टेपल वीजा विवाद भारत और चीन के मध्य एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दा है। कारण आर दिया चीन द्वारा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को पासपोर्ट पर मोहर लगाने के बजाय अलग से कागज स्टेपल वीजा दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या स्टेपल वीजा विवाद भारत और चीन के मध्य एक महत्वपूर्ण कूटनीति है? तो साथियों यहाँ पर दिया कि चीन द्वारा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को पासपोर्ट पर मोहर लगाने के बजाय अलग से कागज स्टेपल वीजा दिया जाता है। तो ये देखो साथियों कि चीन अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा देता है, जो भारत की संप्रभुता के विरुद्ध होने के कारण एक बड़ा विवाद है। तो ऑप्शन दोनों के दोनों सही है, ए और बी आर दोनों सही है, आर एक की व्याख्या भी सही है। अब कर लेते हैं साथियों प्राकृतिक वनस्पति एमजेवी। इसकी मैंने अलग से क्लास डाल दी है, जिसको लगे कि हमें तो बीच में थोड़ा कम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो फुल डिटेल से इस क्लास समझ लेना, क्योंकि इसको मैं फुल डिटेल से तो नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको मैं रिवीजन करवाऊंगी। अब वैसे करवाने लगे ठीक से तो यहाँ टाइम भी लग जाएगा। तो देखो अध्ययन की दृष्टि से वनों को सामान्य 5 प्रकार बांटा गया, 5 प्रकारों में बांटा गया। वैसे कहीं 6 मिल जाता है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव वन, सुंदरी वन, डेल्टा वन जिसको बोलते हैं, इसका नाम दलदली वन इसी को बोलते हैं, बट कहीं अलग दिया हुआ है। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्धशुष्क वन। यहाँ पर जो साथियों सदाबहार वो जो अर्धशुष्क सदाबहार यहाँ पर 22 की बात करें तो 200 से अधिक होती है, यानी कि 200 प्लस लगाया तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मानसूनी वन जिसको पर्णपाती वन बोलते हैं, जिसको पतझड़ वन बोलते हैं, यहाँ जो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है मानसूनी वन। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार, वैसे कांटेदार है वैसे वर्षा कम होगी तो 70 से कम हो जाएगी साथियों, यानी कि 70 से ऊपर तो होगी नहीं, नीचे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखो कौन से उष्णकटिबंधीय शुष्क है, शुष्क में वैसे कम शुष्क तभी तो है शुष्क, और कांटेदार वन है तो यहाँ पर 70 से भी कम वर्षा। फिर पर्वतीय वन की बात करें, शीतोष्ण वन, हिमालय वन, ये भी पढ़ेंगे। मैंग्रोव वन, सुंदरी वन बोलते हैं इसको डेल्टा वन बोलते हैं, दलदली वन बोलते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको अर्धशुष्क सदाबहार वन बोलते हैं। सदाबहार वन यहाँ 200 से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। वृक्षों की औसत ऊंचाई लंबाई पूछे तो 60 मीटर है, वर्ष भर हरे भरे सदाबहार नाम है। फिर बात करते हैं साथियों विशेषताओं की, देखो कठोर लकड़ी वाले होते हैं, ये बहुत घने कठोर लकड़ी वाले, और इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अत्यंत संलग्न होते हैं ये। और देखो अर्ध सदाबहार वन की बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार आर्थिक दृष्टि से तो ये कम उपयोगी होते हैं, लेकिन पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, पर ये आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी है। फिर बात करें साथियों ये क्षेत्र आगे इनके पश्चिमी घाट का भाग, पश्चिम बंगाल, कोरोमंडल, उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह आगे। और देख लो साथियों कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये अत्यंत संलग्न होते हैं, जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ केरल की 7 घाटी इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, और 7 घाटी केरल में स्थित है, बता दिया। और ये जो भारतीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर प्रमुख जो वृक्ष है ये इंपोर्टेंट है, वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं एम्बोनी, मोगनी, ताड़, रबड़, नारियल, सिंकोना, रोजवुड और एम्बोनी, महागनी, मोगनी, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी लेंगे। देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में विचार कीजिए। देखो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अभी पढ़ा 200 से प्लस मिनट का 200 से अधिक होती है, पहले से ही। इन वनों की लकड़ी कठोर होती है, लकड़ी कठोर होती है, और ये आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी है। आर्थिक दृष्टि से तो कम उपयोगी है, देखो आर्थिक दृष्टि से तो कम उपयोगी है, लेकिन पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इनका सही है। दूसरा एम्बोनी, मोगनी और रोजवुड यहाँ के मुख्य वृक्ष है, ये भी सही है। ये सब के सब यहाँ पर इनके जो प्रमुख वृक्ष है। फिर बात करें साथियों इसी से प्रश्न ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तापमान 22 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। इन वनों की वृक्ष की जो लंबाई है वो 60 मीटर से अधिक होती है, अभी पढ़ा 60 मीटर से अधिक लंबाई होती है, याद रखिएगा। तो ये लंबाई देखो वर्षों 60 मीटर होती है, और वर्ष भर हरे होते हैं। इस और भूमि के नजदीक जो नजदीक झाड़ियां वो बेले पाई जाती है, नजदीक झाड़ियां बेले पाई जाती है, ये सब के सब ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर बात करें साथियों सेकंड नंबर पर मानसून वन, जिसको पर्णपाती वन बोलते हैं, इसको पतझड़, मानसून, पर्णपाती, पतझड़ याद रखोगे। इनको दो श्रेणी में बांटा गया, कौन कौन सी? आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, तो शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 के बीच में, शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। अब बात करें आर्द्र पर्णपाती वन में वृक्ष, देखो साथियों साल, सागवान, जिसको टीका बोलते हैं, शीशम, महुआ, आम, चंदन, और साल और सागवान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एमपी में। फिर बात करते हैं साथियों शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, यहाँ जो वृक्ष है वो बेल, प्लास और अमलतास और अक्सर बूढ़ा के। विशेषताओं की बात करें तो भारत के सर्वाधिक भूभाग पर यही वन पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं जो उत्तर भारत का मैदान भूमि दक्षिण का है, तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। फिर बात करें साथियों ये मैंने बता दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, और ये भी मैंने बता दिया। तो ये देख लो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, वैसे कांटेदार है, वैसे शुष्क है, ठीक है ना, तो वैसे ही कम होगी, क्या होगी? कम है, 70 सेंटीमीटर से कम होगी। फिर बात करते हैं साथियों ये कौन से क्षेत्र की बात करें तो कांटेदार वाले आपको काम मिलेगा, बारिश भी कम होती है, तो उत्तर पश्चिम राजस्थान तो ध्यान ही रखना आपको, और दक्षिण भारत का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र में बारिश कम होती है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन शुष्क पूछे आपको तो 70 सेंटीमीटर से कम ये क्षेत्र की बात करते हैं। पश्चिम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण भारत के वृष्टि छाया क्षेत्र, भाई ये माइंड से भी कर लोगे, आपको नहीं पड़ेगा तो भी आप करोगे। कांटेदार वन आते हैं शुष्क इलाका 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और दक्षिण भारत की वृष्टि छाया क्षेत्र वैसे समझ के कर लोगे, उत्तर पश्चिम राजस्थान ये वैसे सही कर सकते हो। देखो इसे विशेषता की बात करें तो सिमरूद में 05 वनस्पति कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पत्तियों की जगह कांटे अधिक होते हैं, और पत्तियां ऊपर से चिकनी और नीचे से खुरदरी होती है, और पानी की तरह में जड़ बहुत गहरी होती है। और वृक्ष की बात करें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में तो खेजड़ी, कैक्टस, बबूल, नागफनी और रोहिड़ा। ठीक है, फिर बात करें पर्वतीय वन, शंकुधारी वन। साथियों ये वन सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्षेत्र में जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमालय पर्वत, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब देखो साथियों अगर पूछा जाता है आपको, ये देखो पर्वतीय वन ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एक तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, एक शीतोष्ण जिसको शंकुधारी वन बोलते हैं, एक अल्पाइन वन। अब यहाँ से आपको पूछा जाता है अल्पाइन वन का आता है कि अल्पाइन वन है ये कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको वन पाए जाते हैं? जो अल्पाइन वन है चाहे तो 3500 मीटर से अधिक पूछे, 3500 से अधिक या 3600 आता है, जो 3500 से ऊपर है तो 3600 होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3500 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में। और शीतोष्ण शंकुधारी वन है वो 1500 से 3500 आता है, तो भी सही है। एनसीईआरटी की बुक में 1500 से 3000 लिखा हुआ है, 9th की बुक में, और बाकी बहुत सारी बुकों में आपको 1500 से 3500 मिलता है, ये भी आपका सही है। तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर्स, स्प्रूस, शीट आदि पाए जाते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, वृक्षाल, ओक और चेस्टनट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें मैंग्रोव वन, जिसको ज्वारीय वन बोलते हैं, जिसको दलदली वन भी बोलते हैं। इस इलाके में उगते हैं जहां देखो जमीन बहुत उपजाऊ होती है और जमीन दलदली जैसी होती है, दलदली वन है, नाम मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन। और पानी जमीन में क्या, पानी जमीन में भरा रहेगा, और जो पेड़ है वो सीधे जमीन में नहीं जाएंगे, सीधे जमीन में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? पानी में रहेंगे, पानी में होंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाता है कोई प्रश्न पूछ के क्या बाहर होते हैं, बाहर में पानी होती है। ठीक है, तो बात करें मैंग्रोव वन की क्षेत्र, देखो डेल्टा भागों में सुंदरवन, महानदी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप के तटीय भागों में। विशेषता की बात करें तो ये लवण सहने वाली वनस्पति है, ये सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक है। पुरानी लहरों से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं वनों का होता है, सुनामी लहरों से क्या बोल दिया, सुनामी लहरों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है मैंग्रोव वनों का। ठीक है, फिर बात करें इंपॉर्टेंट लाइन कि भारत में विश्व के लगभग 7% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र का। और फिर बात करें साथियों देखो यहाँ के प्रमुख वृक्ष देखो सुंदरी और ताड़ इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, दलदली वन जिसको बोलते हैं, यहाँ के वृक्ष की बात करें सुंदरी ताड़, इसके अलावा एगार, नारियल भी है। और ये घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबती रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। पौधों की जड़ें पानी में डूबती रहती है, ना कि बाहर रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष वन पाए, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है जिनसे। अब ये आपको ताड़, क्योड़ा ये भी पूछा जाता है, एगार, नारियल या फिर सुंदरी ताड़, ये सब के सब मैंग्रोव वन है। ठीक है, प्रमुख इनके वृक्ष है। मैंग्रोव वन का आरोही क्रम आपको पूछा जाता है, देखो
सबसे ज्यादा कहां मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, अंडमान निकोबार में। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, देखो पूछा नहीं गया, मैंने बनाया एक प्रश्न, देखो मैंग्रोव वन की विशेषताओं के संदर्भ में पूछा है। ये वन सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। अभी पढ़ा सुनामी, ये सुनामी लहरों से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं वनों को होता है, और ये सुनामी के प्रभाव को देखो कम करने में सहायक होता है। ये लाइन से है। सुंदरी और ताड़ यहाँ के वृक्ष है, देखो सुंदरी, ताड़ से एगार, नारियल, इसके साथ में क्यों है ना नारियल। और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ये भाई साहब गलत है, क्योंकि सर्वाधिक पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ध्यान रख लो। ये नदियां के डेल्टा ज्वार क्षेत्र में विकसित होती है, सब सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। कुछ और भी प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वन है लगभग 7% भाग में पाया जाता है, ये भी सही है। मैंग्रोव वनस्पति में पौधों की जड़ें हमेशा पानी से बाहर रहती है, ये गलत है, पानी के अंदर रहती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरवन की वृक्ष की प्रधानता के कारण सुंदरवन के नाम से जाता है, ये भी सही है। फिर बात करते हैं साथियों, ये राष्ट्रीय उद्यान आ गए, ये चीजें तो करवा दी है, अभी मैं इसको नहीं करूंगा। और सारी क्लास कैसी लगी आप बताना मेरे को, क्योंकि इस क्लास में बहुत मेहनत लगी है। एक क्लास में कम टाइम में एग्जाम का टाइम नहीं रहा हो जाए, ठीक है ना। और कोशिश अभी देखो, अभी मेरा तो ये मन था कि लास्ट क्लास हो, अभी एग्जाम टाइम में तो लास्ट क्लास हो तो बहुत अच्छी बात है, जो आपके पास मैटर है उन्हीं से आप पढ़ लो। और लास्ट टाइम में जब रहेंगे ना एग्जाम जिनका संडे को है मान लो या मंडे को है ना, तो दो तीन तो साथ ही मत ही पढ़ना, 2 दिन। मैं टेलीग्राम पे भी ना ऐसे करूंगी, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हो कि हमारी क्लास लगा दो तो उनके मैं प्रश्न करवा दूंगी टेलीग्राम पे ना, एग्जाम से पहले जितने हो सकते हैं प्रश्न से बन जाएंगे प्रश्न, ऐसी बात नहीं है। फिर सभी को तो साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम के दिन बचे ही नहीं है, 4-5 दिन रहे लास्ट मान के चलो, तो ज्यादा दिन नहीं बचे, तो एक बार अपना राजस्थान ज्योग्राफी का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न या टॉपिक जो भी है उनका मैं आपको इनका रिवीजन करवा देती हूं। तो सबसे पहले सब टॉपिक करने वाले, इससे पहले हम अपने कर लेते हैं राजस्थान को जो सामान्य परिचय है, जो भौतिक विभाजन है, तो ठीक है ना, यहाँ से अपने कर लेते हैं फटाफट करने वाली बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होगी। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर है, और कर्क रेखा बाकी की 8 राज्यों से गुजरती है। मैं फटाफट करवाने वाली चीजें बेसिक है, सब पता भी होगा, फिर रिवीजन है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा की बात करें साथियों, सीमा गुजरात एमपी से बनाते हैं, सीमा लगता है। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल के समान, राजमहल की आकृति तिलक के समान है। जैसलमेर की बात करें तो अनियमित बहुभुज सफेद बहुभुजाकार आकृति, उक्रोली की बात करें तो बदकाकार है। और राजस्थान के सबकी शिलालेख में तो बसंतगढ़ शिलालेख में सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख है जो बसंतगढ़ सिरोही में, और ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवट कहा गया, रामायण में वाल्मीकि ने रूपांतर कहा गया है। राजरूपक में मोनोथेलियन सीरीज में राजस्थान के लिए शब्द का उल्लेख मिलता है, तो राजरूपक में मोनोथेलियन सीरीज में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद पूछे तो कोई संख्या दिया चल हो जाएगा। अब देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछे आपको, यानी कि कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920, इसमें से अंतरराष्ट्रीय 1,70, अंतर्राज्यीय 4,850, तो 1,70 और 4,850 कुल स्थलीय सीमा कितनी होगी 5,920। ठीक है, अब बात करें राजस्थान का देशांतर अंतराल पूछे 8 डिग्री राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920, और जिले में पाकिस्तान से जुड़ने वाली सीमा 1,70 किलोमीटर है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़ने वाली कितनी 1,70, और जो लगभग 18% राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा का कितना 18% हो गया। ठीक है, और राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का 32% तो गंगानगर, और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव पूछे तो नामकोला मेटा नागौर है, और उत्तरी गांव गंगानगर में कोना गांव है, और बांसवाड़ा में इधर बात करें बोरकुंड, ये दक्षिण में हो गया बोरकुंड गांव, उत्तरी में कोना, और इधर पश्चिमी कौन सा विकट और पूर्वी में सिलावट गांव। फिर बात करते साथियों कि अगर पूछे आपको कि अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखा बनाने वाले ऊपर से चलोगे ना तो श्री गंगानगर बनाएगा, अंतरराज्यीय बनाएगा, अंतरराष्ट्रीय भी बनाएगा। इधर नीचे आओगे तो दक्षिण और बाड़मेर है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बनाते हैं। ठीक है, फिर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर से समाप्त होती है। वर्तमान राजस्थान में कुल संभाग वापस 7 है, जयपुर, जोधपुर, भटपुर और उदयपुर और अजमेर, कोटा, बीकानेर। ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में 7 वाले संभागों की संख्या 7 वालों की 2 है, जैसे जयपुर के 7 है और उदयपुर के, ठीक है, ये दो संभाग। नेक्स्ट देखो कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है वो हिंदुल कोट गंगानगर से बांका से बाड़मेर तक है, और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,240 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितनी बार पूछा गया, राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल लगभग 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रफल 38,401, और रेड क्लिफ की राजस्थान के साथ कुल जो सीमा वो 1,70 किलोमीटर। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मुख्य गांव पूछे तो गगराना है, और वैसे सामान्य रूप से मध्य गांव लापोलाई जमुनापुर। और मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक पूछे तो विलियम फ्रैंकलिन आगे। और राजस्थान में लंबाई व चौड़ाई के मध्य का अंतर कितना है तो 43 किलोमीटर। धौलपुर की सीमा यूपी एमपी दोनों से लगती है, ठीक है ना। और आपको पूछे कि यूपी से धौलपुर की सीमा लगती है, बताओ आपको राज्य कौन से जिससे धौलपुर की सीमा लगती है, यूपी और एमपी। राजस्थान के दक्षिणतम उत्तरी छोटी में 7.9 डिग्री, और राजस्थान के राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति तो जॉर्ज थॉमस है, और किस देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है 73 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर बात करें साथियों कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी। राजस्थान की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य में लगती है, एमपी से 1600 किलोमीटर लगती है, सबसे ज्यादा एमपी से। राजस्थान की राजधानी जयपुर किस समिति की सिफारिश से बनाई गई तो पी सत्यनारायण राज समिति, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है तो जैसलमेर। और भारत में राजस्थान की भौगोलिक नेक्स्ट है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखो, भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो यहाँ उत्तर और पश्चिम ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहां पर है तो उत्तर पश्चिम साइड में राजस्थान की स्थिति है। देखिए फिर एशिया के संदर्भ में वेरी इंपोर्टेंट, एशिया के संदर्भ में है दक्षिण पश्चिम और भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम है। ठीक है, और राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट मुख्यालय बीकानेर, दूर पूछे तो धौलपुर। ठीक है, ये दिखने का क्या सर्वाधिक निकट पूछे मुख्यालय बीकानेर, दूर पूछे तो धौलपुर आ गया। फिर बात करते हैं राजस्थान के 4 जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, तो वो कौन से हनुमानगढ़ आ गया और धौलपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया और डीग आ गया। और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, अंतर दोनों में देखो पूर्व से पश्चिम की 869 है, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 और उत्तर से दक्षिण अंतर है 43 किलोमीटर। जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है तो 1266 गुना, और राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है, वायव्य कोण में। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी। और किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को कोण से पुस्तक का है टीएस हैंडले ने वाल्मीकि ने राजस्थान का नाम दिया। मुरुकांत राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना गुना अधिक है, लगभग 5 गुना। न्यूनतम नदियों वाला संभाग पूछे तो बीकानेर सबसे कम नदियों वाला। फिर बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय क्षेत्रफल का कितना भूभाग है 10.21, और पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के जिलों में सबसे छोटा जिला फ्लोदी, और अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के 5 जिले श्रीगंगानगर बीकानेर फ्लोदी न्यूनतम सीमा वाला सर्वाधिक सीमा वाला या जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है, और ये लो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पंजाब 89 किलोमीटर आता है, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 870, एमपी 1600 से ज्यादा सर्वाधिक आता है, न्यूनतम पंजाब और गुजरात 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझा भी रखा है मैंने, अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि फिर से आपको समझाऊं। ठीक है, और किस अक्षांश को राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है तो 60 डिग्री अक्षांश को। और राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी तक विकर्ण की लंबाई कितनी 850 किलोमीटर, पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित धौलपुर आ गया। और हरियाणा से देखो 8 जिले लगते हैं, और राजस्थान के ईशान कोण से नृत्य कोण के बीच विकर्ण की दूरी 784 किलोमीटर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से दोनों से लगती है वो बाड़मेर। और कोटा चित्तौड़गढ़ है, ये एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाती है। राजस्थान का राज्य का सबसे उत्तम बिंदु पूछे दूसरी कन्या सामने राजस्थान। बाकी इसमें देख लेते हैं, देखो अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो सीमा से बाड़ी बनाने वाले जैसे में 464 किलोमीटर न्यूनतम फ्लोदी 9 डाटा अभी तक। और अंतरराष्ट्रीय की बात बाड़ी जलावड़ बनाते 520 किलोमीटर और न्यूनतम बाड़मेर 14 किलोमीटर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा देखो श्रीगंगानगर पाकिस्तान और पंजाब से बाड़मेर है वो पाकिस्तान और गुजरात से। ठीक है, और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3 है, बीकानेर फ्लोदी जैसलमेर। और मोस्ट इंपोर्टेंट देखो कुल जिले 41 है, और कुल सीमावर्ती बनाने वाले 28, कुल आंतरिक जिले वाले 13, कुल अंतरराष्ट्रीय 5, कुल अंतरराज्यीय सीमा 25, और केवल अंतरराष्ट्रीय वाले 3, केवल अंतरराज्य वाले 23 है, और अंतरराष्ट्रीय
राज्य वाले 2 आगे बाड़मेर और गंगानगर। और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमावर्ती देखो पानी के साथ बनाते हैं जोधपुर, बालोतरा, जालौर, शिरोई, उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर। और जयपुर के साथ सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दौसा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड। ये राजस्थान का अक्षांश विदेशांत ये मैंने बताया, फिर से देख लो आप। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों साइड उत्तरी अक्षांश होने की गलत दे दिया आपको। वहां पर अंतर पूछे 60 डिग्री 9 मिनट। और आपको पूछे कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित, और ये अंतर पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो ये चीजें भी आपकी हो गई। और ये सब मैंने बताया। राजस्थान का उत्तरी गांव कोड़ागांव है, गंगानगर में, दक्षिणी गांव बोलपुर, बांसवाड़ा में, पूर्वी गांव सिलावट, धौलपुर में, पश्चिमी कटरा, संजय में, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव रामपुरा में, तनागौर में, पतंगाकार, विषम को राजस्थान की आकृति, राजस्थान के कुछ सीमा आ गई है। और इधर ये चीजें आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये भी आ गई, करौली की आकृति वगैरह सब। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होगा कि जैसे मेरे को राजस्थान का मान कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, सुनहरा शहर कहते हैं, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, बूंदी को बावियों का शहर, छोटी का सीकोटा, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, और उद्यानों का शहर, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, और भिलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी आ गया। राजस्थान की डांग की रानी, गोपाल पाल प्राचीन नाम है इसका। ठीक है, ये चीजें तो नाम तो सब आप कर ही लो। ये थोड़ा सा देख लो, ये जो जिले हैं ना, देखो प्रारंभ में 25 जिले थे, 5 संभाग थे, वर्तमान में 41 जिले, 7 संभाग है। ठीक है, और 24 अप्रैल 1905 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभाग की व्यवस्था बंद कर दी गई। और फिर देखो ये मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता ध्यान रखना, वादी कार्यकाल वाले। और 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभाग की व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, और ये कहीं 15 जनवरी में 26 जनवरी की जगह 1987 में जयपुर से अलग कर अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को भरतपुर को नया 7वां संभाग बनाया गया, जयपुर और कोटा से पृथक करके, और इनके समय मुस्लिम राज्य के समय। और 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनाए गए, सिक्कर, पाली, बांसवाड़ा, जो इनको बनाए तो गए थे तब निरस्त कर दिए गए। कब? 29 दिसंबर 2024 को 3 नए संभागों को जो बनाए गए थे इनको निरस्त कर दिए गए। सीएम वज्रराज सिंह समिति, ललित के पवार समिति। ठीक है, वर्तमान में भी अब 7 ही संभाग है, 21 जिले हैं। ये संभाग देख लो, 7 संभाग। बीकानेर, ठीक है ना, इसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ऊपर वाले कोई दिक्कत बीकानेर के पास वाले। कोटा में भी देखो, बीकानेर में 4 जिले, कोटा में 4 जिले, 7 जिलों वाली बात है, 7 जिलों वाले 2 है, उदयपुर और जयपुर। ठीक है, और अजमेर वाले 6 जिले, और सबसे ज्यादा जोधपुर में 8 जिले। ठीक है ना, तो कोटा में कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़ सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो गया। और न्यूनतम नदियों वाला बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, बीकानेर कहां गया ये रहा। और फिर बात करते हैं जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरमौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। जोधपुर में जोधपुर, लोधी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर, भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, जींद आ गया। जयपुर में जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेतर, तिगारा, कोटपुतली, बहरोड आ गया। अजमेर में अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन। फिर बात करते हैं साथियों इस पेज पे आप ये पढ़ना। ठीक है ना, देखो बात करते हैं सबसे प्राचीन जो बात है अरावली की। तो अवशेष पूछे अरावली गोंडवाना की है। निर्माण देखो प्राचीन के पठार से है, अरावली का प्राचीन के पठार से है। और कौन सी युग की है अरावली? प्री कैम्ब्रियन युग की कितनी बार पूछा गया है। उपनाम की बात है तो अरावली का मेरू तो सबसे प्राचीन ये है। और नवीनतम की बात है 4th नंबर। देखो पहले सबसे प्राचीन क्या है अरावली, सेकंड नंबर पे आती है हड़ौती का प्रदेश, दक्षिण प्रदेश भी बोलते हैं, पठारी प्रदेश, 3rd नंबर पे पूर्वी मैदान, और लास्ट में आता है थार का राजस्थान जो 4th नंबर पे नवीनतम है उसके प्रदेश बोलते हैं। तो गोंडवाना से अवशेष अरावली के प्राचीन पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग से है ये। और उपनाम का मेरू है। बात है अरावली में साथियों क्षेत्रफल 9% अरावली का क्षेत्रफल कितना 9%, जनसंख्या कितनी निवास करती है 10%, और वर्षा 50-80 सेंटीमीटर। और मृदा की बात अरावली में लेटेराइट या पथरीली मिट्टी और जलवायु उपादान और शुष्क दोमट वनस्पति पाई जाती है। और सबसे प्राचीन ये अरावली है। सेकंड नंबर पे बात है तो सेकंड नंबर पे हड़ौती का पठार। और अवशेष गोंडवाना लेंस के और प्राचीन पठार से निर्माण होता है। और कौन से युग की है हड़ौती का पठार, कौन से युग का है? क्रिटेशियस युग की है। और बात है हड़ौती के पठार का नाम है माल। और क्षेत्रफल 6.89% और जनसंख्या निवास करती है 11% और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। काली या तो हड़ौती के पठार की बात है तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली या चिकनी। और जलवायु अति आर्द्र सामान्य सदाबहार वनस्पति। और दूसरा प्राचीन ये हो गया सबसे प्राचीन की बात है तो अरावली है और सबसे प्राचीन। 3rd नंबर पे आता है साथियों पूर्वी मैदान 33 सागर के अवशेष और उत्तर का मैदान का निर्माण। और युग की बात है तो प्लीस्टोसीन युग का। और यहाँ पर उपनाम की बात है पूर्वी मैदान की खादर। और 23% क्षेत्रफल और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर रोग या दोमट मिट्टी और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वनस्पति मानसून पतझड़। और तीसरा प्राचीन हो गया। फिर बात करें नवीनतम लास्ट में ये थार 4th नंबर पे थार का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश बोलते हैं। 33 सागर के पाई जाती है। उत्तर का मैदान के निर्माण प्लीस्टोसीन युग। देखो आपको पूछे, देखो लास्ट वाला 3rd और 4th है, दोनों की बात करें तो दोनों का युग प्लीस्टोसीन युग ध्यान रखना। और ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। ठीक है, उपनाम की बात है मिस्र का मरु है। और क्षेत्रफल ये सबसे ज्यादा 61.11% क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। देखो जो पूर्वी मैदान है या 23% पे देखो कितनी 39% करती है। यहाँ तो 61.11 पर 40% निवास करती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या देखो 39% यानी कि 23% पे पूर्वी मैदान करती है। और वैसे ये 40% है तो ये 61.11 पर करती है। और वर्षा 0.50 सेंटीमीटर। मृदा की बात है तो थार के रेगिस्तान में 3 ब्लू सुस्त जलवायु पाई जाती है 0.7 वनस्पति। और चौथा प्राचीन युग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज फिर से आप देख लो। ये देखो साथियों हरिवंश सक्सेना है, इन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में 4 प्रदेशों में बांटा है। पश्चिमी उत्तरी प्रदेश, थार का मुस्तर, मरु जिसको बोलते हैं अरावली प्रदेश, जिसको मेरू बोलते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको जलोढ़ खादर बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है ना, तो ये देखो 4 हरिवंश सक्सेना पूछे, चाहे एक एक तिवारी। तो जो सबसे पहले राजस्थान थार का रेगिस्तान पश्चिमी उत्तरी प्रदेश साथियों, राजस्थान में पश्चिमी उत्तरी प्रदेश कहते हैं इसको थार का रेगिस्तान। और विस्तार पूछे तो 16 जिलों में है, जिसमें सिरोही शामिल नहीं है। देखो मैंने इस तरह से लगाई हुई है, यहाँ पर जो रेड कलर का सिरोही इसमें ये शामिल नहीं है। 16 जिलों में विस्तार है। गंगानगर, हनुमानगढ़, ये देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, आगे सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा आपको पूछे जा सकते हैं। जालौर, पाली, ब्यावर, जोधपुर, यानी सिरोही शामिल है, सिरोही शामिल नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो देखो इधर की बात करें ना तो ये पश्चिमी अरावली है ना, ये पश्चिमी जो अरावली है इसके पश्चिम में स्थित जिले तो 17 आगे सिरोही भी ऐड हो रहा है, यानी कि इस 17 में से सिरोही है नहीं, 16 जिले आते हैं इसमें। ठीक है, तो अरावली के पश्चिम में स्थित 17 जिले सिरोही अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मुस्तलिया नहीं। तो ये मुस्तलिया नहीं है। ठीक है, ये अरावली के इधर तो है पश्चिम में, मुस्तलिया का विस्तार लगाता है पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है सिरोही जिला, थार रेगिस्तान पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में शामिल नहीं है। फिर बात करें साथियों थार का रेगिस्तान पश्चिमी उत्तरी प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में 61.11% थोड़ी देर पहले पड़ा था। 61.11% बाग रेगिस्तान है। राजस्थान के 1,73,000 किलोमीटर के अलावा पश्चिमी उत्तरी प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम है। और क्षेत्रफल की बात करें 75 लाख यानी कि 2/3 भाग 61.11%, लंबाई 140, चौड़ाई 300, ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रमुख झील पंचभद्र सबसे खारी जो सबसे भारत की सबसे खारी झील। और प्रमुख नहर की बात करें तो IGNP आ गई, राजस्थान जीवन रेखा इसको कहते हैं। प्रमुख बांध की बात करें प्रमुख नदी नून नदी आ गई और जिसको थार की गंगा कहते हैं। पिछले दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। ठीक है, और थार का मुस्लिम विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक आबादी सर्वाधिक जैव विविधता वाला मुस्लिम हो गया। और यहाँ सदी चलाने पाई जाती है, कोयला पेट्रोलियम पाई जाता है। पश्चिमी उत्तरी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला जिला है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया। और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने उत्तर प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र चीनी यात्री रेगिस्तान इस प्रदेश को गुजरात का है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना मुस्लिम का विस्तार मुस्लिम रेगिस्तान का मार्च कहलाता है और इसलिए नाचना गांव जैसे प्रसिद्ध है। फिर बात करें साथियों पश्चिमी मुस्लिम को दो भागों में बांटा गया, शुष्क मुस्लिम प्रदेश और शुष्क मुस्लिम प्रदेश। शुष्क मुस्लिम की बात करें तो 0.25 सेंटीमीटर बालू का स्तूप, यहाँ पर जो बालू का स्तूप युक्त है वो 58.50% बालू का स्तूप मुक्त है, यानी कि 41.50 है। और शुष्क मुस्लिम की बात करें तो यहाँ गग्गर का मैदान और शेखावटी कांतरिक प्रदेश, नागौर, भूमि, गोंडवाना प्रदेश आता है। शुष्क प्रदेश की बात करें तो महान मुस्लिम प्रदेश भी कहते हैं। वर्षा यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर शुष्क मुस्लिम में, और शुष्क मुस्लिम में 25 से 50 सेंटीमीटर। और मिट्टी की बात शुष्क प्रदेश में तो रेतीली बलुई। और क्षेत्र की बात अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के पूर्व 25 सेंटीमीटर रेखा तक है। ठीक है,
विशेषता की बात करें तो तापमान निम्न वायु पाया जाता है और परिणाम आंधी लू बबूलिया ये सब यहाँ पर वाष्पीकरण की अधिक वाष्पोषण की अधिक होने से वादी जैसलमेर में और सम जैसलमेर वनस्पति न्यूनतम वर्षा वाला जिला आ गया और जिले ये आते हैं जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर फ्लोदिया आ गया अन्य जिले गंगानगर मालवा चूरू नागौर बालोतरा। तो इनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जलन नलकूप क्या है, आंकल जो वुड फॉल स्पाइक है, क्या बात है, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो अब बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त रही क्षेत्र 41.50% है जो कि फ्लोदी पोखरण जैसलमेर बालोतरा के मध्य फैला हुआ है, ठीक है। अब बात करें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.50% है जो पश्चिमी उत्तर का भाग है और स्वादिक बालू का स्तूप जैसलमेर। अब बात करते हैं अर्धमुस्तली अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क मुस्तली प्रदेश राजस्थान का बांगर जिसको बोलते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश इसे बांगर भी कहते हैं, प्राणी जलोढ़ क्षेत्र बांगर जिसको प्राणी जलोढ़ होती है वो बांगर मिट्टी और नवीनतम वाली को खाद और वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर मिट्टी की बत्ती भूरी रेतीली दूसरी मृदा सिरोजन मृदा वनस्पति क्षेत्रीय वनस्पति उद्यान क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिम 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक फैला हुआ भाग है और इसमें अर्धशुष्क प्रदेश में जो जिले आते हैं सिक्कर चूरू नीलवाना कुचामन नागौर जोधपुर पाली जालौर हनुमानगढ़ बालोतरा गंगानगर बराबर और अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया साथियों। कौन-कौन से देखो 4 देखो बात करते हैं साथियों, ये देखो मैंने यहाँ पर भी रंगीन कर रखा है, ये येलो कलर का गग्गर का मैदान आ गया, फिर सिखावटी कांतिक बाग फिर नागौरी कौचूमी फिर गोंडवाना का प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं गग्गर का मैदान जिसे गंगानगर जिस जिले कौन सा गंगानगर हनुमानगढ़ इसे बगिया काटी का मैदान भी कहते हैं और राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है और गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र पाटनाली हो गया और एक नाली बहेड़ की नस्ल भी है और प्रमुख नहर की बात करें तो यहाँ पर ये कौन-कौन सी इंदिरा गांधी नहर हो गई, गंगा नहर परियोजना, नोवर नहर परियोजना, राजीव गांधी नहर परियोजना की ना और प्रमुख जिले कौन सी तलवाड़ा जिले प्रमुख ध्रुव जिला और इस मैदानी भाग में आईजीएनपी नहर परियोजना में सेम किसमें पाई जाती है, सेम किसमें ये सब चीजें आपको पढ़ने के उपाय है, ये तो कोई वो नहीं है। फिर बात करते हैं सिखावटी कांतिक बाग, सिखावटी क्षेत्र है बात की औसत ऊंचाई कितनी है 450 मीटर, विस्तार कौन सी जिलों में चूरू जुनून सिखावटी का ही होगा, इसके साथ नीलवाना कुचामन और ये क्षेत्र राजस्थान उत्तरी पूर्वी भाग में है। विशेषता की बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर क्षेत्र है और इस क्षेत्र में नदियां जमीन के नीचे से प्रवाहित होती है, जमीन के नीचे से प्रवाहित होती है, ऊपरी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। और बात करें साथियों यहाँ पर कि सिखावटी क्षेत्र में देखो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कांटी नदी है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ना वो कहलाता है तोरावटी सिखावटी का और घास के मैदान पाए जाते हैं क्षेत्र में वो भीड़ कहलाते हैं, कच्चे कुएं को जोड़ कहते हैं, पक्के कुएं को नाला कहते हैं और ऐसा तालाब को सरोवर कहते हैं और प्राचीन काल नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ मिट्टी का मैदान बांगर कहलाता है और इसलिए सिखावटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश भी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खादर, नवीनतम होती है वो खादर और पुरानी होती है वो होती है बांगर। ये चीज यहीं पर है, शॉर्ट में लिखी हुई है, देख लो इनको। फिर बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि की, साथ नागौरी उच्च भूमि उत्तर प्रदेश में नागौरी उच्च भूमि आता है जिसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर विस्तार से सिखावटी प्रदेश में बेसिन के मध्य नागौरी नीलवाना कुचामन पाली में विशेषता क्या है नागौरी उच्च भूमि की। इस क्षेत्र में माइक्रोसिस्ट चट्टान पाई जाती है, खारी लवणी चट्टान, इस चट्टान से खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है, चट्टानों में एक नमक उत्पादन कार्य होता है और इस क्षेत्र में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, इसे बांका पट्टिया हौज पट्टी भी कहा जाता है, इसका विस्तार अजमेर से नागौर के विस्तृत है और इस क्षेत्र में फ्लोराइड की दिक्कत से फ्लोरोसिस रोग पाया जाता है, इस रोग से दांत पीले पड़ जाते हैं, इस रोग से हड्डी में क्या रहता है टेढ़ा बना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नागौर उच्च भूमि में ये पहाड़ियां आगे साथियों कौन-कौन से जाइल की पहाड़ी आगे फ्लोराइड प्राप्त होता है इसमें जो कि नागौर में डेगाना की पहाड़ी नागौर में जटन प्राप्त मकाना की पहाड़ी से संगमरमर प्राप्त होता है नीलवाना कुचामन में और वालोर की पहाड़ी की बात नागौर में जिसम प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं गोंडवाना प्रदेश, लूनी प्रदेश, इसे लूनी बेसिन लूनी ज्वाई बेसिन कहते हैं, यह क्षेत्र लूनी और ज्वाई नदी बेसिन क्षेत्र का भाग है, यह अर्धशुष्क प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है और विस्तार बात करें पाली बालोतरा जालोर बाड़मेर जोधपुर में हो और विशेषता रोहित और बाणगंगा और यमुना के बीच का भाग है। तो यहाँ पर ये सब लिख रखे हैं मैंने। नहर लूनी बेसिन क्षेत्र में दलदली भाग नहर कहलाता है जालोर और बालोतरा में और लवणी आबादी की बात करें तो इस बेसिन क्षेत्र में लवणी आबादी पाई जाती है, बालोतरा जालोर में रोही की बात करें लूनी नदी और अरावली के मध्य क्षेत्र को रोही कहते हैं और इनसे मरुस्थल में अपरदन के बाद शेष रही जो चट्टानिया पहाड़ी भाग है उसको इनसे कहते हैं। बजादा की बात करें तो शुष्क क्षेत्र के पर्वतीय भाग में जोड़ पंख का मैदान है। फिर गोडाउन प्रदेश के प्रमुख पर्वत पहाड़ियां देखो इसमें आती है 56 की पहाड़ियां जो बालोतरा में है और मोकलसर से सिवाना के बीच में स्थित है 11 की पहाड़ियां और 56 का मैदान बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ में। और यहाँ पर बात करें साथियों तो जो रैलेट चट्टानें हैं इसमें ग्रेनाइट भी पाया जाता है और इसमें ग्रेनाइट की क्या होती है अधिकता पाई जाती है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। 56 की पहाड़ियों में पिपलूद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। सेंद्र अडावर में सर्पाकार चट्टानी मौजूद है। फिर नाकोड़ा पर्वत की देखो 56 की पहाड़ियां बालोतरा में, 56 की पहाड़ियां बालोतरा में, नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में, हल्देश्वर पहाड़ी भी कहां पर हल्देश्वर की पहाड़ी भी बालोतरा में। तो नाकोड़ा पर्वत की बात करें राजस्थान में क्या कहते हैं मेवानगर कहते हैं साथियों क्योंकि प्राचीन एवं पवित्र धार्मिक स्थल है और इस पर्वत पर जैन मंदिर प्रसिद्ध है, का मंदिर है जैन मंदिर ये प्रसिद्ध है जिसे काल भैरव का कहा जाता है पार्श्वनाथ का मंदिर। फिर बात करते हैं हल्देश्वर महादेव की जो हल्देश्वर की जो पहाड़ी है ये बात बालोतरा में पिपलूद गांव मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं पिपलूद गांव में, ठीक है। और शिवाना दुर्ग मारवाड़ की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी है और हल्देश्वर में शिव मंदिर स्थित है। फिर बात करें साथियों जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में है और ये पहाड़ियां अरावली का पश्चिमी भाग है और इन पहाड़ियों में जालोर बाकर हो गया, इसराना बाकर हो गया, पूछे गए प्रश्न है जालोर बाकर इसराना बाकर रोजा बाकर नामक चोटियां पाई जाती है जसवंतपुरा की पहाड़ी में जालोर में। और बाकर की पहाड़ियां कहां सिरोही जिले में है। जसवंतपुरा की पहाड़ी में सुंदर माता का मंदिर है, बालू बहन खोला गया है। ये चीजें मैंने बता दी फिर भी मैं यहाँ एक बार नहीं पढ़ने वाली क्योंकि जो चीजें हैं ये चीजें देख लो आप किस मैंने पहाड़ियां भी है जैसे आपको पूछे कालीमा पहाड़ी बाबर नीचे की पहाड़ी पूछे बाबर में ग्लास मगरा की पूछे तो बालोतरा में नरसिंहपुर पहाड़ी पाली में, ठीक है। तो अब अपने करेंगे साथियों देखो बालू का स्तूप जो दोरे है जिसको दहियन टिब्बे बोलते हैं तो बालू का स्तूप पूछे तो ये रेत के टिल्ले है, इसको दोरे भी कहते हैं। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मृत मिट्टी की अपरदन निक्षेपण से बनते हैं और गतिशील दोरों को जैसलमेर में क्या कहते हैं दरियन कहते हैं। अब साथियों बात करते हैं बालू का स्तूप के प्रकार की। देखो यहाँ से भी प्रश्न देखो पहले तो काफी प्रश्न बनते थे और कई बार आ जाते हैं तो इनको थोड़ा छोड़ना है, इनको भी देख लो आपने कोई भरोसा नहीं कहां से क्या प्रश्न बने। तो पवन की गति के अनुसार देखें तो एक तो आकृति के आधार पर कौन-कौन से पवन की गति जिस हिसाब से गति उस हिसाब से देखो अनुदैर्ध्य पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप हो गया और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो गया पवन की गति के अनुसार है और अवरोधी बालू का स्तूप हो गया। फिर बात करें आकृति के आधार पर कौन-कौन से सीप हो गया और तारा बालू का स्तूप हो गया और पैराबोलिक जिसको परवलयाकार बोलते हैं। देखो अब बात करते हैं साथियों पवन की गति के आधार पर जो सबसे पहले अनुदैर्ध्य पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप पूछा गया प्रश्न पवनों के समानांतर यानी कि अनुदिश बनते हैं जो समानांतर बनते हैं ना वो अनुदैर्ध्य पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप कहलाते हैं और इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। और ये बालू का स्तूप की बात करें तो जो द्वस्त्रवती नदी है ये इन घाटी में मिलती है। फिर बात करते हैं साथियों कि ये सर्वाधिक पूछे आपको कि अनुदैर्ध्य या पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप से ज्यादा कहां मिलते हैं तो जैसलमेर और बाड़मेर में मिलते हैं। हां और फिर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें तो पवनों की दिशा के समकोण जैसे पवन चलते उसके समकोण बनेंगे और लंबवत बनने वाला बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और पुंगल बीकानेर के चारों सूत्रगढ़ गंगानगर चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप की बात करें तो ये किसी अवरोधी झाड़ी पेड़ पहाड़ी के कारण बनते हैं पुष्करनाथ पहाड़ में मिलते हैं। फिर बात करें साथियों आकृति के आधार पर देखो सीव अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ये जो सीप है ये कौन से अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। फिर देखिए पवन की ये भी समानांतर विकसित होते हैं जैसे अनुदैर्ध्य पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप है पवनों के समानांतर अनुदिश है ना जिसे रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। पवन की गति के आधार पर जो सीप है पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। तारा बालू का स्तूप साथियों देखो ये सबसे ज्यादा जो मिलते हैं तारा बालू का स्तूप ये मोहनगढ़ पोखरण जैसे में श्रुतगढ़ गंगानगर में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये।
पैराबोलिक प्रबलाकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। हवा के रुख के विपरीत विपरीत, जैसे हवा के रुख उसके विपरीत बनेंगे, वो भी अंग्रेजी के युवा काल में विकसित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक ऊंचे बालू का स्तूप मिलते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा ये मिलते हैं। फिर बात करें साथियों, एक ये देखो पवन की गति के अनुसार एक और है बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इस तरह का अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक गतिशील है। अब ये थोड़ी सी शब्दावली देख लो, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखो रेंग, ये मिश्रित मरुस्थल है, बालू का रेत, बालू रेत हो गया, कंकड़ पत्थर से ये मिश्रित रेत मरुस्थल हो गया। तल्ली पोखर के रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का मीठा जल हो गया। बालसन क्या पर्वतों चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने वाली जो झीलें बनती है उसे वो है बंगुड़िया, तो पता ही है, जो यानी कि वायु के बमर चक्रवात होती है, मिट्टी जो आता है ना बंगुड़िया। तली मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे जो भाग होता है नीचे वाला उसको तली कहते हैं। थड़ी बीकानेर और गंगा नदी का ऊंचा भाग है, वो लुनी नदी के उत्तर में वो थड़ी है। डांड, बालू का स्तूप में वायु की रगड़ से बनते हैं, जो गर्त बनते गड्ढे से वो डांड होते हैं। पीवड़ा एक सांप है साथियों, जो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाया जाने वाला जहरीला सांप पीवड़ा। डंक ना मारकर सोए हुए व्यक्ति के सांस के साथ जहर देकर मारता है, ऐसे प्रश्न तो नहीं आते हैं। भूमिका की बात करें तो देखो रेत टिल्ले की लहर पर कारवा घासी ऊंटों के पैदल चलने वाले मारे ये, और जो मरहो है, मरहो तली पोखर का जल, देखो तली पोखर का जो पानी होता है वो सूख जाता है, सूखने के बाद में जो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है ना, वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है वो मरहो कहलाती है। और इसमें की जाने वाली कृषि खड़ीन कहलाती है। और खड़ीन कृषि पानी वालों जैसलमेर में सूखी पलाया क्या खारे पानी की बड़ी झीलें थार के उसमें पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इनका जल खराब हो जाता है। हमारा पथरीला मरुस्थल छोटी इकाइयां चट्टानों की पोखर फ्लोदी ब्लोता के बालोता के मध्य बालू का मुक्त प्रदेश है। इरक की बात करें साथियों तो रेतीला मरुस्थल बालू होती है, इस मानुस्थल कहते हैं। सबसे ज्यादा इरक की बात जैसलमेर में पाई जाती है। फिर रन या टाट की बात करें साथियों तो सबसे ज्यादा रन या टाट जैसलमेर में पाई जाती है। बालू का स्तूपों के बीच में जो बालू का स्तूप है उनके बीच में जो बरसात का जो पानी होता है, वर्षा का जो पानी है जलीय दलदल है वो बन जाता है, जिसे रन टाट कहते हैं। रोही मैदान मरुस्थल में उपजाऊ भूमि आ गई। फिर बात करें साथियों अरावली पर्वतमाला की, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं अरावली पर्वतमाला से। फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो इसको अच्छे से देखना है अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अध्ययन 1923 ईस्वी में, और जानकारी सबसे पहले मुझे अरावली पर्वतमाला की दी तो एम एन हिरान ने सबसे पहले जानकारी दी। विशेषता की बात करें साथियों तो देखो ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित अपशिष्ट पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है वलित अपशिष्ट पर्वतमाला। एक बार ना जो अरावली पर्वतमाला है देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना यहाँ से इसको फिर से देख लो। ये देखो सबसे प्राचीन है अरावली, ठीक है ना। अशेष पूछे आपको गोंडवाना लैंड की है, निर्माण प्रायद्वीप पठार से हुई, क्योंकि अरावली इंपॉर्टेंट है, अरावली से प्रश्न बनती है। कौन से युग की है? अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की है, ध्यान रखना। और इसका उपनाम अरावली का मेरू कहते हैं इसको। यहाँ पर क्षेत्रफल 9% और जनसंख्या 10% पाई जाती है, और वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लेटेराइट या पथरीली, ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और जलवायु उपांत जलवायु पाई जाती है, शुष्क दो पतझड़ वनस्पति। और अपनी बात तो ये सबसे प्राचीन होगी, ठीक है। अरावली सबसे प्राचीन, तो अरावली का ध्यान रखना। अरावली को अपने थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखो देखो समय के अनुसार ये सबसे पुरानी है, पता है। निर्माण के अनुसार वलित और मोरदार है, और वर्तमान के अनुसार अपशिष्ट और टूटी फूटी है। और अरावली पर्वतमाला के उपनाम देखो यहाँ पर क्या क्या कहते हैं? महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, आड़ावाटा पर्वतमाला भी कहते हैं। बूंदी उदयपुर में आड़ावाटा की बात, आड़ावाटा किसी बात के दो भागों में बांटने के कारण, और जो बूंदी है इसमें यानी कि आड़ावाली, और आड़ावाटा उदयपुर में भी कहते हैं। और सुमेरु पर्वत या मेरू पर्वत की बात तो ये भी अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। डांसी की पहाड़ी भी कहते हैं हरियाणा क्षेत्र में इसको, रायसीना की पहाड़ी भी कहते हैं दिल्ली में, और गिरनार की पहाड़ी गुजरात में कहते हैं। और खनिजों का अजायब घर भी अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। महान जल विभाजक रेखा भी अरावली पर्वतमाला है। साथियों अब बात करते हैं अपने कि अरावली पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर जाने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी के पास निर्माण करती है। जैसे अरावली की पर्वतमाला उससे जैसे ही निकलती है वो पूर्व की ओर जाने वाली जो भी नदियां होती है ना वो बंगाल की खाड़ी के पास निर्माण करी है। और जबकि पश्चिम की ओर यानी कि देखो पूर्व वाली तो इधर पूर्व की ओर जाने वाली नदियां तो बंगाल की खाड़ी के पास, और जबकि पश्चिम की ओर जाने वाली की बात करें तो अरब सागर के अववाहित का निर्माण करती है। इस कारण अरावली को जो महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। फिर बात करते हैं साथियों, और ये अपना ऑफिशियल YouTube चैनल है गोदारा करने क्लासेस, बाकी बहुत जगह ये क्लासेस डाउनलोड करके यहाँ से अपलोड की होती है। फिर यहाँ पर कमेंट आते हैं आपका चैनल अगर और है क्या, तो ये अपना ऑफिशियल चैनल है। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन के समान बताया, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने संतों का सीकर कहा। तो साथियों अब देखो अरावली की आकृति आपको पूछे तो संतूराबाद यंत्र के समान बताई गई है। अरावली की बात करें निर्माण का समय तो इजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण माना जाता है, लगभग 6500 करोड़ वर्ष पूर्व। अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी अरावली की उत्पत्ति। फिर बात करते हैं साथियों कि अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से क्या हुई, अलग हुई थी। और राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन की बात करें तो एएम हेरोन्स ने किया, यानी कि अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया। अरावली की दिशा की बात करें तो दिशा देखो साथियों मैंने बना रखी है दक्षिण पश्चिम से यानी कि उत्तर पूर्व की ओर अरावली की दिशा। फिर अरावली का मूल स्थान देख लो अरब सागर में स्थित मिनी गाइड द्वीप से अरावली का मूल स्थान माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण अरावली सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली पर्वतमाला में फुल डिटेल से यहाँ पर करवाने वालों कोई भी चीज नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनती है, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ये। अरावली के उद्गम की बात करें तो अरावली का उद्गम पालनपुर गुजरात से माना जाता है, और अंतिम स्थान है रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक अरावली का अंतिम स्थान है। फिर बात करें पालनपुर गुजरात से, देखो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जो कुल इसकी लंबाई है वो तो 692, ठीक है। टोटल पूछे तो 692, जो कि पालनपुर गुजरात से साथियों दिल्ली तक रायसीना की पहाड़ी, और इन पहाड़ियों के राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। फिर बात करें साथियों भारत में अरावली का विस्तार देखो गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में है। अब ये चीज यहाँ पर लिखी देखो अरावली की कुल लंबाई आपको पूछी जाती है, जो कि ये देखो यहाँ से कहां से पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक कितनी है, टोटल इसकी 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में इंपोर्टेंट पूछी जाती है तो 550 किलोमीटर, 80% राजस्थान में कवर करती है, ठीक है। देखो प्रवेश की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से अंतिम स्थान खेतरी झुंझुनू राजस्थान में, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतरी झुंझुनू तक टोटल लंबाई तो इसकी देखो यानी कि यहाँ से पूछे आपको कि पालनपुर गुजरात से पूछी जाती है दिल्ली तक रायसीना तक तो 692 हो जाती है, और खेड़ ब्रह्मा से खेतरी झुंझुनू तक पूछे तो 550 किलोमीटर। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। और ये राजस्थान में देख लो ये जिले में लिख रखी है। अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो निर्माण के समय अरावली की ऊंचाई 2800 मीटर और वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में अरावली टूटी फूटी या जंजर माना जाता है। और राजस्थान में अरावली की स्थिति सर्वाधिक चौड़ाई पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो कि सर्वाधिक चौड़ाई तो उदयपुर में, न्यूनतम चौड़ाई अजमेर में है। सर्वाधिक ऊंचाई ऊंचा सिर रहता है तो सिरोही, और कम ऊंचाई जयपुर में। सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर में, उदय चौड़ा वैसे लो, और न्यूनतम अजमेर, और कम ऊंचाई जयपुर में। और अरावली राजस्थान के दो भागों में व्यक्त करती है, पूर्वी राजस्थान, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। फिर बात करते हैं साथियों कि अरावली का सर्वोच्च स्थान सबसे ऊंचा पॉइंट की बात करें तो गुरु शिखर शिरोही है 1722 मीटर। ये देखो आबू का पठार है जो 1200 मीटर, उड़िया का पठार 160 मीटर, और गुरु शिखर 1722 मीटर। यानी कि ये 1727 मीटर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो दत्तात्रेय मंदिर है उसके समेत देखें तो 1727 मीटर, वैसे गुरु शिखर 1200 कितना है 1722 मीटर, ठीक है। और गुरु शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, इस मंदिर में कर्नल जेम्स टोड ने ब्रह्मा विष्णु में इसकी उपाधि से संबोधित किया है। गुरु शिखर हिमालय पर्वतमाला और पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच मध्य भारत का सर्वोच्च स्थान है। और भारत का सर्वोच्च K2 है गॉडविन ऑस्टिन, और दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो अनामुडी है केरल में, ये है इनकी दे रखे कौन कितने मीटर में है। अरावली की संरचना देख लो साथियों कि दिल्ली महासमूह की संरचना पाई जाती है, बाड़मेर संरचना दिल्ली से गुजरात के बीच में स्थित है। संरचना को तीन भागों में बांटा गया, ये तीनों भाग देख लो। अलवर समूह की संरचना अलवर में, अजमेर की संरचना सिरोही में, और रायलो समूह की संरचना बाड़मेर में, ठीक है ना। यहाँ पर अरावली का जो वर्गीकरण
करना है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए बनते हैं, ठीक है ना। देखो ओस्ट ऊंचाई इसकी 930 मीटर है, निर्माण केस में देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ये रहा विनिर्माण केस में अरावली की ओस्ट ऊंचाई 250 मीटर और वर्तमान में 930 मीटर। तो देखो उत्तरी अरावली में बात करें साथियों तो उत्तरी अरावली की 450 मीटर, मध्य अरावली 700 मीटर, दक्षिण अरावली की 1000 मीटर। और इसमें उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ आती है जो सीकर में 1055 मीटर इंपोर्टेंट पूछी है, और मध्य अरावली में गौरम जी की है जो कि ब्यावर में है 1934 मीटर। और दक्षिण अरावली में बात करें तो इसमें साथी गुरु सीकर 1722 मीटर, सिरोही में जरगा 1431 मीटर, ये इंपोर्टेंट है, आगे मैंने सारे लिख रखे हैं, जरगा उदयपुर में, और मेवाड़ की पहाड़ी 1224 मीटर, और आबू पर्वतखंड की बात करें तो 1200 मीटर, ठीक है, 1224 तो मेवाड़ की पहाड़ी। तो अब यहाँ पर ये चीजें मैंने करवाने वाली पहाड़ियां हैं, और वैसे मैंने डिटेल से भी करवाए थे, अगर ये थोड़ी देख लो क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, रघुनाथगढ़ की भी इंपोर्टेंट है, गुरु सीकर की ये 2-3 तो इंपोर्टेंट ही है, ठीक है, यहाँ तक की मान लो इंपोर्टेंट है, ये देख लो ये भी इंपोर्टेंट है, कमलगढ़ और कमलनाथ और सज्जनगढ़ की बात करें, बाबाई ये भी इंपोर्टेंट है, और विराट ये बाकर वाली भी इंपोर्टेंट है। देखो साथियों बात करते हैं गुरु सीकर, यहाँ चोटियां दर्जी, गुरु सीकर सिरोही में 1722 मीटर, ठीक है, 1722 मीटर हो गया। शेर सिरोही में 1597 मीटर, गुरु सीकर सबसे ज्यादा 1722। फिर बात करें शेर 1597 में, शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही में 1380। चल 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 तुसी चलो 80 आई, तुसी चलो चलो 1380 आई, 80 अचलगढ़ सिरोही 1380, कुंभलगढ़ राजमहल में 1224 मीटर, दोनिया उदयपुर में 1183 मीटर, और ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर, और ऋषिकेश ऋषि जी के लंबे बाल खतरा खतरा से 17 कमलनाथ उदयपुर में 1001, सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, सायरा उदयपुर में 900 मीटर। तो ये चीजें तो आप यहाँ पर देखो, अब देख लो ये बाकर वाली, ठीक है ना। ईशाना बाकर जालोर में है, रोजा बाकर पूछे चाहिए, जितने भी बाकर है ये जालोर में है, ठीक है। ईशाना बाकर 839 मीटर, रोजा बाकर 730 मीटर, जालोला बाकर 588 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर इंपोर्टेंट है, रघुनाथगढ़ इंपोर्टेंट है, ये सीकर में 1055 मीटर, इसको देख लो। माल के सीकर में 1052, और लोहागढ़ झुंझुनू में 1051 मीटर, भोजगढ़ झुंझुनू में 997 मीटर, को जयपुर में ये भी इंपोर्टेंट है 920 मीटर, ठीक है। और बिरांचलगढ़ में 792, बबाई जयपुर में, बरवाड़ा भी जयपुर में, और एक है बबाई झुंझुनू, ठीक है ना। तो ये है 792 मीटर बबाई, और बरवाड़ा जयपुर में 786, बबाई झुंझुनू में 780 मीटर। फिर बात करते हैं विराट कोटपुतली बैरोड में 704 मीटर, ये भी इंपोर्टेंट है। ये मध्य अरावली की आगे, ये भी देख लो अच्छी। टोटगढ़ और गोरम जी मध्य अरावली के जो ब्यावर में 934 मीटर, तारागढ़ में 873 मीटर, नागपहाड़ अजमेर में 795 मीटर, ठीक है। ये दर्रे हो गए साथियों। तो दर्रे अभी मैंने करवा अलग से भी रखे हैं, हमारे बारे में थोड़ा सा देख लो आप, यहाँ पर मैं दर्रे अभी नहीं करवाऊंगी, ठीक है, काफी और भी टॉपिक है। अब बात करते हैं साथियों कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है, इंपोर्टेंट है ये भी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग पूछे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश इस राजस्थान का हृदय कहते हैं, यानी कि कृषि योग्य के कारण। और जिले देखो यहाँ पर इसमें आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में, अलवर, कोटपुतली, बैरोड़ा, खेतर, तिजारा, डी, गढ़पुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। फिर बात करें पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माई नदी वाला लाई की जोड़ 2 मिनट मिट्टी से बना है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, और इसलिए इसे खदान का कटोरा भी कहते हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। पूर्वी मैदानी भाग को मुख्यतः 4 भागों में व्यक्त किया गया। कौन कौन से पूर्वी मैदानी वाले देखो पूछे कितने भागों में, 4 भागों में व्यक्त किया गया। बांटा गया कौन कौन से, चंबल बेसिन आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश बांटे गए वो चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, जिसको माई बेसिन बोलते हैं, बनास बेसिन और बाणगंगा, ठीक है। अब साथ ही बात करते हैं इनका पड़ती है पूर्वी मैदानी भाग में जो चंबल बेसिन है। दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व है, इसकी दिशा दक्षिण और पूर्व। और क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र जिसमें कोटा मुंदी वाला जलावा रहता है, हाड़ौती क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर रहता है। और इंपोर्टेंट देखो चंबल बेसिन में मिट्टी की बात करें काली, चिकनी, कपासी और रेंगूर। फसल की बात करें कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन। और चंबल के आसपास ऊंची नीची उत्खात है, उसका डांग कहलाती है। सर्वाधिक डांग भूमि करौली में, इसलिए करौली को डांग की रानी कहते हैं। चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव, अम्लानी का पतन के कारण गहरी गहरी घाटियां बन जाती है, जिसे बिगड़ कहते हैं। देखो एग्जाम से पहले आप इनका जितने भी टॉपिक है कोशिश में रहेगी कि रिवीजन करवाने की, आप एग्जाम से पहले एक बार नहीं पढ़ा तो भी ये क्लास देख लेते तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर बात करें साथियों छप्पन बेसिन, माही बेसिन, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन बेसिन, माही बेसिन जो कि 56 गांव का समूह कहते हैं। और बात करें साथियों माही नदी का प्रवेश क्षेत्र, माही नदी का प्रवेश क्षेत्र पूछे तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में आते हैं। और प्राचीन नाम इसका कांठल था। और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र पूछे तो कांठल का मैदान कहलाता है। ये चीजें एक छप्पन का मैदान कहते हैं, ये चीजें इसमें कुछ नहीं है, ये तो एक बार देख लो, इनका नाम देख लो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ मेवल घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से वो जो देखने वाली चीजें वो करते हैं। बनास के मैदान पढ़ते हैं साथियों। बनास के मैदान की बात करें, दिशा है मध्यवर्ती भाग, पूर्वी मैदान का सबसे बड़ा मैदान बनास का मैदान। क्षेत्र की बात करें तो बनास का मैदान देखो दक्षिण में आ जाएगा, आपका दक्षिण मध्यवर्ती में आ जाएगा, सीधे दक्षिण में जाओगे मध्यवर्ती में तो पूर्वी मैदान का सबसे बड़ा मैदान होगा, क्योंकि जिले देखो सवाई माधोपुर आता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, यानी कि मध्यवर्ती आ गया। और मध्यवर्ती में जाओगे तो उधर आपका दक्षिण साइड में जाओगे तो उदयपुर आ जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ है ना, भीलवाड़ा, अजमेर, ये बीच में आते हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जा रहा है। मृदा की बात करें बनास के मैदान की बात करें तो भूरी मृदा, बंजरी मृदा भी बोलते हैं, बंजरी मिट्टी, भूरी मृदा। और फसल की गेहूं, सरसों, बाजरा। और मालपुरा, करौली का मैदान की बात करें साथियों तो बनास के मैदान का उत्तरी भाग है, और बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा, करौली के नाम से जाना जाता है। और कहां फैला हुआ है, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर में। और इस मैदान में नीश एवं शिष्ट चट्टानें पाई जाती है और बलुआ पत्थर पाया जाता है। और इस क्षेत्र को एम ए हेरोन ने तृतीय पेनिन प्लेन नाम दिया, ठीक है ना, पेनी प्लेन ध्यान रखना, ठीक है ना, तृतीय पेनी प्लेन नाम क्यों दिया, ए एम हेरोन। और जहाज का मेवाड़ का क्षेत्र खिलाड़ कहलाता है, मालपुरा, टोंक का क्षेत्र मालक खिलाड़ कहलाता है। मेवाड़ के क्षेत्र की बात करें तो बनास के मैदान का दक्षिण पश्चिमी भाग है, और राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में है। और इस क्षेत्र में देशहरो और खिलाड़ का मैदान पाया जाता है। मेवाड़ के मैदान में देशहरो, उदयपुर में जलगांव की पहाड़ियों के बीच बनास नदी का क्षेत्र होता है, वो देशहरो कहलाता है, ठीक है। और देखो बाणगंगा नदी से, बाणगंगा के मैदान की बात करें तो यहाँ पर पहले मिट्टी देखो, जोड़िया, दोमट, कचारी, मटियारी सर्वाधिक उपजाऊ ये मिट्टी होती है। तो बाणगंगा बेसिन में आपको अगर पूछा जाता है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जोड़िया, दोमट या कचारी, मटियारी सर्वाधिक उपजाऊ वाली होती है, इंपॉर्टेंट। और सर्वाधिक जल में तो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। दिशा पूर्व, उत्तर पूर्व। और क्षेत्र इसमें आ जाते हैं जयपुर, दौसा, यानी कि पूर्व देखो, पूर्व और उत्तर, यानी कि उत्तर पूर्व ये वाला है, जिसमें कौन कौन से जिले इधर वाली साइड में जयपुर, दौसा, भरतपुर, डी, कोटपुतली, बैरोड, खेतर, तिजारा, अलवर, ये जिले आते हैं। और यहाँ पर फसलों की बात करें तो गेहूं, सरसों, राई, तारा मीरा, ये सब्जियां भी होती है, प्रमुख सब्जियां, ठीक है। अब बात करें साथियों रोही दुआब की, तो बाणगंगा और यमुना के बीच उपजाऊ मैदानी भाग को क्या कहते हैं, रोही दुआब। और रोही दुआब से तात्पर्य दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको रोही दुआब कहते हैं। इस क्षेत्र में भरतपुर का मैदान स्थित है, और ये गग्गर का दुआब, गग्गर और सतलज, रोही दुआब, बाणगंगा, यमुना। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें साथियों तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार की संरचना है, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठार को। और एमपी में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। और ऊंचाई की बात करें तो इसकी 500 मीटर और वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। फिर बात करें हाड़ौती के पठार की तो दक्षिण पूर्वी पठार कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। और निर्माण की बात करें साथियों ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लाभ के निक्षेपण से निर्मित होता है। समय की बात करें कौन से समय का है, हाड़ौती, बड़ी सब चीजें मैंने पहले पेज पे बता दिया था, क्रिटेशियस युग और काली मिट्टी पाई जाती है। एक पेज पे मैंने लिखा था, शॉर्ट में वो चीज आपने पढ़ी तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये देखो हाड़ौती के पठार को कुछ दो भागों में बांटा गया, उपरमाल का पठार और हाड़ौती का पठार, ठीक है।
ये राजस्थान के प्रमुख पठार है, इनको मैं नहीं करवाने वाली यहाँ पर। ये आबू का पठार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। बोल्ट के पठार 1225 मीटर है, गोविंदा उदयपुर से कुंभल के राजस्थान के मध्य स्थित राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार दिया गया। उड़िया का पठार ये आपका पहले नंबर पे है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे है। सॉरी मैंने कहा सेकंड ग्रेड में पूछा गया, तो ये मेरा इस तरीके से लिखा है। मुझे वैसे तो पूछे गए प्रश्न, तो ये रीड में भी पूछा गया, ये भी थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। ये सभी आए हुए प्रश्न है। मेसा का पठार भी पूछा गया, आबू का पठार भी पूछा गया, बुराड़ का पठार भी पूछा गया, उड़िया का पठार भी पूछा गया है ना, और शाहबाद क्षेत्र से भी प्रश्न बना हुआ है। तो उड़िया के पठार की बात तो सिरोही में है, जो पहले नंबर पे इस तरीके से लिखा, फर्स्ट नंबर पे सबसे ऊंचा ये है उड़िया का पठार, कितना 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया उत्तर जैसे सिरोही का ऊंचा, सबसे ऊंचा 1360 है। बुराड़ का पठार सेकंड नंबर पे जो 1225 मीटर है, गोविंदा उदयपुर से कुंभल के राजस्थान के मध्य स्थित है, और राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार हो गया बुराड़ पठार की सबसे ऊंची चोटी दरगाह है। आबू का पठार सिरोही में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार 1200 मीटर है, आबू का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है। मेसा का पठार 620 मीटर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और साड़िया का पठार सुलंगर में, और जैसलमेर जिले के पूर्वी मुकरमाल का पठार बेसौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोली भीलवाड़ा तक खड़ौती का पठार है। अब साथियों ये भी थोड़ी देख लो आप, यहाँ पर मुकंदरा हिल्स की बात करें तो अंचल आकृति की पहाड़ियां, कोटा झालावाड़ मुकंदरा हिल्स पहाड़ियां, और बुंदी में पहाड़ियों को सिंदूर की पहाड़ी भी कहते हैं। पहाड़ी की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। शाहबाद क्षेत्र में प्रश्न बना हुआ है 12 में, रामगढ़ बारा के पास घोड़े किनाल की आकृति, ये थर्ड ग्रेड में प्रश्न बना हुआ है कि रामगढ़ बारा के पास घोड़े किनाल की आकृति और शू आकार की पर्वत श्रेणी है, और जिसमें मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्कापिंड गिरने से बनी झील है। विश्व भूविज्ञान से क्रेटर के रूप में मान्यता दी, और औसत ऊंचाई 300 मीटर है। मैं थोड़ा फटाफट इसलिए करवा रही हूं, आपको लगे जल्दी एग्जाम का टाइम नहीं बचा, आपका रिवीजन है, रिवीजन कर लो, आराम से पढ़ना। चाहो कुछ चीजें समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी, तो मैंने एक टॉपिक की शानदार तरीके से क्लासेस लगा के आप लिस्ट करोगे, राजस्थान ज्योग्राफी की सारी क्लासेज है। गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ का पठारी भाग, इसे झालावाड़ का पठार कहते हैं। काली मृदा का क्षेत्र औसत ऊंचाई 450 मीटर, मुख्य रूप से मालवा के पठार का भाग है। जलवायु वर्गीकरण में ज्यादा इधर में इस कोने के बारे में करवा देती हूँ थोड़ा सा आपको, कि जलवायु वर्गीकरण में बात सामान्यतः 5 प्रकार का, व्यक्तिगत रूप में कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नबेट है। कोपेन ने 4 प्रकार के बताए, त्रिवार्था ने 4 प्रकार के, थॉर्नबेट ने 4 प्रकार के। सामान्य वर्गीकरण की बात तो आधार, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, और भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा आधार के आधार राजस्थान को कितने 5 जलवायु भागों में बांटा है। अब सामान्य वर्गीकरण में बात करें साथियों, ये देखो सामान्य वर्गीकरण 5 प्रकार जलवायु, 5 प्रकार का 5 जलवायु भाग में है। शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश। शुष्क प्रदेश में वर्षा की बात तो 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, अर्धशुष्क में 20 से 40, उपाद्र में 40 से 60, आर्द्र में 60 से 80, और अति आर्द्र में 80 से 120। और शुष्क प्रदेश है, और जो अर्धशुष्क प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल में आते हैं, पश्चिमी मरुस्थल वाले एरिया में है। फिर उपाद्र प्रदेश की बात तो अरावली पर्वतमाला वाला हो गया, और आर्द्र प्रदेश की बात तो पूर्वी मैदान, और अति आर्द्र प्रदेश की बात तो नीचे आ जाता है हड़ौती वाला, जो ये कोटा बुंदी बारा हड़ौती का पठार माई का मैदान कहलाता है। अति आर्द्र उसमें आ जाता है, और आर्द्र वाला पूर्वी वाला, और उपाद्र की बात तो अरावली पर्वतमाला, और ये दोनों शुष्क और अर्धशुष्क है जो पश्चिमी मरुस्थल में। जलवायु वर्गीकरण साथियों यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो शुष्क जलवायु प्रदेश जो सबसे पहला है, जो कि थार का रेगिस्तान पश्चिमी मरुस्थल वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, इसमें शुष्क और अर्धशुष्क दोनों आते हैं। तो क्षेत्र की बात थार का रेगिस्तान पश्चिमी मरुस्थल का वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर और mm से 200 mm, ठीक है ना। और मृदा की बात करें तो यहाँ शुष्क जलवायु में मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है रेतीली या ब्लू मिट्टी। देखो पहले सबसे ज्यादा वो वाला जाता है शुष्क वाला, फिर अर्धशुष्क वाला जाता है इधर, जिसमें भूरी रेतीली मिट्टी आ जाती है। रेतीली या ब्लू तो आती है शुष्क में, और भूरी रेतीली आपको दूसरा पूछे तो वो अर्धशुष्क में आती है। यहाँ पे देखो, ये देखो अर्धशुष्क प्रदेश में जो मिट्टी भूरी रेतीली दूसरा आएगी, और शुष्क जलवायु में रेतीली पूरी रेतीली ब्लू आएगी, ठीक है ना। और इधर भूरी रेतीली दूसरा। और देखो ये क्षेत्र जो है थार का रेगिस्तान पश्चिमी का मरुस्थल, और अर्धशुष्क में भी थार का रेगिस्तान पश्चिमी मरुस्थल, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। वहां 0 से 20 सेंटीमीटर आती है शुष्क में, और यहाँ पर 20 से 40 मीटर या 200 mm से 400 mm, ठीक है। और बात करें यानी कि इसमें 0 mm से 200 mm आएगी शुष्क जलवायु में, 0 से स्टार्ट हुई 200, यहाँ 200 से 400 mm। फिर बात करें साथियों कि वनस्पति, देखो शुष्क जलवायु में वनस्पति मृद विद्या 0.5 पाई जाएगी, ठीक है ना। जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वो शुष्क जलवायु में मृद विद्या 0.5, और इसमें स्टेपी तुल्य छोटी पत्ती वाले जो वृक्ष स्टेपी तुल्य वो अर्धशुष्क में। और तापमान की बात करें तो 40 से 45 डिग्री ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में 0 से 10 डिग्री, और इधर शीत ऋतु में अर्धशुष्क में 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 शीत ऋतु में, ठीक है। और इसमें जिले शुष्क में जैसलमेर में आता है, उधर वाले सारे ऊपर क्षेत्रों की गंगा आता है, ठीक है। फिर इधर आओगे तो सबसे बड़े वाला जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, लोधी, हनुमानगढ़, ऊपर गंगा हनुमानगढ़ दो कर लेना, और प्रतिनिधि नगर जैसलमेर। इधर बात करें साथियों अर्धशुष्क में आ जाता है, एक तो सिखावटी वाला या जो सिक्का आ गया, फिर नागौर, डीडवाना, चामुंडा, पाली, जोधपुर। आसिक जिले की बात करें तो ब्यावर, जालौर, बालोतरा, सिरोही, प्रतिनिधि जिला जोधपुर है, ठीक है। और विशेषता की बात करें मिश्रित कृषि प्रणाली का क्षेत्र है अर्धशुष्क प्रदेश, और माइकासिस चने की अधिकता से खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है, जयपुर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग, ठीक है। फिर बात करें उपाद्र जलवायु प्रदेश, देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र ये है, तो उपाद्र जलवायु प्रदेश में वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होता है, mm में बात करें 400 से 600 mm। और विशेषता की बात करें सर्वाधिक जैव विविधता स्थल है, और पतझड़ एवं वनस्पति पाई जाती है, वन्यजीव उद्यान अधिक पाई जाते हैं यहाँ पर। मिट्टी की बात करें तो उपाद्र जलवायु प्रदेश में वेरी इंपोर्टेंट लेकर आई है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क धोंक वन, ठीक है ना। ये वनस्पति यहाँ मिट्टियां की पढ़ लेना, वनस्पति से प्रश्न बने तो बन जाती है, प्रश्नों का कोई भरोसा नहीं, वनस्पति वाले इंपोर्टेंट है, ठीक है। और तापमान देख लो, और जिले आते हैं क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सिरोही, उदयपुर, राजमंड, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दो सालवर, कोटपुतली, बैरोड क्षेत्र आंशिक रूप से भीलवाड़ा पाया जाता है, प्रतिनिधि नगर जयपुर। फिर बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश क्षेत्र आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और मिट्टी और वनस्पति इंपोर्टेंट है। जोड़ या दोमट कछारी मिट्टी पाई जाती है आर्द्र जलवायु प्रदेश में, वनस्पति मानसूनी पतझड़ वनस्पति। और आर्द्र जलवायु प्रदेश में विशेषता की बात करें तो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र है, पतझड़ एवं सघन वनस्पति पाई जाती है। ये जिले हो गए, जिले भी देख लो। फिर बात करें साथियों अति आर्द्र प्रदेश क्षेत्र, देखो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया है ना, हड़ौती वाला अति आर्द्र प्रदेश, जिसको कांठिया बागड़ क्षेत्र कहते हैं, और जो माउंट आबू प्रदेश। और यहाँ पर बात के साथियों 80 से 120 सेंटीमीटर अति आर्द्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा, और 800 mm से 1200 mm में पूछे तो मिट्टी लाल एवं काली मिट्टी पाई जाती है। और वनस्पति सदा बारिश पाई जाती है अति आर्द्र वाले में, और विशेषता चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाई जाते हैं, वनों में सघनता पाई जाती है। काम हो गया भाई इतनी गर्मी में भी। अब इनके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख लेंगे। इससे पहले साथियों कोपेन, जिसको पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन, इसके जलवायु वर्गीकरण, पूरा नाम तो व्लादिमीर कोपेन है, और नागरिकता जन्म से मुख्य आधार वनस्पति है, और अन्य तापमान वर्षा, और 4 कोपेन जलवायु वर्गीकरण वो 4 प्रकार के। और कोपेन जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति, कोपेन ने 12 को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, और कोपेन ने वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को जाना 4 प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। ये कोपेन का देख लो आप, यहाँ पर भी मैंने बना रखे इसमें। देखो शुष्क, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश BWHW, यहाँ पर शुष्क वाला पूरा शुष्क है जो मरुस्थलीय प्रदेश है, वो देखो ये पश्चिमी मैदान में आते हैं, पश्चिमी मरुस्थल में आते हैं BWHW, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अर्धशुष्क की बात करें, देखो इस W की जगह में आपको S लगाना है, BSHW शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और BSHW अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर बात करें साथियों इधर CWG जो कि उपाद्र समशीतोष्ण या उपाद्र आ गया। फिर बात करते हैं साथियों ये बड़ा एरिया है जो उष्णकटिबंधीय या आर्द्र प्रदेश आता है, तो ये लो शुष्क प्रदेश BWHW, और वनस्पति का भाग पाया जाता है, और प्रतिनिधि नगर इसमें बीकानेर आता है, ठीक है ना। जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में BWHW है, इसमें प्रतिनिधि नगर कुछ बीकानेर जिले आते हैं। इस बारे में देखो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाएगा ऊपर वाले, फिर फिरोदी आ जाएगा और जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर और बीकानेर आ जाएगा दोनों, ठीक है।
फिर आंध्र प्रदेश की बात करें वनस्पति प्रतिनिधि नगर आता है इसमें नागौर, और जिले आते हैं एक तो आ जाता है आपके शेखावटी वाला जुलूस सिक्का आगे, फिर नागौर, पाली, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, नागौर वाला होता है और बाड़े वाला, ठीक है। फिर उपाध्याय प्रदेश सीडब्ल्यूजी की बात करें, उपाध्याय प्रदेश सीडब्ल्यूजी वनस्पति पतझड़, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से अच्छे से देखो वनस्पति वगैरह ये सब। वनस्पति पतझड़ विरल वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ या पर्णवाती प्रतिनिधि नगर टोंक है और अरावली के दक्षिण पूर्वी जिले में आते हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करें साथियों, जो ये वाला है एडब्ल्यू, इसमें वनस्पति स्वानातुल्य प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर है, जिले इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ आते हैं। और यहाँ पर आप देख लो, आप यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो पश्चिमी कमरुस्थल है वो ये वाला बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू, और ये भी पश्चिमी कमरुस्थल है, इसको महान मरुस्थल बोलते हैं बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू को, और इसको वागड़ प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। और सीडब्ल्यूजी की बात करें तो अरावली पर्वत वाला और पूर्वी दोनों आ जाते हैं। और एडब्ल्यू की बात करें साथियों तो हड़ौती, कपड़ा, वागड़, कांडल, माउंट आबू, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखी है। कोपेन का इंपॉर्टेंट था, बाकी ये थॉर्नवेट का इन्होंने भी 4 प्रकार बताया, उष्ण मरुस्थलीय आ गया, अर्ध मरुस्थलीय, मिश्रित जलवायु प्रदेश आ गया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश आ गया, ठीक है। और ये रहा उष्ण कटिबंधीय उपाध्याय जलवायु प्रदेश आ गया। थॉर्नवेट ये ट्रीवार था आ गया ना, इधर ये थॉर्नवेट का। ये थॉर्नवेट की बात करें साथियों तो सबसे पहले ईएडी यानी कि जो कि उष्ण मरुस्थलीय की बात करें ईएडी है, ये थॉर्नवेट का था। थॉर्नवेट इन्होंने भी चार बताया इसमें। फिर है साथियों ये देखो डीबीडब्ल्यू यानी कि अर्ध मरुस्थलीय या मिश्रित जलवायु प्रदेश डीबीडब्ल्यू। फिर है बीच में ए बीच में डीएडब्ल्यू यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। फिर है सीएडब्ल्यू, ये सीएडब्ल्यू जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु आ गया, ठीक है ना। और इधर त्रिवार्ता की बात करें तो इन्होंने भी 4 बताई है। त्रिवार्ता वाला बीडब्ल्यूएच फिर डब्ल्यू की जगह एस लगाना, बीएसएच, बीडब्ल्यूएच की जगह बीएसएच लगाना यहाँ पर, फिर इधर वाला सीडब्ल्यू लगाना, यहाँ एडब्ल्यू, ठीक है। तो ये शुष्क मरुस्थल आ गया बीडब्ल्यूएच, और अर्ध शुष्क मरुस्थल बीएसएचडब्ल्यू, और उपाध्याय शीतोष्ण सीडब्ल्यू, और एडब्ल्यू उष्ण आर्द्र जलवायु। ये आ गया त्रिवार्ता का, ये त्रिवार्ता की बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू। क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय था, रेगिस्तान आ गया, वनस्पति कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, मिट्टी रेतीली मिट्टी, बीएसएचडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थल प्रदेश, और वर्षा 20 से 40 वनस्पति स्टेपी वनस्पति मिट्टी भूमि दूसरा आ गया। फिर सीएडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय उपाध्याय या मिश्रित जलवायु, ठीक है। और वर्षा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर, और पतझड़ या वर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, और मिट्टी है वो जलोढ़। फिर बात करते हैं एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश आ गया, हड़ौती, कपड़ा, बूंदी को छोड़ करके बाकी हड़ौती, कपड़ा, वागड़ प्रदेश, कांटा प्रदेश केवल, माउंट आबू, और वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर, वनस्पति सीधा बारसमाना, मिट्टी लाल काली, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मैंने बना दी एक जगह, आप खुद देख लो। कोपेन, थॉर्नवेट, त्रिवार्ता, कोपेन, थॉर्नवेट, त्रिवार्ता, चारों तीनों में 4 मोमेंट है, ठीक है ना, 4। ये सबसे पहले की बात करें तो ये कोपेन का है, जिन्होंने बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू यहाँ भी लिखा के साथ में, फिर बीएसएचडब्ल्यू, फिर सीडब्ल्यूजी, फिर एडब्ल्यू आ गया इसका कोपेन का, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया। फिर बात करते हैं थॉर्नवेट का, इन्होंने भी 4 देखो ईएडी, यहाँ पर ए बीच में, यहाँ पे ईएडी, फिर बीच में डीएडब्ल्यू, और फिर डीबीडब्ल्यू और सीएडब्ल्यू, ठीक है। और फिर त्रिवार्ता की बात करें तो बीडब्ल्यूएच और फिर बीएसएचडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू, एडब्ल्यू आ गया त्रिवार्ता का। अब टॉपिक आ जाता है अपना कृषि फसलों से संबंधित। देखो इसमें ये चीजें तो नॉर्मल सी है। देखो एक तो आपको इस बार में कृषि की गणना वो 5 वर्ष में कृषि कैसे करता है, बात ये चीजें तो आपको मैं भी जो बताऊंगी वो कृषि की पद्धतियों से देखो, जहां से ये इंपॉर्टेंट है। जुमिंग कृषि, वाला कृषि से प्रश्न बनता है, ची माता और तजिया से भी प्रश्न बनता है, तो इनको थोड़ा पढ़ लो। देखो ये चीजें नहीं बताने वाली। जुमिंग या स्थानांतरित कृषि क्या, देखो आदिवासियों द्वारा वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि, वनों को काटेंगे जलाकर के करेंगे, वो होती है जिसको स्थानांतरित या जुमिंग कृषि, स्लेट एंड बर्न कृषि कहते हैं, यानी कि जलाकर की कृषि कहते हैं। और इसे राजस्थान में इसे ग्रास या वाला कृषि कहते हैं, ध्यान रखना। जुमिंग स्थानांतरित कृषि, वाला कृषि, राजस्थान में ग्रास इनको वाला कृषि कहते हैं। है कौन सी जुमिंग स्थानांतरित वाला कृषि, वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली। ची माता, बिलों द्वारा पहाड़ी जंगल, देखो बीर अंक जो पहाड़ी जंगलों को जला करके जो करते हैं वो होती है ची माता। दजिया क्या है, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि होगी दजिया, तो मैदानी भागों में ध्यान रखना, मैदानी भागों में और पहाड़ों का ध्यान रखना ची माता, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों, ये वाला पेज भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये आपको खरीफ की फसलें, रबी की फसलें ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है, और फसलों के उपनाम तो चाहे आप इसमें मत देखना, एक बार बता दी ये वाली किसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों मौसम सीजन के आधार पर 3 प्रकार की फसलें, खरीफ का मौसम, रबी का मौसम, जायद का मौसम। देखो आपको बस ये याद रखनी है, खरीफ के मौसम का अगर आपको पूछे बुआई, देखो जून जुलाई में बुआई, जून जुलाई में कटाई सितंबर अक्टूबर में, याद रख लोगे, याद नहीं रहता तो ठीक लो। देखो खरीफ की बात करें, खरीफ का जून सित में, खरीफ का जून से बुआई, पहले बुआई होती है तो खरीफ का जून है, जून जुलाई में बुआई, और सित में जून है वो सितंबर में, यानी कि तो कटाई सितंबर अक्टूबर में। और शालों की फसल बोलते हैं इसको। खरीफ के मौसम की बात करें तो देखो खरीफ में बात करें तो यहाँ पर सॉरी ये तो खरीफ की रबी की है, रबी माफी चाहती हूँ, रबी की फसल की बात करें, रबी के मौसम की तो ध्यान देखो, रबी की अम्मा याद रख लो, रबी की अम्मा ऐसे आपको पहले बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, माह से मार्च अप्रैल में क्या होती है कटाई, यहाँ बुआई पहले अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में बुआई, और उनालू की फसल बोलते हैं इसको। और जायद के मौसम की बात करें तो मई जून में तो क्या होती है बुआई, जून जुलाई में क्या होती है कटाई, चौमासा की फसल बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, और रीड में भी प्रश्न यहीं से बने हुए, ठीक है ना, इन्हीं से प्रश्न बने हुए हैं। फिर बात करते हैं वर्गीकरण। खरीफ की फसलें देखो, अनाज के सब खरीफ की फसलें हैं, अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी चावल, दलहन में मूंग, मोठ, अरहर, उड़द चावल, तिलहन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, सूर्यमुखी, नकदी में कपास, गन्ना, जूट, ज्वार। और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, दलहन, चना, मसूर, मटर, और तिलहन में सरसों, तारम या राई, नकदी। ये ट्रिक से भी मैंने करवा रखी है, आप ट्रिक से भी याद करें, मैंने पहले करवाई हुई सब, मेथी, जीरा, सौंफ, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, लहसुन, अफीम और प्याज, अलसी, जिनको याद ही रहते हैं तो ट्रिक से करवाई हुई है। यहाँ एक बार रिवीजन, इतना मेरे को टाइम नहीं है। जायद में हरी सब्जियां आ गई, हरा चारा, खरबूज, पानी वाली चीजें आ गई, सब्जियों में खीरा, पुदीना और तरबूजा, ककड़ी है। ये फसलों के उपनाम है, कपास को बनिया, सोना कहते हैं, अफीम काला सोना, होगा जो पीला सोना, गोल्डन ऑफ डेजर्ट, मक्का को अनाज की रानी, बांस को आदिवासियों का हरा सोना, ज्वार को गरीब की रोटी, बबल को गोरा जीरा, जूट को गोल्डन फाइबर, मूंगफली को गरीब का बादाम, पश्चिमी फसलों का राजा, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रमुख कृषि फसलों के अनुकूलन भौगोलिक दशा। देखो बाजरा की बात करें साथियों तो बाजरा को तापमान की 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। यहाँ बाजरा में वर्षा की बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर की, और इसको जो मिट्टी की जरूरत होती है बाजरा में, मिट्टी कौन सी बलुई रेतीली मिट्टी है। और मक्का में लाल चिकनी, और मक्का से रेड कलर का होता है ना, तो मक्का याद रखेगा लाल चिकनी मिट्टी। और बाजरा बै से बलुई रेतीली याद रहेगी। जो जैसे जरूर, गेहूं में भी जरूर, जो और गेहूं दोनों में जरूर, कपास कपास काली मिट्टी याद रहेगी। गन्ना में भी जरूर, चावल में देखो जरूर, जो और गेहूं में जरूर मिट्टी, गन्ना और चावल में जरूर मिट्टी, ठीक है ना, ये पाई जाती है, इनकी जरूरत होती है। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो चावल में 150 से 200, गन्ना में 125 से 150 सेंटीमीटर, कपास में 50 से 100, गेहूं में 50 से 100, ये वर्षा होगी, ठीक है। ये रोग है प्रश्न बन जाते हैं, तो रोग इनको आप लोग भी देख सकते हो, मैंने ये पहले करवा रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट है ये इसमें जिन्स, ठीक है। बाजरा की किसमें कौन कौन से देखो, राजा 171 पूछा जाता है, आरसीबी 2 पूछे तो भी बाजरा की है, आरसीबी 2 बाजरा की है, आरसीबी 911 भी बाजरा की है, आरएचबी 30 बाजरा की है, राज 171 बाजरा का वो आरसीबी 2 के अंदर मतलब ऐसे मिक्स करके खाएगा, आरसीबी 2 और आरसीबी 911 के अंदर, और आरएचबी 30 और राज रहेगा बाजरा खाएगा 171 राज करेगा। को गेहूं देखो, गेहूं जो भी लाता है किसान लाता है घर में, उसका कल्याण होता है भाई, सर पूरे घर का कल्याण होता है। और गेहूं ऐसे लो कैसे याद करोगे, हमारे लिए मैक्सिक सोना ही है, गेहूं खाते हैं। और
कोहिनूर है, गेहूं कोहिनूर है, और गंगा सुनहरी जैसा है, लाल बहादुर जैसा है गेहूं, याद रखो। पूरा हमारे लिए सोना ही है गेहूं, गेहूं सोने के समान है, गेहूं के बिना कुछ नहीं है, खाना जरूरी है, इसलिए कल्याण सोना याद रख लेना। और राज 1482 गेहूं का है, और RCB 911 बाजा का है, और कोहिनूर नबी मंगला है ना, और मालविका लेरमा ये गेहूं की है। फिर इंपॉर्टेंट है HD 3226 पूछे आपको, HD 3226 ये भी गेहूं की है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो गेहूं की है 3226 याद रखो। सरबती मैक्सिम ये सब गेहूं की। जो की बात करें तो देखो जो कुछ तो इसमें लड़कियों के नाम आएंगे, जो अभी मैंने जो मिट्टी बताई जरूर, ठीक है। जो देखो लड़के लड़कियों के नाम करण है, जो कैलाश क्या नाम से करण कैलाश, जो राज किरण भी, और केदार ज्योति, ये लड़के लड़कियों के नाम आगे जो, और RD 2508 भी जो की, RD 57 भी जो की, RD 2035 भी जो की, मोलवा भी जो। मक्का की बात करें, मक्का माही कंचन, मैं से मक्का, मैं से माही कंचन, माही दमन आ गया, और मैं से मेगा आ गया। इसके अलावा स्वीता लड़की का नाम, प्रभात, नवजोत, किरण, अरुण, ये सब नाम आते हैं मक्का खाते हैं लड़की। कौन कौन अरुण खाता है, किरण खाती है, प्रभात खाता है, नवजोत खाता है, मेगा स्वीता, ये सब मक्का खाते हैं। पूछा मक्के को पूछना है कि HM 8 पूछा कि HM 9 में पूछना आपको, सिर्फ पूछा HM 4, यानी कि मक्के को पूछना है, याद करना है, पूछा 4 8 9 बार, यानी कि HM 4 8 9 बार पूछना है। माई डबल इसका याद है। फिर कपास की बात नरमा बोलते हैं भाई, हमारे इधर हनुमानगढ़ साइड, गंगानगर साइड में नरमा, बीकानेर नरमा आ गया। RST 9 PST 9 है कपास के, वीर नार भी कपास के, वराह लक्ष्मी, कपास व्हाइट होता है, लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए वराह लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है, कपास का पूछा गया। गन्ना की बात करें, गन्ने की है देखो CO 419, CO 449, CO वाली आती है, गन्ने की है 419 449 1007 1011 और 0238 कन्फोर, ये गन्ना के आगे। फिर बात करते हैं सरसों की, वरुणा राजवीर, सरसों 2, सरसों RS30, पूसा बोर्ड, वरदान, चावल की माई सुंदा पूछा गया, बासमती ये पूछे गए हैं, ठीक है। पद्मा जमुना डागर कावेरी भी पूछा गया है, रत्ना चंबल, जैसे चावल जैसे चंबल याद हो गया। और ये तो बोलते हैं बासमती चावल माई सुंदा है। चना की बात करें तो दोहद येलो, चना होता है ना, चना नहीं चना भाई बोला जाता है, तो सॉरी चना, चने के ऊपर एक परत होती है, काली सी परत होती है, अंदर से येलो कलर का निकलता है, दोहद नाम, देखो नाम में भी आ रहा है दोहद, यानी कि दोहरी परत होती है, अंदर से येलो निकलता है। चने का सम्राट, सम्राट से स्मार्ट होता है, सम्राट से स्मार्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि दोहद देखो अंदर से बाहर से ब्लैक, अंदर से येलो निकला है, दोहद येलो याद रह जाएगा, तो सम्राट से स्मार्ट याद रहेगा, चना स्मार्ट है। फिर GNG 663 चना की है, और GNG 16 भी चना की किस्म है। मूंगफली की बात करें, चंद्रा मूंगफली की है, चंद्रा मूंगफली खाती है, RG 141 RSB 87 RSS बनिए मूंगफली, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं साथियों की प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत है, ये थोड़ा देखो इनमें क्या ये होता है, थोड़ा समझ में आ जाता है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान GSV यानी कि सकल मूल्य वर्धन। इसमें प्रचलित कीमत की बात करें तो वर्तमान वर्ष के बाजार मूल्यों पर आधारित होता है, जो भी बाजार मूल्य पर आधारित होता है, जिसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है, मुद्रास्फीति शामिल होती है, वो होती है प्रचलित कीमत। और स्थिर कीमत की बात करें तो मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है, वो होता है स्थिर कीमत। तो देखो अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो सकल मूल्य संवर्धन GSV 2025-26 के अनुसार क्षेत्रफल में योगदान। प्रचलित कीमत में बात करें तो कृषि का है 25.7%, उद्योग का इंपॉर्टेंट है, उद्योग है वो 26.5%, कृषि 25.7%, उद्योग 26.5%, सबसे ज्यादा है सेवा 47 से 47.7, सेवा में सह नाम है 47 में भी सह है, 7 में भी सह है 47.5 सेवा का, फिर 26.5 उद्योग 25.7% कृषि का। फिर अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान देखो प्रचलित कीमत पर बात करें साथियों तो 2024-25 में राज्य सकल मूल्य संवर्धन GSVA में 27.13%, 2025-26 में राज्य सकल मूल्य संवर्धन GSVA में 25.73%, और रुपए देखो कितने करोड़ है, 18,75,413 करोड़, ठीक है। देखो स्थिर कीमत पर 2011-12 का स्थिर कीमत है 2024-25 में सकल मूल्य संवर्धन कितना 27.05 और 2025-26 में वापस बता दिया मैंने 25.33%, ठीक है। और जहां पर देखो दे रखा है आपका GVA रुपए का 4.41 लाख करोड़ रुपए। कृषि एवं सीमांत क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर 2025-26 में जो योगदान है देखो मत्स्य का सबसे कम है 0.54, मत्स्य का सबसे कम, सबसे ज्यादा यहाँ पर है पशुधन का 49.35%। फिर बात करते हैं फसल का 42.6% और वानिकी एम लिंक का है 7.49 7.49% सबसे कम मत्स्य का है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इनमें देख लो कि पशुधन उत्पाद में बात दुग्ध मिल्क का जो प्रचलित हिस्सा परसेंट में वो है 79.7%, पशुधन क्षेत्र का योगदान देते हैं पशुधन क्षेत्र का। और अंडे में बात 0.67% सबसे कम, और दूध का सबसे ज्यादा 79.7%, मांस एंड पोल्ट्री से 7.40%, अन्य अदर्स की बात 12.27%, ठीक है ना। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ी देख लो आप। देखो भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 देखो 343.43 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 53.02 क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और भूमि उपयोग सांख्यिकी 2024-25 में बात करें साथियों, इसमें वन क्षेत्र है वो फॉरेस्ट, वन क्षेत्र है वो 8.30%, गैर कृषि उपयोग हेतु क्षेत्र 5.96%, बंजर एम है योग्य भूमि 6.85%, वन क्षेत्र 8.30, याद रखो वन क्षेत्र 8.30, गैर कृषि उपयोग हेतु क्षेत्र 5.96 और 27 चारागाह एवं अन्य चराई जो भूमि है वो 4.81, विविध वृक्ष फसल एवं वन क्षेत्र 0.11, कृषि योग्य बंजर भूमि 10.11, प्रति भूमि वर्तमान प्रति को छोड़कर वो 5.62%, वर्तमान प्रति भूमि 5.22% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 53.02, ठीक है। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सरसों व राई की बात करें तो यहाँ राजस्थान का प्रथम स्थान है, सरसों व राई का उत्पादन में देख लेते हैं इनका। सरसों राई का प्रथम स्थान राजस्थान में, बाजरा का फर्स्ट स्थान देखो राजस्थान में, सरसों व राई, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज, गंवार, इन सबका पहला स्थान राजस्थान में। फिर बात करें मूंगफली का पहला स्थान, मूंगफली में गुजरात का पहला स्थान है, और चना में राजस्थान का नहीं है, मूंगफली में राजस्थान का पहला नहीं है, गंवार, मोटा अनाज, कुल तिलहन, बाजरा इनमें है सरसों राई में। चना का एमपी में, एमपी का फर्स्ट, चना में, कुल दलहन का एमपी में और सोयाबीन का एमपी में। फिर बात करें सरसों राई का राजस्थान का पहला, एमपी का सेकंड है, और उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का वो तीसरा, बाजरा का पहला राजस्थान का, दूसरा यूपी, तीसरा गुजरात का। यहाँ पर ये कुल मैंने उत्पादन में योगदान दे रखा है राजस्थान का, देश के कुल उत्पादन। और चना का देखो थर्ड नंबर पर राजस्थान का आता है, कुल दलहन का भी थर्ड नंबर पर राजस्थान का आता है। अब आपको पूछा राजस्थान का तीसरे नंबर पर आने वाला वो कौन सा, चना, कुल दलहन, सोयाबीन, ठीक है। इसमें शुभंकर वगैरह मैंने ये भी करवा दिया, तो अब अपने इनको ये मैंने करवाई, GITEC वगैरह भी मैंने सब करवा के आपको, जब आप कृषि वाला टॉपिक करोगे ना तो ये सारी डिजाइन नहीं करवाते हैं, यहाँ पर ये सब नहीं करवाने वाली है आपको करवाई जो टॉपिक है पशुधन एवं डेयरी विकास, ठीक है। तो साथियों बात करते हैं इसमें पशु गणना, प्रमुख पशु मेले, डेयरी विकास, सब मैंने आपको फिर 2 क्लासेस है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में शानदार तरीके से समझाया हुआ है। आपको ठीक से भी इनकी नस्लें नस्लों से प्रश्न आते हैं, सेकंड ग्रेड में नस्लों से क्या आते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, नस्लों को छोड़ना नीचे से पढ़ना है साथियों। भारत में पहली पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई, ध्यान रखना। और हुई थी आजादी के बाद पहली गणना 1951 में राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। 18वीं पशु गणना 2007 में हुई, 18वीं पशु गणना 2007 में पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना हुई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है, पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्र में निर्धारित की जाती है। 2019 में कौन सी 20वीं पशु गणना हुई, ठीक है। 18वीं पशु गणना 2007 में और 20वीं पशु गणना 2019 में। वर्तमान पशु गणना 20वीं पशु गणना 16 अक्टूबर 2019 को जारी, और बात करें साथियों वो डिजिटल पशु गणना वर्तमान वाली मोबाइल ऐप के द्वारा पशु गणना का कार्य किया गया, ठीक है। और प्रथम पशु गणना 1920 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा। 2007 की जो पशु गणना है 18वीं पशु गणना है, और 2007 वाली नस्ल के आधार पर की गई पहली पशु गणना। 1951 की पशु गणना स्वतंत्रता के बाद प्रथम पशु गणना, ठीक है। यहाँ पर बात करें ये इंपॉर्टेंट है कि 18वीं पशु गणना 2007 में, इस पशु गणना में कुल पशु पूछे आपको 567 लाख, और 19वीं पशु गणना 2012 में होती है, इसमें पशु गणना में कुल पशु 570 लाख। यहाँ पर वृद्धि होती है 1.69% वृद्धि होती है। जो 20वीं पशु गणना 2019 की
19 की है पशुगणना में कुल पशु है वो 568 लाख। तो यहाँ पर देखो 18वीं पशुगणना में 567 है, 19वीं पशुगणना में 577 है। तो यहाँ पर पहले तो 18वीं 567 है, 577 यहाँ पर वृद्धि होगी 1.69% की। फिर देखो 18वीं 19 में ये है 567 और 570 लाख। 20वीं पशुगणना में 568 है, क्या यहाँ पर वृद्धि हुई है कमी हुई है? तो यहाँ 568 है, वहां 570 570 यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें 19वीं और 20वीं पशुगणना में, तो यहाँ पर क्या होती है 1.66% की कमी होती है। और 2012 की तुलना में देखो 2012 की तुलना में जो 19वीं पशुगणना है इसमें कमी है 1.66% ठीक है। और वर्तमान में कुल पशुधन का प्रतिशत 60% है। 2007 में 2012 की देखो 2007 में और 2012 की पशुगणना में यहाँ पर वृद्धि 1.69% की वृद्धि, जबकि 2012 19 की पशुगणना 2012 की पशुगणना में 1.66% की कमी होती है ठीक है। ये चीजें आप इनको देख लो। 20वीं पशुगणना में पशुधन देख लो, 12वें प्रतिशत राजस्थान के पशुधन का बकरी का 14% और राजस्थान में प्रतिशत पशुधन का बकरी का 36.7%। ये मैं पहले बता देती हूं, बाकी इनको आप देख लेना। देखो 20वीं पशुगणना में पशुधन सर्वाधिक की बात है सबसे ज्यादा तो बाड़मेर में, जोधपुर में, फिर जयपुर उदयपुर में, न्यूनतम धौलपुर में, फिर कोटा सवाई माधोपुर 12 में। 20वीं पशुगणना में वृद्धि की बात संख्या के आधार पर पूछे, प्रतिशत के आधार पर दोनों में भैंस और गाय, संख्या के आधार पर वृद्धि भैंस और गाय में और प्रतिशत के आधार में भैंस और गाय में ठीक है। तो 20वीं पशुगणना में भैंस और गाय में वृद्धि दो तो है, भैंस और गाय में वृद्धि हुई है, चाहे वो परसेंट चाहे संख्या के आधार पर। बाकी सभी पशु में क्या पाएगी कमी पाएगी भैंस और गाय को छोड़ करके। और ये देखो यहाँ पर लिखा है संख्या के आधार पर प्रतिशत के आधार पर। और 20वीं पशुगणना में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक डूंगरपुर में 433, न्यूनतम जैसलमेर में 62, जनघनत्व 2। ये चीजें भाई यहाँ से प्रश्न बना था, अभी पीछे फर्स्ट ग्रेड में बना था ना, यहाँ से प्रश्न बना था। इन तो आप इनको में देखो ये चीज आप बोलोगे तो इसे वैसे मैंने डाल के दोबारा डाल दूंगी इस चीज को, इसको आप खुद ही पढ़ लेना। और यहाँ मैं कुछ नहीं करवाने वाली हूँ। और इससे पहले मैंने जब करवाया ये वाला टॉपिक पशु वाला, पशु संपदा वाला, तो उसमें इसको मैंने फुल डिटेल से करवाया। तो एक बार आप इनको देख लो। यहाँ पर जैसे पशु का नाम आ गया, 2012 की पशुगणना आ गई, 2019 की पशुगणना आ गई, परिवर्तन संख्या में दिया गया, परिवर्तन प्रतिशत में दिया गया है। यहाँ भारत में राजस्थान का स्थान है वो दिया गया। देखो बकरी में बात करें तो भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम, ये देखना बकरी में प्रथम, और भैंस में दूसरा है, भेड़ में चौथा है। और बात करें साथियों प्रथम की बात करें तो देखो बकरी और गधे और ऊंट में प्रथम है भारत में राजस्थान का स्थान ठीक है। ये देखो नस्लों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको मैंने ट्रिक से करवा रखा, फुल डिटेल में आप चाहे कर लेना, बात देखना। बाकी मैं यहाँ पर आपको सीधे बताने वाला हूँ। गाय की नस्ल देख लो, हरियाणवी गाय है, मेवाती गाय है, कांग्रेस, साहिवाल, सांचौरी, राठी, माली, गिर, नागौरी, थारपारकर। गाय को चुरानी है हरियाणवी वाले, हरियाणवी वाले गाय को चुरानी है माल समझ लिया माली ठीक है ना। राठी गाय को चुरानी है, राठी गाय को चुरानी है कौन, हरियाणवी वाले, माल समझ करके साथ में लेकर के आए, एक क्या लेकर के आए, थार लेकर के आए इसको चुराने के लिए, थार से थारपारकर। और उस क्या करने आए ये हरियाणवी वाली गाय को चोरी करने, चोरी से सांचौरी और थारपारकर गाड़ी में बैठा लिया, और गोरी गोरी गाय थी नागौरी, गोरी गोरी गाय थी नागौरी। और मेवाती याद रखना, माल और मेवाती याद रखना, और चोरी करनी है चोरी से सांचौरी। और साहिवाल जाति के हरियाणवी वाले साहिवाल याद रखना, और गाड़ी की थारपारकर गाड़ी की रेंज खुलती कांग्रेस, जैसे याद रह जाएगी सबके सब नागौरी है ना। और ये ताकि हरियाणवी वाली चीजें मैंने सब बता दिया है आपको। गाय की नस्लें गाय की नस्लें सांचौरी नस्ल आ गई, साहिवाल नस्ल आ गई, राठी नस्ल से प्रश्न बनाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसको बता देती हूँ कि क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है राठी नस्ल, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर आ गया उत्तर पश्चिमी ठीक है ना। और मूल स्थान राष्ट्र और गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उपनाम राजस्थान की कामधेनु की विशेषता है, राजस्थान की कामधेनु की सर्वश्रेष्ठ नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। और लाल इंपोर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड रीड में पूछा गया। राठी नस्ल की बात करें तो लाल सिंधी बाई साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, और प्रश्न के अंदर 9 नंबर मांगे। फिर बात करें मालवी नस्ल भी गाय की है, गिर नस्ल भी, और नागौरी नस्ल भी गाय की है। फिर बात करें थारपारकर मलानी भी गाय की है। और भेड़ की नस्लों की बात करें, नाली, चोकला, ये भी यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, भेड़ की नस्ल से भी बना हुआ है। और ट्रिक को याद रखना, नाचो माँ बापू मगर मालपुरी खरा सोना जैसा, भेड़ की नस्ल से याद रखती है, बाकी ये चीजें एग्जाम टाइम में नहीं याद रहती है, सीधा को भेड़, नाली, चोकला, मारवाड़ी भेड़ आ गई, बागड़ी, पुंगल, मगरा, जैसलमेरी भेड़, सोनारी, सोनारी इंपोर्टेंट है, सोनारी जो भैंस है भेड़ है इंपोर्टेंट है, खेर, मालपुरी। फिर आ जाती है भैंस की नस्लें, भैंस की भैंस से भैंस बदावरी भी नाम आ जाता है। सूरती भैंस वैसे काली होती है, कई और कलर की होगी, पर भैंस सूरती नहीं काली, जैसे उल्टा लेना सूरती। जाफराबादी, मुर्राखुंडी पता ही होगा, नागपुरी और पिंडपुरी, महसाना देखो ये जाफराबादी और बदावरी और सूरती ये तीनों की तीनों इंपोर्टेंट है ठीक है। रावी, रथ, बूढ़ा, ये सब इनकी भैंस की नस्लें हैं ठीक है। और अब बात करते हैं साथियों ऊंट की नस्लों की। बीकानेरी ऊंट, जैसलमेरी, गोमट, नाचना ऊंट है, अलवरी, कच्ची, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, सिखावटी, केरुवाली ऊंट की नस्लें। फिर बात करते हैं घोड़े की नस्लें। देखो मारवाड़ी, मालानी, काठियावाड़ी घोड़े की नस्लें हैं, और ये इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु। ऊंट को राज्य पशु की घोषणा 30 मार्च 2014 को, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को, और दिया गया वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। ऊंट केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, और भारत की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी पूछे तो जोड़बीड़ बीकानेर, पोखरण जैसलमेर, ये चीजें भी आप एक बार देख लेना। ऊंट बंद रोग अधिनियम 2015-16 में लागू किया गया ठीक है। और ऊंटों का प्रमुख रोग जाति भ्रष्ट हो गया, और ऊंट पालक जाति रेवाड़ी रायका आ गई, ऊंटों के रोग कितनी बार सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। ऊंट संरक्षण विकास मिशन 1 नवंबर 2022 को बीकानेर ऊंट दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट जयपुर में। फिर बात करते हैं साथियों कि मुर्गी की नस्लें हैं, बस्ता, ट्रेनी, असील और कड़कनाथ, वनराजा, ग्राम प्रिया, ग्राम लक्ष्मी, कृष्णा, नंदनम, ये होगी स्वदेशी नस्ल इनकी। और ये होगी प्रमुख विदेशी नस्लें, व्हाइट लैंग हॉर्न हो गई मुर्गी की, ये विदेशी नस्लें, केरी, श्यामा, केरी, निर्मिक, हितकारी, उपकारी। फिर बात करते हैं सुअर की नस्लें। देखो सुअर की नस्लों में सर्वाधिक मांस प्राप्त करने वाली टेम्पर्स नस्ल होगी, और ये विदेशी नस्ल है जो कि लॉर्ड्स वाइट यार्कशायर होगी, बेकशायर होगी, हैम्पशायर होगी, जर्सी रोड होगी। और मत्स्य नस्ल, देसी नस्लें, ये देखो जिसमें देसी नस्ल में मत्स्य की आ गई कतला, रोहू, मरग, महासिर, और विदेशी नस्ल में कोपन कॉर्प आ गई, और सिल्वर कॉर्प और ग्राश कॉर्प ठीक है। और ये चीजें भी अब मैं करवाने वाली हूँ। ये थोड़ी सी आप राजस्थान का प्रमुख डेयरी देख लो। पद्मा डेयरी है, ये प्रथम डेयरी जो कि अजमेर में सबसे प्राचीन डेयरी है, और रानीवाड़ा डेयरी है पथमेरा नस्ल में सबसे बड़ी डेयरी पूछे तो सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा, बड़ा होता है सबसे बड़ी डेयरी, सबसे प्राचीन पद्मा डेयरी। और जो उर्मुल डेयरी बीकानेर में है, सरस डेयरी जयपुर में, और वरमुल डेयरी जोधपुर में, गंगुल डेयरी हनुमानगढ़ में, ये भी थोड़ी देख रहे हैं ठीक है। दूध उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक सिक्का जयपुर में, न्यूनतम सिरोही प्रतापगढ़ में। और दूध उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व का प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन की बात करें तो राजस्थान दूसरा स्थान, राजस्थान का दूसरा स्थान दूध उत्पादन में है 14.44%। और प्रथम देखो दूसरा स्थान दूध उत्पादन राजस्थान का, प्रथम स्थान यूपी का। अब ये योजना भी कई बार पूछी गई है, पहले जब चली थी तब भी काफी बार पूछी गई थी कि पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत 2012 को, और 2025-26 में टिको एमओएसपी की संख्या जाएगा 138 से बढ़ाकर 200 की जाने की घोषणा। वर्तमान 2024-25 के दौरान 138 ओसीपीटी के 25 प्रकार के सर्जिकल कंज्यूमेबल्स उपलब्ध होना, ये सब आप थोड़ी बातें इनको देख लेना ठीक है। जिसमें से ये 2019 की है, और जो मुख्यमंत्री दूध उत्पादन सबल योजना है, इसमें बात इसका उद्देश्य है वो 2022-23 में दूध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर तक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
और जो राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 ये शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 जयपुर के धनक गांव से शुरू की गई साथियों। इस योजना में गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर किसी का बीमा करवाया जा सकता है और करवा सकता है। और इसमें बात करें तो एक परिवार अधिकतम कितने 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है। बीपीएल, एसटी, एससी पशुपालकों को प्रीमियम राशि पर 70% केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 30% व्यय पशुपालक द्वारा होगा। सामान्य श्रेणी में प्रीमियम राशि 50% केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 50% व्यय पशुपालक द्वारा होगा। ठीक है। और ये देखो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो कि घोषणा 2023 बजट में शुरुआत 2024 बजट में और 21 नवंबर 2025 में पंजीकरण शुरू और पशुपालकों को निम्न लाभ प्राप्त होगा। 5 लाख रुपए है वो कौन से पशुओं पर, गाय, भैंस, बकरी, जो दुधारू बकरियां, इन पे 1 लाख रुपए ऊंट पर। ठीक है। और ये मानसून रिपोर्ट 2025 इनकी बात करें साथियों तो देखो वैसे आप मानसून रिपोर्ट करना चाहो तो कर लेना। इसमें से मैं आपको बस इतना ही करवा देती हूँ कि बात करें साथियों कि यहाँ पर जितने भी ये जिले दिए यहाँ मानसिक वास्तविक वर्षा है मिमी में, या सामान्य वर्षा मिमी में, और सामान्य से विचलन और ये श्रेणियां दे रखी है जो कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 12 की बात करें तो वास्तविक वर्षा है वो 1593.5 मिमी 12 में, और सवाई माधोपुर में 1333.1 मिमी, और यहाँ पर सामान्य वर्षा दी हुई है। और अब यहाँ से और प्रश्न बने तो देखो यहाँ जो 12 जिले हैं, 12 सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, दौसा, प्रतापगढ़, टोंक, धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, करौली, सिरोही, भीलवाड़ा, यहाँ तक तो देखो 9000 से ऊपर है सबकी वास्तविक वर्षा वो 9000 से ऊपर है पूछे तो 12 जिलों की। इसके बाद में आती है 1000 से कम आ जाती है चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, है ना, अजमेर, ये सब। और ये देखो टॉप न्यूनतम वर्षा वाले जिले ये 4, श्री गंगानगर में 454.2, बाड़मेर देखो आपको न्यूनतम टॉप आपको 4 जिले पूछे तो जैसलमेर सबसे कम 223.5, ये भी देख लेना। बीकानेर 383, फिर बाड़मेर, यानी कि जैसलमेर सबसे बड़ा जिला आपको ले लेना। यहाँ पर न्यूनतम की बात जिला बड़ा है, उल्टा हो गया, ऐसे रखना। फिर बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, ये आ जाएंगे। ठीक है। ये औद्योगिक दर्जे में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा उद्योग का दर्जा है वो 4 मार्च 1989 ईस्वी को कौन सी समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनिक समिति की सिफारिश पर। जन उद्योग का दर्जा 2004 में, पूर्ण उद्योग का दर्जा 2022-23 में। ठीक है। तो ये पर्यटन विभाग की प्रमुख संस्थाएं हैं और ये पर्यटन के आंकड़े जो कि घरेलू या देसी उनके हैं, जो कि आपको इनको देख लेना थोड़ा सा। 2025 का बात करें, 25 का वैसे याद रह जाएंगे, यानी कि 25 का तो 25 याद रह जाएंगे 0.03 लाख। 2024 में 2300 पॉइंट, यानी कि 24 से कम कर दो 23.084 लाख। और 2023 की बात करें साथियों तो 1790.92 लाख आ गई। ठीक है। यहाँ पर ये दे रखे हैं धार्मिक एक तरफ पर्यटन स्थल, एक तरफ घरेलू पर्यटन यात्राओं की जो संख्या है वो लाख में 2024 की या 2025 की दे रखी है। ठीक है ना। तो घरेलू पर्यटन यात्राओं की संख्या खाटू श्याम सीकर में 258.00 आगे। और ये आगे पर्यटन आंकड़े अंतरराष्ट्रीय और जो विदेशी इनके आगे 2025 में देखो पर्यटन आंकड़े जो अंतरराष्ट्रीय विदेशी की बात करें 19.45 आ गया। 2024 में 20.70 लाख आ गया, 2023 में 17 लाख है लगभग। और ये थोड़ी सी आप देखें ना इंपॉर्टेंट है। ये देखो कि राजस्थान में देशवार विदेशी पर्यटक यात्रा वर्ष 2025 में देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली है, तो इतने तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इनके आगमन के प्रमुख स्रोत देश है। इनके बाद में जो आते हैं जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड का उल्लेखनीय योगदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 2025 में कितने 16,98,068 है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से 13,39,38 याद रखना, 13 लाख है 39,038 यानी कि 16 16 याद रखना, आगे याद रहेगा 98 यूनाइटेड किंगडम से 13 याद रखना, 13,39,38 फ्रांस से भी 13 आपको रखना, यूनाइटेड किंगडम से 13 के बाद 12 17 याद रखना, जर्मनी से 8,002 कितने हैं ये आगे 82,703 आगे, इटली से 71,668। ठीक है। ये देखो 2025 कुल है जो 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों का आगमन है वो यहाँ पर दे रखा है 19,45,068 आगे। ठीक है। ये थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। देखो कि यहाँ पर आपके सिर्फ 5 जिले दिए हुए हैं। ये देखो सिर्फ 5 जिलों में विदेशी पर्यटक है। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन से वर्ष 2024-25 में दिया, जिसमें से देखो 2024-25 दोनों में राजस्थान के 5 जिलों में से जयपुर शीर्ष स्थान पर रहा। देखो यहाँ पर 2024 में भी जयपुर रहा और 2025 में भी जयपुर रहा। ये पर्यटक यात्राओं की संख्या है जो कि 2024 में पर्यटक यात्राओं की जयपुर से कितनी है टोटल देख लो, और यहाँ पर जयपुर से कितनी है जो कि 2025 में जयपुर से कितनी है 56,02,049, और यहाँ पर 2024 में जयपुर से 62,35,034। ठीक है। 62 लाख सॉरी ये 6 लाख है, 6,23,534। ठीक है। और ये अजमेर में देख लो फिर 200 में आ गया। ठीक है। और तो आगे मिल गया प्रमुख जनजाति भी मैंने फुल डिटेल से एक लास्ट में टॉपिक करवा रखा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ देख लो कि जनजाति के दृष्टिकोण से राजस्थान का चौथा स्थान याद रखना। और पहला किसका है, राजस्थान का चौथा स्थान है। पहला एमपी का, दूसरा महाराष्ट्र का, थर्ड उड़ीसा का, चौथा राजस्थान का है। और दो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजाति पूछे तो संख्या के आधार पर उदयपुर, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाली जनजातियां मीना जनजाति, भील जनजाति, रासी जनजाति, सैलिया जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति होगी और इन सबको मैंने फुल डिटेल से करवा रखा है, मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी। और ये जो इंपोर्टेंट लगाई हुई है रिपोर्ट देख लेना आप। इनमें से देखो मीना जनजाति की बात करें, मीना जनजाति इनमें देखो 2 वर्गों में बांटा गया जनजाति को, जमींदार और चौकीदार मीना। ठीक है। और ये जमींदार मीना कृषि पशुपालन करते थे और चौकीदार मीना राजधानी की चौकीदारी करते थे। और ये चीज है कि बिलों से संबंधित है कि बिलों ये बिल मैंने यहाँ पर आपको भील जनजाति देखते हैं कि उत्पत्ति है इनकी वो हिमालय की तलहटी और विंध्याचल पर्वतमाला के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये राजस्थान के रूप से बुराट के पठार पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले भील शब्द का प्रयोग पूछे तो सोमदेव के कथा सरित सागर ग्रंथ में किया जाता है। और निवास की बात करें तो बिलों के निवास, बिलों का निवास पहाड़ी तथा नदी बेसिन वाले क्षेत्र में होता है। और घर यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि बने हुए बिलों के घर को कुएं टावरा कहते हैं। बस्ती मोहल्ला को बिलों के मोहल्ला को फला कहा जाता है। बिलों के गांव की बात करें तो इनको पाल कहा जाता है, जिसका 4 या 6 फला मिलाकर बनता है। और यहाँ पर आ जाता है मीनाओं का। देखो अन्य वर्ग ये तो आगे मीनाओं का ये मीनाओं यहाँ से बनते हैं तो इनको पढ़ लेते हैं कि मीना वर्ग जनजाति का मुख्य पूछे तो पटेल है। मीना जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत होती है 84 पंचायत। मीना सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है। मोरनी मांडला मीना जनजाति में विवाह की रस्म है। मीना जनजाति क्या देते बुढ़िया बाबा कोतनिष्ठा है। ये फुल डिटेल में पढ़ो तो आप पढ़ना, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाली इसमें। और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो ग्रासीय जनजाति है। ठीक है। और यहाँ बात के साथियों ये ग्रासीय जनजाति से संबंधित, ग्रासीय जनजाति में मुखिया को पालवी या सैरोल कहते हैं। ग्रासीय जनजाति मुख्य क्या कहते हैं, पालवी या सैरोल। ग्रासीय की घर को घेर या गांव को पाल, तो घर को घेर ग्रासीय वालों के गांव को पाल, गांव की चोटी का कोपलिया, बरामदा, कोसा, अनाज भंडार की कोठी को सुगरी। ठीक है। ये ग्रासीय जनजाति विवाह के प्रकार है, मोर बंदिया, ब्रह्म विवाह। ठीक है। ये सब विवाह है। शहरी जनजाति की बात करें तो देखो शहरी जनजाति में झोंपड़ी को इंपोर्टेंट है, हताई या बंगला कहते हैं। और जिनके गांव को सैरोल, सहरिया घर को टापरा, और सामान रखने की छोटी कोठी को कुसीला, आटा रखने की कोसी को भंडेरी। शहरी जनजाति में पंचायत की बैठक सीताबाड़ी 12 में होती है। और शहरी जनजाति में पंचायत का मुख्य कोतवाल कहलाता है। और जो शहरी जनजाति है इस जनजाति में माता पिता की संपत्ति पर लड़की का अधिकार नहीं होता है। इस समुदाय में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है।
इंपोर्टेंट, ये वाला इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया प्रश्न कि केंद्र सरकार द्वारा शहरी जनजाति को आदिम समूह जनजाति वर्ग में शामिल किया गया। पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति जिसको आदिम समूह जनजाति में वर्ग में शामिल किया गया, वो शहरी जनजाति है। और शहरी जनजाति में दारी संस्कार होता है, शहरी जनजाति में दहेज प्रथा नहीं होती है और श्राद्ध भी नहीं करते शहरी वाले। शहरी जनजाति के विकास हेतु शहरी विकास कार्यक्रम, ये पूछा गया प्रश्न 1977 में 12 की शाहबाद किशनगढ़ तहसील के 445 गांव में शुरू किया गया। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, राजस्थान निवासी उदयपुर जिले में कोटरा बाजार तहसील में पाई जाती है और इस जनजाति में घी और दूध का प्रयोग नहीं करते कथोड़ी वाले, और शराब का सबसे ज्यादा प्रयोग सेवन इसी में करते हैं। शराब का सेवन स्त्री पुरुष दोनों साथ करते हैं कथोड़ी जनजाति में। कथोड़ी जनजाति के घर को खोलरा और समाज के मुखिया को नायक कहते हैं और इस जनजाति में नाता प्रथा विवाह पुनर्विवाह की प्रथा प्रसिद्ध है और इस जनजाति में महिलाएं गोदना गुदवाती है और महिला मराठी अंदाज साड़ी पहनती है, जिसको कहते हैं फटका। कथोड़ी जनजाति में प्रमुख देवता इनके डूंगर देवता, ग्राम देवता, बाग देवता, बारी माता, कंसारी माता हो गए। और डामोर जनजाति मूलतः गुजरात की है, सर्वाधिक सिमरवाड़ा गुजरात में पाई जाती है और डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहते हैं, गांव को फला और पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। सांसी जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक भरपूर अजमेर में पाई जाती है और यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है कि सांसी जनजाति को वर्ण व्यवस्था के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया, बीजा और माला। और मुख्य देवता इनके बाबजी देवता की कसम खाता कि ये लोग क्या झूठ नहीं बोलते हैं। जो सांसी जनजाति के मुख्य देवी इनकी कोदरी माता होगी और इन जनजाति में कुकड़ी रेशम प्रसिद्ध है। और कारबेलिया की बात स्पेरा जनजाति कहा जाता है, स्पेरा जनजाति और क्षेत्रपाली देवपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में सांप पकड़ने का काम है। कंजर जनजाति की बात करें तो कहां भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में निवास स्थान है। कंजर शब्द की कानन 400 से मानी जाती है, जिसका जंगल विचरण करने वाला होता है। और कंजर जनजाति के आराध्य देव कौन है? आराध्य देव हनुमान जी, आराध्य देवी चौमाता। और इस जनजाति को मुख्य पटेल कहलाता है और इस जनजाति में पाती मांगने की प्रथा है। कंजर जनजाति में क्या है? पाती मांगने की प्रथा है, जिसमें अपराध करने से पूर्व देवी देवताओं का आशीर्वाद दिया जाता है, जिसे पाती मांगना कहते हैं। और इस जाति के कंजर जनजाति के लोग वो हाकिम राजा का पहला भी करके झूठ नहीं बोलते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इस जाति में मृत्यु के बाद शव के मुंह में शराब की 2-3 बूंदें डालते हैं। कौन सी जनजाति में? कंजर जनजाति में। और जाति में मकानों के खिलाफ खिड़की व मकानों के खिड़की दरवाजे नहीं होते हैं। ये आगे राजस्थान के लोक देवता, जो कि मैंने इनको क्रम के अनुसार से भी करवा रखे हैं, ठीक है। और ये जल संरक्षण आ गया भाई, ये आर्टिकल के टॉपिक आ गए। अब थोड़ा सा नदियों से ना देखो, ये तो करवा रखी है, वैसे मैंने साइड टॉपिक करवा रखी है, अभी करवाई थोड़ी दिन पहले, फिर दोबारा रिवीजन करवाया। अब इनको थोड़ी सी अपने ना उद्गम देख लेते हैं। पश्चिमी बनास नदी के उद्गम देखो, पूछा गया प्रश्न है सनवारा की पहाड़ी से, पश्चिमी बनास सवारा की सनवारा की पहाड़ी से साइड नदी सूखी सिपू आ गई। सह से देखो, सह से सनवारा, सह से इसकी साइड नदी सूखी सिपू। साबरमती नदी का उद्गम साबरमती बर बर दर दर बर दर बराला की पहाड़ी कोटा देखो, साइड नदी वाकल से हतमती वेतक मेसवा माजन नदी। फिर वाकल नदी गोरागाम की पहाड़ी उदयपुर से उद्गम और सही नदी का उद्गम उदयपुर से। माही नदी का देखो, मैं से एमपी के दार्जिला के, मैं से मेंढाग्राम पंचायत, मैं से अमलोगों की पहाड़ी, मैं से नहीं है बट ऐसे है, इसे याद रख लेना, मैं से मेहंदी झील से। एमपी के दार्जिला के मेंढाग्राम की पंचायत अमलोगों की पहाड़ी में झील से माही नदी का उद्गम और इसको आदिवासी टिंगा वाला टिंगा काटा टिंगा रखी जाती है कहते हैं रेखा। और माही की साइड नदी इराऊ इरू इराव बाधा इंपोर्टेंट है, अभी प्रश्न पूछे गए तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माही वाली याद रखना, ठीक है। और बादर मोरेन सोम जाकर फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से प्रश्न बने। सोम नदी की बात करें तो उद्गम बिछा मेला की पहाड़ी ऋषभ उदयपुर। जाखम नदी का उद्गम भगवान माता की पहाड़ी छोटी साली प्रतापगढ़ से। और बंगाल की खाड़ी में बात करें तो ये नदी चंबल नदी आती है और बनास नदी आती है, बाणगंगा नदी आती है। तो ये देख लेते हैं कि चंबल नदी का पहले नाम देखो, चंबल नदी कामदेव नदी उद्गम है वो चंबल नदी, बल है तभी जान है तभी बल है। तो जनपद की पहाड़ियां महू एमपी से। और चंबल की साइड नदी काली सिंध, नदी, आहू नदी, पार्वती नदी, कुल्लू नदी, आली नदी, बामनी बाप नदी, कुराल नदी, ठीक है। और अन्य नदियां भी देख लो, चाकन, बनास, गुंजाली, घोड़ा पछाड़ नदी आ गई। बनास नदी का उपनाम है वशिष्ठ, वनवासा, वनकिया, उद्गम वीरों का मठ, खमनोर की पानी पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। और बनास की साइड नदी बाईं तरफ से कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी और मोरेल, सौदरा, दाईं तरफ से बेड़स, गंभीर, मेनाल। और आयरन बेड़स नदी के उद्गम की बात करें, गोविंदा की पहाड़ी उदयपुर से साइड नदी, उड़ाई, गंभीर, गुंजी, वागरा की मेनाल नदी का उद्गम मेनाल उदयपुर चित्तौड़गढ़ से। गंभीर नदी का जावल की पहाड़ियां नाम एमपी से, कोठारी नदी का दिवेर की पहाड़ी राजस्थान से, खारी नदी का खारी, बीज होती है गुजरात की पहाड़ी से, चंद्र वाला नदी का राजस्थान से, द्रव्यवती नदी का उद्गम नागरिक की पहाड़ी जयपुर से। भाई इतना जल्दी फटाफट करवा रही हूं कि आप देखो धीरे करवाओगे खुद बोलो, जो एग्जाम टाइम में आप फटाफट करोगे, आपने पहले पढ़ रखे तो आपका रिवीजन हो जाता है फटाफट में, फिर समझ में आ जाता है। बाणगंगा नदी की बात करें तो अर्जुन की गंगा का उपनाम है, खंडित नदी, ताला नदी, उद्गम विराट की पहाड़ी कोटपुतली, भैरव से। गंभीर नदी की बात करें साथी नदी की पहाड़ी रोली से, इसका उद्गम होता है, उद्गम नदी भी कहते हैं यूपी में। गंभीर नदी की अन्य साइड नदी पार्वती, अरवली, जगर सस्ता। पार्वती नदी के उद्गम की चावल की पहाड़ी रोली, अरवली नदी के उद्गम सकरा, बांध थाना, गाजियाबाद से। जगल नदी का उद्गम डांग से। अपना यूट्यूब चैनल उदाहरण करने क्लासेस, यहाँ पर अपनी क्लासेस अपलोड रहती है। आंतरिक जल प्रवाह नदी की, यहाँ आंतरिक जल प्रवाह नदियों में जो गग्गर, कादरी, कांगनी, सावी, उपाली, मेंढा, नदी आती है। तो आंतरिक में गगन नदी आती है, जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी कालका माता हिमाचल प्रदेश से। प्राचीन सरस्वती का नाम है ध्वजवती, मृत, सोदर नदी राजस्थान का शोभित का नाम है। अपना ये कांटी नदी का उद्गम केरला की पहाड़ी से। कांटी नदी का उद्गम कोटरीगाम जैसलमेर से। और ये प्रश्न भी पूछा गया और ये प्रश्न भी पूछा गया काफी बार। सावी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से, अपना जयपुर से, ठीक है। फिर बात करें साथियों उड़पाल नदी, उदयनाथ पहाड़ी, थाना गाजियाबाद से, इसका उद्गम रसावली नदी, ये इंपोर्टेंट है, इसका उद्गम। रूपनगढ़ नदी का किशनगढ़ की पहाड़ी में उद्गम। और मेंथा मेंढा नदी का मनोहरपुर जयपुर से। और ये चंबल की साइड नदी काली सिंध, पवन, आहू, पार्वती, कुन्नू, आलिया नदी, बामनी बापनी नदी, कुराल नदी, मेज नदी। मेज नदी का भी भीलवाड़ा से, कुराल नदी का उद्गम उपला का भीलवाड़ा से। बामनी नदी बापनी का हरिपुरा की पहाड़ी बेगू चित्तौड़गढ़ से। आलिया कंपनी की पहाड़ी कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है। पार्वती नदी इंपोर्टेंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में से। और क्षेत्र में कुन्नू नदी का एमपी से, आहू नदी का एमपी से, पवन नदी का एमपी से उद्गम। और काली सिंध की साइड नदी कौन सी? काली सिंध का पहले उद्गम देख लो, बागलीगांव एमपी से। और साइड नदी आहू, पवन, चंद्रभागा, निजार, निमाज, उड़ाड़ी, सारे टॉपिक भाई सेकंड ग्रेड में जितने भी है उनका आपने रिवीजन करें। इसके अलावा पीटीआई हो गए, सेकंड रीड में भी जो टॉपिक है वो आप रीड वाले में से करें, जो जैसे पशुधन संपदा वो इनमें नहीं है रीड वालों में, बाकी सेकंड ग्रेड और पीटीआई वालों के लिए क्लास। राधे राधे सभी को। तो साथियों आज की क्लास जो आरपीसी सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए रहने वाली है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिनके भी ये टॉपिक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने स्पेशल आरपीसी सेकंड ग्रेड और पीटीआई बोला है, जिनके प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। और स्पेशल क्लास में इसलिए लेकर आई हूं आरपीसी सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए एग्जाम के दिन भी नहीं बचे, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए स्पेशल क्लास लेकर आई हूं। इसके बाद में साथियों आपके जो कि भारत का भूगोल है, जितने भी आपके सेकंड ग्रेड में और जितने भी टॉपिक है ना, उनकी मैं एक मैथ क्लास लगा दूंगी, नदियां वगैरह सब आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन इस हिसाब से वन लाइनर आपका थ्योरी भी हो जाएगा, प्रश्न भी रहेंगे। यानी कि आपका टॉपिक अगर एग्जाम से पहले पढ़कर जाते हो तो आपको फायदा ही फायदा है उसकी क्लास में, ठीक है। तो देखते हैं कल तक वो क्लास आ जाती है, ठीक है। तो साथियों अब इसमें बात करते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से वनों को सामान्य देखिए 5 प्रकार में बांटा गया है। ध्यान रखना ये, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से वनों को सामान्य 5 प्रकार में बांटा गया, कहीं कहीं 6 प्रकार में लिखा होता है, क्योंकि जो ये मैंग्रोव वन है जिसको सुंदरी वन बोलते हैं, जिसको डेल्टा वन बोलते हैं, इसी को दलदली वन बोलते हैं, बट कहीं कहीं अलग कर दिया गया तो ये 6 लिख दिए जाते हैं, बट 5 प्रकार आपको ध्यान रखना है, 6 भी आते हैं तो कोई गलती नहीं है। तो साथियों बात करते हैं जो 5 प्रकार में बांटा गया, ये आपको पहले तो 5 प्रकार ध्यान रखना, फिर इनको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कैसे भी पूछे जाए, विशेषताओं से, चाहे वर्षा से, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ध्यान रखना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिसको अर्धसदाबहार वन भी बोलते हैं। साथियों इसकी बात करें ना, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो यहाँ वर्षा ध्यान रखना, मैंने 200 प्लस लगाई है, तो 200 सेंटीमीटर 200 सेमी प्लस आएगा, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं, अधिक औसत
तापमान वर्षा 200 सेंटीमीटर से, तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्धशुष्क सदाबहार वन में। फिर मानसूनी वन है सेकंड, जिसको पर्णपाती वन बोलते हैं, जिसको पतझड़। देखो मानसूनी वन को पर्णपाती पतझड़ वन बोलते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा होती है 100 से 200 के बीच में होती है। 100 से 200 सेमी के बीच में कौन से भी मानसूनी वन है। अब मानसूनी से मानसून होता है जब पतझड़ निकल जाते हैं, याद रह जाएगा आपको, याद भी रह जाएगा, ठीक है। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क व कांटेदार वन, यहाँ पर बात करें साथियों, वैसे ही ये कांटेदार वन है और कांटेदार वाले याद रह जाएगा आपको कि यहाँ पर भाई जो वन भी कांटेदार है तो वर्षा कहां से होगी, तो 70% से कम होगी। मैंने माइनस लिखा है 70% से कम, तो कांटेदार वन वाले उष्णकटिबंधीय शुष्क वाले शुष्क है, बिल्कुल ही कांटेदार वन है, तो यहाँ पर वर्षा होगी नहीं, कम होगी, 70% याद रह जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 से अधिक, और मानसूनी वन पर्णपाती वन जिसको पतझड़ वन बोलते हैं 100 से 200 बीच में होती है, और कांटेदार और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में 70 से कम। फिर बात करते हैं साथियों पर्वतीय वन आता है, उसके बाद शीतोष्ण वन आता है, हिमालय वन आता है, इसको भी फुल डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आता है मैंग्रोव वन जिसको सुंदरी वन बोलते हैं, जिसको डेल्टा वन दलदली वन इसी को बोलते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा। इसके प्रश्न भी रहेंगे, ठीक है ना। मैंने जिस हिसाब से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन था इसी संबंधित मैंने प्रश्न भी लिए हैं, हर एक चीज आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, थ्योरी और जो प्रश्न करोगे तो आपको क्लास में ये समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार जिसको अर्धसदाबहार है। सबसे पहले वर्षा का दायरा कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। विशेषता क्या क्या है इसकी विशेषता देखो, अगर आता है अर्धसदाबहार या उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो यहाँ ये जो वन है ये बहुत घने होते हैं, इनके लकड़ी होती है वो कठोर, लकड़ी कठोर होती है। और ये तो आप देख लेना कि ये अर्धसदाबहार वन नाम ही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, तो ये पूरे वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और जो वृक्षों की औसत लंबाई पूछे 60 मीटर है, और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, प्लस ठीक है अधिक होती है, और लंबाई पूछे वृक्षों की औसत 60 मीटर है। और फिर बात करें विशेषताओं में, ये बहुत घने और कठोर लकड़ी वाले, और इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि ये अत्यंत संकर वन होते हैं, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इनमें अर्धसदाबहार वन। आर्थिक दृष्टि से देखो, वैसे आर्थिक दृष्टि से उपयोगी तो कम होते हैं, लेकिन पर्यावरणीय जो पारिस्थितिकी इनके लिए अति महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी है। तो अब आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं विशेषताओं से, मैंने प्रश्न बनाए हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अर्धसदाबहार वन की विशेषताओं में पूछे या इनके कठोर लकड़ी वाले वन होते हैं, तो ये सही है। अगर ऑप्शन में आता है तो वनों में जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक संकर वन होते हैं, अगर ऑप्शन में तो ये भी सही है, आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी है, ठीक है। चित्र देखो कहां आते हैं ये जो अर्धसदाबहार वन है, पश्चिमी घाट का भाग और पश्चिमी बंगाल, कोरोमंडल तट, उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह में आते हैं, जो कि अर्धसदाबहार वन आते हैं, ठीक है ना इनमें। फिर बात करते हैं साथियों जो अर्धसदाबहार वन है, जिसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनसे औसत देख लो। ये मैंने बोल दिया कि ये वन अत्यधिक संघन होते हैं, यहाँ जैव विविधता पाई जाती है, लाइन समझ में आ गई। देखो केरल की शांत घाटी इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। अगर पूछे केरल की शांत घाटी किसका उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्धसदाबहार वन का केरल की जो शांत घाटी, ये देखो शांत घाटी केरल में स्थित है, आपको पूछे शांत घाटी का केरल में स्थित है, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। जो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है। अब प्रमुख वृक्ष पूछ ले, इंपोर्टेंट, ये आपको पूछे जा सकते हैं, यानी कि अर्धसदाबहार वन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें आपको पूछे वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वृक्ष जरूर याद रखना, एम्बोनी और मोहोगनी इंपोर्टेंट है, एम्बोनी और मोहोगनी इंपोर्टेंट है, और रोजवुड भी इंपोर्टेंट है, रोजवुड भी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। एम्बोनी, मोहोगनी, ताड़, रबर, नारियल, सिंकोना, रोजवुड, ग्रीनवुड, लोह काष्ठ, ये सब प्रमुख वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्धसदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और लकड़ी इनकी कठोर होती है, आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होते हैं, और केरल की शांत घाटी इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। अब साथियों इसी से संबंधित अपने प्रश्न देख लेते हैं अर्धसदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। सबसे पहले तो ये देखो एक प्रश्न लिया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संदर्भ में बताएं आपको कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। देखो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और तापमान 22 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। तो भाई मैंने वहां पर आपको तापमान नहीं बताया, पर ध्यान रखना 22 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वर्षा मैंने बता दिया, आगे आपने पढ़ा है कि अगर आपको पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अर्धसदाबहार वन में तो 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। वृक्षों की औसत लंबाई ध्यान रखना 60 मीटर है, और वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो ये आपकी पहली लाइन सही है। फिर इन वृक्षों इन वनों में वृक्षों की लंबाई पूछी आपको, लंबाई पूछी जाती है 60 मीटर से या उससे अधिक होती है, और भूमि के नजदीक झाड़ियां व बेलें पाई जाती है, तो ऑप्शन आपके कथन ए और बी ये दोनों के दोनों क्या है, सही है, ये आपका सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न इसी से बनाया गया है, इसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न में आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में विचार कीजिए कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, इसे भी पूछा जा सकता है। पहली लाइन की औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लाइन पहली भी सही है। इन वनों की लकड़ी देखो कठोर होती है और ये आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी। मैंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से तो ये देखो आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होते हैं, ये देखो आर्थिक दृष्टि से ये कम उपयोगी होते हैं, बट पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो ये लाइन भी इसकी सही है। और एबोनी, मोहोगनी व रोजवुड यहाँ के मुख्य वृक्ष है, ये सही है। अभी पढ़ा कौन कौन से अर्धसदाबहार वन में एबोनी, मोहोगनी, ताड़, रबर, नारियल, सिंकोना, रोजवुड, ग्रीन, लोह काष्ठ, ये सब सही है। और इसमें आपने ना ये कर रहे हैं, इससे पहले आपने एक प्रश्न डाला, थोड़ा सा ये भी देख लो। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सुमेलित कीजिए, आपको दे दे एक तरफ आपको दे दे अधिनियम और एक तरफ दे दे वर्ष, यानी कि पर्यावरण अधिनियम दे दे, एक तरफ वर्ष दे दे। आपको पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे कौन से वर्ष का, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देख लो साथियों कहां है, 1972 का। आपको मिलान करना है तो आप कर लो, याद रख लेना इनको। देखो मैंने यानी कि भी रखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986, ये याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986, और वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम 1988, और वन अधिकार अधिनियम 2013, याद कर लो इनको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम की बात करें 1988, वन अधिकार 2013, ठीक है। ये थोड़े से साथ में याद करना। तो पहला आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार याद हो गया, तो ये देखो ये 5 है, पहला अपना हो गया साथियों, या वर्षा ध्यान 200 से अधिक सेंटीमीटर। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया। फिर मानसूनी वन जिसको पर्णपाती वन बोलते हैं और पतझड़ वन बोलते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है साथियों 200 से 100 से 200 के बीच में होती है, ठीक है ना, इनके बीच में होती है। कौन से में, पर्णपाती वन या पतझड़ या मानसूनी वन। तो सेकंड करते हैं साथियों ये देखो मानसून वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन, इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। अगर आपको पूछ ले कि जो मानसून वन है, जो पर्णपाती वन है, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया, तो 2 श्रेणियों में, आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा कौन सा, शुष्क पर्णपाती वन। अब बात करें साथियों आर्द्र पर्णपाती वन की, तो यहाँ वर्षा आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा में पूछा जा सकता है आपको कितनी वर्षा, तो इंपोर्टेंट है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन यानी कि ये 100 से भी नीचे लेना, आपको 70 लेना, यानी कि 50 से ऊपर लेके जाना है, 70 सेमी से 100 सेंटीमीटर के बीच में। शुष्क पर्णपाती वन में 70 से 100 के बीच में सेंटीमीटर, और आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 के बीच में वर्षा होती है। आर्द्र पर्णपाती वन में वृक्ष की बात करें तो यहाँ वृक्ष साल, सागवान, टिक्का, शीशम, महुआ, आम, चंदन, यानी कि सागवान जो टिक्का है वो साल। अगर आपको पूछे कि साल और सागवान है सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, ध्यान रखना साथियों एमपी में पाए जाते हैं, एमपी में साल व सागवान सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। फिर महुआ के वृक्षों से क्या शराब बनाई जाती है पता है आपको, तो ये ध्यान रखना। पहला मानसून वन, पर्णपाती वन, पतझड़, 2 श्रेणी में। अर्धशुष्क पर्णपाती है, आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा, या साल, सागवान, टिक्का जिसको बोलते हैं, शीशम, महुआ, आम, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागवान सबसे ज्यादा एमपी में पाए जाते हैं। फिर शुष्क पर्णपाती वन, वर्षा यहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ जो वृक्ष है बेल, प्लास और अमलतास और कृष्णवुड आते हैं, ठीक है। विशेषता की बात करें साथियों तो भारत के सर्वाधिक भूभाग पर सही वन पाए जाते हैं।
ये यही है, सही लिख दिया, ठीक है ना। सब भारत के सर्वाधिक भूभाग पर यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, यही पर है ये। उत्तर भारत का मैदान, भूमि, दक्षिणी का पठार, यहाँ पर सबसे ज्यादा बात के साथियों उपयोगी। देखो मानसूनी वन पर्णपाती की आपको दो बता दी सर, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ध्यान रखोगे वर्षा की 300 से 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर शुष्क पर्णपाती वन। आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी, फर्नीचर, रेलवे और स्लीपर भवन निर्माण, कृषि उपकरण बनाने में ये काम आते हैं। अब साथियों बात करते हैं, ये आपको थोड़े से मैंने अलग लिखे हैं, तो ये आप पढ़ लेना, यहाँ से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, अलवन में भी पूछे जाते हैं, ऐसे कोई रोशा ने प्रश्न कहीं से क्या उठा करके, तो ये तो आपको पता ही होते हैं और ये चीजें हर किसी को याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस पूछे प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पूछा गया प्रश्न, ये भी पूछा गया वानिकी का कितनी बार प्रश्न पूछा गया, वानिकी का तो इंपोर्टेंट जो लिए मैंने, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बाद में करेंगे, थोड़ी सी इनसे पहले अपने पूरी ये तो करें एक बार, ये बीच में मैंने लिख रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को। तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। भाई अब वैसे भी कांटेदार वन है और कांटेदार वनों में याद रखोगे आप, कांटेदार है यहाँ की जो वनस्पति होती है वो अमरूद भी होती है, जो 0 बोलते हैं इनको। कांटेदार होंगे तो वन यहाँ से कैसे प्राप्त होंगे, और कांटेदार वन आपको देखो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, पश्चिम साइड में कांटेदार पाए जाएंगे ना, और वहां पश्चिम में वैसे वर्षा नहीं होती, बारिश कहाँ होती है, पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कहाँ बारिश होती नहीं है। तो वैसे याद रह जाएगा कि कांटेदार वन की बात की जाए तो वर्षा कम है, वो भी 70 सेंटीमीटर से भी क्या है, 70 सेंटीमीटर भी डाउन यानी कि कम करती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम है माइनस। फिर क्षेत्र की बात करें तो कौन से क्षेत्र में ये देखो, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में इधर वाले एरिया में वैसे भी वर्षा नहीं होती है, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दक्षिण भारत का जो वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ वर्षा होती है, होती नहीं, तो दृष्टि जो सॉरी वृष्टि छाया है, ये दृष्टि बोला गया, सॉरी वृष्टि छाया क्षेत्र, दक्षिण भारत का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वहां पर बारिश नहीं होती, तो 70 सेंटीमीटर से कम वाले में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। विशेषताओं की बात की साथियों तो सभी को पता है, इसको अमरूद भी 0 वनस्पति कहते हैं। वाष्पोषण कम करने के लिए पत्तियों की जगह कांटे अधिक होते हैं, कांटे ज्यादा होते हैं भाई, वाष्पोषण कम करने के लिए पत्तियों की जगह क्या कांटे, और पत्तियां ऊपर से मोम में चिकनी व नीचे से खुरदरी, ऊपर से चिकनी होती है, क्या होती है ऊपर से चिकनी होती है, पत्तियां ऊपर से मोम में चिकनी होती है, नीचे से खुरदरी होती है, खुरदरी होती है, जैसे हाथ लगाने से लगता है कुछ मतलब एक तो सॉफ्ट होती है, चिकनी चिकनी होती है बिल्कुल, एक खुरदरी सी होती है ना। पानी की तलाश में जड़ें बहुत गहरी होती हैं, पानी वैसे नहीं होता है, तो ठीक है ना, कम 70 सेंटीमीटर से कम वाली वर्षा कांटेदार वन। अब बात करें साथियों यहाँ वृक्ष की, वृक्ष देखो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, खेजड़ी। कांटेदार की बात करें कैक्टस, वैसे याद रखिएगा खेजड़ी मिलेगी आपको इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बबूल, नागपति होगी, रोहिड़ा होगी, ये आएगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में आप खेजड़ी, ये वृक्ष देख लो, खेजड़ी, कैक्टस, बबूल, नागपति, रोहिड़ा। फिर बात करें साथियों जो था पर्वतीय वन और शंकुधारी वन। कौन सा पर्वतीय वन जिसको बोलते हैं, शंकुधारी वन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ये वन देखो पर्वतीय वन जिसको शंकुधारी वन बोलते हैं, ये वन सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हिमालय पर्वत का विस्तार होता है, उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे, जैसे जिसमें जम्मू कश्मीर आ गया, हिमालय पर्वत हो गए, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं देखो वैसे वैसे हमारा तापमान बदलता रहता है, वैसे वैसे नीचे गिरती है। जैसे देखो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले, जैसे जैसे ना हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा तापमान बढ़ता है, वैसे इसमें होता है। तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं, अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन 1000 से कौन सी ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर। फिर बात करते हैं साथियों कि जो शंकुधारी वृक्ष है इनमें बात करें तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच, 15 यानी 3000 इनके बीच में, इनके बीच की ऊंचाई, उनके बीच में शंकुधारी वृक्ष है, ये पाए जाते हैं। जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर पर, सप्रूश, ये इंपोर्टेंट है, चीड़ और सप्रूश ये इंपोर्टेंट है, और सीडर आदि पाए जाते हैं। अब ये वाला जो 1500-300 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वृक्ष की बात की गई, ये एनसीईआरटी बुक 9th में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको ये प्रश्न जो पूछा जाता है कि शीतोष्ण जिसको बोलते हैं शीतोष्ण या शंकुधारी वृक्ष, अगर आपको पूछे कि अगर आ जाए प्रश्न में कि शीतोष्ण या शंकुधारी वन कौन से 1500 से 3500 के बीच में भी आ जाएगी, 1500 से 3500 की ऊंचाई के बीच में जो पाए जाते हैं शंकुधारी, तो भी आपका गलत नहीं है, सही है। 1500 से 3500 के बीच में आता है तो भी सही है, और एनसीईआरटी 9th की बुक में ये लिखा है 1500 से 3000 के बीच में आता है, तो भी आप ध्यान रखना, दोनों के दोनों ध्यान रखना, ठीक है। 1500 से 3500 के बीच में आता है तो भी आप ध्यान रखना। ये देखो पर्वतीय वन की बात करें साथियों, पर्वतीय वन ऊंचाई के आधार पर देखो वनों को 3 भागों में बांटा गया, ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में कौन कौन सा, एक तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, एक शीतोष्ण जिसको शंकुधारी वन बोलते हैं, एक अल्पाइन वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन जिसको बोलते हैं अल्पाइन वन। अब साथियों आपको अल्पाइन वन की बात करें, अगर ऑप्शन में 3600 आता है, 3600 आता है तो भी आपका गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 3600 आता है तो बिल्कुल सही, आप बंद करके सही कर देना। अल्पाइन वन में अगर आपको आता है लिखा हुआ कि 3500 मीटर से अधिक, यानी कि 3500 से प्लस लगाया मैंने, 3500 मीटर प्लस, 3500 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में आपको पूछा जाए पाए जाते हैं तो वो अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अगर 3500 मीटर से अधिक ना देकर सीधा आपको 3600 दे दे, भाई ये 3500 से अधिक आ गया तो 3600 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, तो ये 3600 आता है तो भी आपका सही है, क्योंकि ये भी पूछा गया। और यहाँ वृक्ष की बात के साथ तो जुन्नीपुर और सिल्वरपुर और ब्रूंज वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात के साथ 3 बताइए मैंने पर्वतीय वन ऊंचाई के आधार पर। जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है ये वन हिमालय से 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कितने 1500 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष है वो साल, ओक और पेस्टनट, ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चेस्टनट है ये, पेस्टनट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में चेस्टनट, साल, ओक आ गए, और शीतोष्ण शंकुधारी वन 1500 से 35 आ जाए, एनसीईआरटी बुक में 1500 से 3000 लिखा हुआ है। और वृक्ष चीड़, देवदार, चिनार, सप्रूश इंपोर्टेंट है, चीड़ देवदार भी इंपोर्टेंट है, और ये आ गया आपका रोडेल सेडल ड्रोन है ये, ठीक है ना। और सप्रूश ये आ जाते हैं, तो ये इसमें आते हैं, थोड़ा सा आप खुद ही देख लो। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 70 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर बारिश होती है, और ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में भी, और यानी कि इधर वाला पश्चिमी गुजरात आता है वैसे याद रहेगा कि इधर गुजरात वाला है, यानी कि आपको राज्य याद रहेगा हरियाणा, पंजाब और दक्षिण भारत का वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ पर ये। और विशेषता की बात करें तो ये देख लो, ठीक है ना। फिर ये पर्वतीय शंकुधारी पढ़िए। अब एक आप ये प्रश्न पूछने के बाद एक ही राय वो कर लेते हैं, एक ही तो राय ये भले भाई आपको देखो मैंने फटाफट लिखा है, लिखे हुए इसी तरीके से है कि एक तो टाइम नहीं मिलता है आने के बाद में, बिल्कुल भी थकान, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है साथियों। और लिखना आपको भी पता है, आप भी नहीं लिख पाते हो, थोड़ा सा नहीं लिख पाते हो, लिख करके फिर क्लास अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। तो लिखे तो ऐसे वैसे गए, बट ये आप सभी के लिए रामबाण है, ये जो नोट्स जिससे भी है ना सच में रामबाण है, प्रश्न मिल जाएंगे आपको, देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मैंग्रोव वन जिसको बोलते हैं ज्वारीय वन, जिसको दलदली वन भी बोलते हैं, और कहीं आपको 5 की जगह 6 भी मिले, क्योंकि दलदली वन को अलग भी कर रखा है, बट ये मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन को दलदली वन बोलते हैं, एनसीईआरटी की बुक में यही है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ये जो दलदली वन है, ये मैंग्रोव वन जिसको ज्वारीय वन बोलते हैं, ये ऐसे इलाके में होते हैं जहां पर जमीन बहुत उपजाऊ होती है, जमीन दलदली जैसी होती है और पानी जमीन में भरा होता है, और जहां पेड़ के सीधे जमीन में, जब पेड़ है वो सीधे जमीन में नहीं जाएंगे, पानी में डूबे रहेंगे, पानी में होंगे ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानी में डूबे रहते हैं, इस हिसाब से तो ये प्रश्न भी बन सकता है आपका। तो साथियों बात करते हैं मैंग्रोव ज्वारीय वन जिसको बोलते हैं दलदली वन। क्षेत्र की बात करें डेल्टा भागों, सुंदरबन, महानदी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा और गुजरात, अंडमान निकोबार के भागों में ये मैंग्रोव वन मिलती है। विशेषताओं की बात करें साथियों तो ये लवण यानी कि नमक, लवण सहने वाली वनस्पतियां हैं,
कौन से दलदली वन, ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन की बात करें तो ये लवण सहने वाली वनस्पतियां। ये इंपॉर्टेंट लाइन कि ये सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक है। सुनामी लहरों में सबसे ज्यादा आपको पूछे कि नुकसान कौन से वनों को प्राप्त होता है, तो इन्हीं वनों को सबसे ज्यादा सुनामी लहरों से नुकसान होता है। और भारत में विश्व के लगभग, ये लाइन में इंपॉर्टेंट है कि भारत में विश्व के लगभग 7% मैंग्रोव वन पाई जाती है। तो विश्व के लगभग 7% मैंग्रोव वन पाई जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना चाहती हूँ कि भारत के भूगोल की मैराथन क्लास ले आऊं, यानी कि आपके एग्जाम से पहले आ जाए, ठीक है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। पहले आ जाए तो फायदा, बाद में कोई फायदा नहीं है। अब साथियों यहाँ से प्रश्न देख, अब थोड़ा सा ये और कर लेते हैं। इसी मैंग्रोव वन से वृक्ष भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सुंदरी और ताड़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, दलदली वन जिसको बोलते हैं, यहाँ प्रमुख वृक्ष की बात करें तो यहाँ सुंदरी मिलेंगे आपको, सुंदरी पाई जाती है, ताड़। मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, दलदली वन में सुंदरी और ताड़ वन पाई जाती है, इसके साथ में एगार और नारियल की भी बात करें साथियों। घने मैंग्रोव एक वनस्पति की प्रकार है जिसमें पौधों, ये मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ तक, ये एनसीईआरटी की 9th बुक से लिखी है, इतनी तो सेम टू सेम। बाकी बहुत सारी बुक से जहां से भी मेरे को चीजें मिली इंपॉर्टेंट, वो सब आपका मिक्स है, ठीक है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में क्या रहती है, डूबी रहती है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको इस हिसाब से घुमा करके कि मैंग्रोव वन से संबंधित ज्वारीय वन, दलदली वन देखकर आपको कि इसमें पौधों की जड़ें हैं वो सूखी रहती है क्या, सूखी नहीं रहती है, पानी में डूबी रहती है साथियों, बाहर, या आप पूछते कि बाहर रहती है क्या, आपको सूखी यानी कि बाहर सूखी रहती है कैसे भी। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, नारियल, ताड़, क्योड़ा, और ये भी देखा था उसमें क्योड़ा, नारियल, ताड़, क्योड़ा, इंगार के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब साथियों एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब आपको कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है मैंग्रोव वन से, मैंग्रोव वन से आपको ये बना के पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो क्या गुजरात में पाई जाती है, पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव वन सर्वाधिक अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ये पूछा जा सकता है, बट आपका गलत होगा। तो मैंग्रोव वन का आरोही क्रम मैंने देखा सबसे ज्यादा वो पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, पी यानी कि पश्चिम बंगाल ऐसे कर लेना, फिर यानी कि जी से गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, ठीक है ना, ऐसे कर लेना। तो मैंग्रोव वन का आरोही क्रम देखा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, सर्वाधिक फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, सही करोगे। अब साथियों मैंने प्रश्न ये देखो, मैंग्रोव वन की विशेषताओं के संदर्भ में पूछे गए थे कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर गलत बताना है आपको, ऐसे ठीक है। देखो ये वन सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। अभी पढ़ा मैंग्रोव वन जिसको ज्वारीय वन बोलते हैं, जिसको दलदली वन बोलते हैं। ये देखो मैंग्रोव वन जिसको दलदली वन बोलते हैं, ये देखो ये सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक है। ये सबसे ज्यादा सुनामी लहरों में जो ज्यादा नुकसान इन वनों को पहुंचाई जाती है, और ये लवण वाली वनस्पति सहन करने वाली, ठीक है, लवण सहन करने वाली। तो ये लाइन आपकी पहली सही हो जाती है कि ये वन सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक है। सुंदरी और ताड़ यहाँ के वृक्ष, अभी मैंने बताया मैंग्रोव वन में सुंदरी, ताड़, एगार, नारियल, सुंदरी, ताड़, एगार, नारियल है, इसके साथ में क्योड़ा भी ध्यान रखना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्योड़ा भी है, ये सब के सब आप देख लेना, ठीक है। ये है मैंग्रोव वन में, क्या दलदली कुछ भी आ जाए, ये ज्वारीय। तो ये देखो ये वन सुनामी के प्रभाव को कम करने में सहायक, सुंदरी और ताड़ यहाँ के वृक्ष, लाइन सही है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार में पाई जाती है, अभी बता के तो भाई ये गलत है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है जो ज्वारीय वन है, जो दलदली वन है, क्या अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो ये साथियों आपकी लाइन होगी गलत। ये नदियों के डेल्टा ज्वारीय क्षेत्र में विकसित होती है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये क्षेत्र डेल्टा भागों, सुंदरबन, महानदी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टा गुजरात, अंडमान निकोबार के तटीय भागों में, ठीक है ना, ये विकसित होते हैं। ये आपका हो जाता है। अब प्रश्न देख लेते हैं, कुछ प्रश्न तो मैंने साथ में करवा दिए हैं। प्रश्न करने से पहले एक बार थोड़ा सा ये देख लो कि भारत में आपको पूछे पहली वन नीति कब आई, 1984 में। ध्यान रखना, पहली वन नीति 1984 में आई। स्वतंत्र भारत की वन नीति 1952 में बनी, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। मुख्य लक्ष्य की बात के साथ कुल भूभाग इसे पर कितने वन होने वाले हैं, 33%, यानी कि 1/33% आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्थानीय लोगों की लकड़ी, चारा और फल फूल की जरूरतों को पूरा करना भी लक्ष्य, और पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और मृदा प्रदूषण को रोकना, वन आरोपण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये थोड़े से आप इनके लक्ष्य देखना, ठीक है। ये थोड़ी सी ये देख लो, भारत में राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछे जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जिम कार्बेट, 13वां राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो केबुल लामजाओ, यानी कि 13 जाओ इसे याद रखना, केबुल लामजाओ। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट से याद कर लेना। और कांजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। अब आपके साथ प्रश्न है कि कथन एक दे रखा है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, मेरे को बताओ साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वनों के मुख्य वृक्ष चौड़ी पत्ती ओक तथा चेस्टन है, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले तथा चेस्टन है। तो ये प्रश्न या तो आप खुद बताओ मेरे को, नहीं तो आप देख लो, एक बार मैं आपको समझा भी दूं। अभी थोड़ी देर पढ़ा आपने। फिर देखो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच अल्पाइन वनस्पति। मैंने कहा था जब भी अल्पाइन वन आता है चाहे आपको 3500 से प्लस दे, ठीक है, 3500 से अधिक या आ जाए, फिर 3600 भी ऑप्शन में आ जाता तो भी सही है। तो अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है 1500 से 3000 मीटर की पाई जाती है। 1500 3000 की मैंने कौन सी बताई थी, तो आपका ये ऑप्शन साथियों गलत हो जाता है। तो देखो 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाई जाती है, ये आपकी लाइन सही है। फिर आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वनों के मुख्य वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट है, ये भी आपकी लाइन सही है। तो ये आपका हो जाता है गलत। अब आपने ये देख लेते हैं प्रश्न को, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये लो आपने पढ़ा था पर्वतीय वन जिसको शंकुधारी वन बोलते हैं। ये देखो ये लो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाई जाती है। ये बड़ा 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाली, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में सेम लाइन लिखी हुई है। फिर देखो जो बात करें साथियों यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष की बात की जा रही है, जिसको शीतोष्ण वन बोलते हैं। ये शीतोष्ण वन शंकुधारी, चाहे आपका 1500 से 3000 देते, चाहे आपका 1500 से 35000 तो भी सही है, ठीक है ना। ये यानी कि 1500 से 3000 मीटर के मीटर ऊंची के बीच में जो पाए जाते हैं, या फिर ऊंचाई के बीच में, या फिर 1500 से 3000 के ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं, वो शंकुधारी। अल्पाइन वन का वहां गलत हो गया था। अल्पाइन वन का चाहे तो आपको 3600 देते, चाहे 3500 से अधिक कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, तो सही है आपका। तो ये क्वेश्चन ये आपका हो गया गलत, ठीक है ना। अल्पाइन वन का पूछा जाता है तो साथियों रट लो, 3500 से अधिक पूछा उस ऑप्शन में, 3600 भी आ जाए तो आपका सही है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर बात करते हैं मैंग्रोव वनस्पति के संबंध में कथन चुनिए। भारत में विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 7% भाग पाया जाता है। थोड़ी देर पढ़ा आपने, पाया जाता है 7% सही, मैंने कहा इंपॉर्टेंट लाइन। भारत में विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 7% पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति में पौधों की जड़ें हमेशा पानी से बाहर सूखी रहती है। वही भी मैंने बताया था, ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है कि मैंग्रोव वनस्पति में पौधों की जड़ें हमेशा पानी से बाहर सूखी रहती है, पानी में बाहर थोड़ी सूखी रहती है, पानी के अंदर रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन की प्रधानता के कारण से सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी मैंग्रोव वन को पढ़ लेते हैं। या मैंने क्या बताया था, एक तो देखो डेल्टा भागों में ये है, यहाँ पर भागों में ये ध्यान रखना, यहाँ विकसित होती है। फिर देखो मैंने बताया था कि मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, ना कि सूखी रहती है, ठीक है ना। ऑप्शन में वो गया था गलत। ये भारत में विश्व के लगभग कितने 7% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये भी उसमें ऑप्शन में था। तो ये आप देख लो इसको अच्छे से, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, दलदली वन, यहाँ देख लो। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों,
या कुछ तो ना सच में कईयों का तो मेरे को ऐसे रहता है कि कहीं जैसे कि क्लास का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं और क्लास जैसे ही देखते हैं ना, देखते ही क्लास को वैसे ही टच करते हैं, चाहे वो लाइक करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको इंतजार रहता है। लाइक से ये नहीं होता कि मेरे को कुछ लाइक से हो जाएगा कि हाँ मैंने जंग जीत लिया लाइक से, पर मेरे को थोड़ा हौसला रहता है कि हाँ इतना को पसंद आ रही है। मैं कभी नहीं बोलती लाइक पर, तो मेरे को भी अच्छा लगता है ये चीजें, ठीक है। तो कंटिन्यू की बात करें साथियों, कंटिन्यू कई रहते हैं, आज जैसे ही क्लास आई उनका कमेंट आ जाता है क्लास देखते ही, यार मेरे को लगता है हाँ ये सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं क्लास का, आते ही वो लाइक ठोकते हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वेट रहता है क्लास का। और बाकी तो कई तो कमेंट करते हैं मैं ये क्लास ले आओ, ये उनको लेना देना कुछ नहीं होता है, बस ना पढ़ना होता है, क्लास की साइड ही देखते होंगे वो। कंटिन्यू और झाड़ियों की विशेषताओं पर विचार करना है। देखो कथन ए, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कंटिन्यू का बताया ना मैंने, वैसे कंटिन्यू है वैसे वर्षा कम होगी 22 से, तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेमी से भी क्या होती है कम, यानी कि माइनस यानी कि डाउन। ये लाइन वाइज है इसकी, सही है। फिर इन वृक्षों की पत्तियां अक्सर छोटी कंटीली और मोम जैसी सतह वाली होती है, ये भी सही है। इन वृक्षों की पत्तियां ना अक्सर छोटी कंटीली मोम जैसी सतह वाली होती है। कंटीली वन की बात करें इनकी झाड़ियों की विशेषताओं की, तथा वाष्पीकरण कम हो, ये भी इनका सही है। तीसरा है कथन सी कि इन वनों में वृक्ष बिखरे होते हैं और जल की तलाश में इनकी जड़ें लंबी होती है। तीनों के तीनों ऑप्शन की सही है। ये साथ अपना YouTube चैनल है, उदाहरण करने क्लासेस ऑफिशियल जो चैनल है, बाकी बहुत सारे चैनल अपनी क्लास अपलोड करके और वहां पर जो क्लासेस डालते हैं जिनको मर्ज करके काफी कमेंट आते हैं कि मैम आपका YouTube चैनल का वो अपना नहीं है साथियों, ये है एक अपना ये चैनल, एक उदाहरण नेम से है। तो ये आपका टॉपिक हो गया साथियों, यानी कि अध्ययन की दृष्टि से उनको सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया, ये देख लो आप, ठीक है। और ये अपना सबका सब हो गया, बता देना मेरे को ये ज्योग्राफी की क्लास मेरा लगा दूं क्या।